ये कहानी एक डॉक्टर की है जिसका नाम जिन चेन्ही था। वो एक बच्ची को बचा रहा था जब देश में लड़ाई चल रही थी। तभी उसे गोली लग गई और वो मर गया। लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। एक कहानी की दुनिया में जो उसने कुछ दिन पहले ही पूरी पढ़ी थी। उस दुनिया का नाम था मुरिम। उस दुनिया में वो कोई खास किरदार नहीं बना, बस एक साइड का कैरेक्टर बन गया। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से हुई। अब वह जगह जहां लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक डॉक्टर जमीन पर गिरा हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। जिनको लग रहा था कि इंसानों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वो आदत में नहीं होते। उसे याद आया कि ये सब तो उस नौकरी की वजह से हो रहा है जो उसके दोस्त ने उसे दी थी। उसे ये भी याद आया कि उस दिन वो हॉस्पिटल में था और उसके दोस्त ने उसे आकर बोला था कि मेडिकल वॉलंटियरिंग के लिए ऑर्डर आ गया है और वो चाहता था कि जिन उसके साथ वहां चले। जिन हैरान हो गया था कि उसका दोस्त उस जगह क्यों जाना चाहता है जहां बार बार बुरा ही होता है। जब जिन उस समय को याद करता है, उसे लगता है कि उस दोस्त के साथ जब भी उसने कुछ किया कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसका दोस्त कहता है कि ये सब अनुभव के लिए है और उसने जिन का नाम भी अपने आप उस लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन जिन ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था। ये उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो वॉलंटियर बनकर जा रहा है वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा हर तरफ घायल लोग पड़े थे। जमीन पर लेटने तक की जगह नहीं थी। वो उस सिविल वॉर को गालियां देने लगा। फिर भी एक डॉक्टर होने की वजह से उसने हार नहीं मानी। वो सबका इलाज करने लगा। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या उनके पास कोई और खून रोकने की दवा है, लेकिन उसके साथी ने कहा जो दिया था वही आखिरी था। जिन जानता था कि वो डॉक्टर है और इसलिए उसे जो बन पड़े करना ही होगा। इलाज करते वक्त दो लोग उसकी तरफ भागते हैं और उनके पीछे एक सैनिक भी भागता हुआ आता है। वो सैनिक चौंक जाता है कि दुश्मन तो अंदर तक घुस आए हैं। फिर वो सैनिक उस कैंप में घुस जाता है जहां वो लोग छुपे होते हैं। जब वो सैनिक एक औरत और उसके बच्चे पर बंदूक तानता है तो जिन उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिन पर गोलियां चला देते हैं। बच्चे और उसकी मां डरकर चिल्लाने लगते हैं। जिनको लगता है कि उसने जो किया वो सही था। आखिर वो एक डॉक्टर था। उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने पूरे शरीर को तोड़ दिया हो। वो गिरने लगता है और सोचता है, क्या अब मैं मरने वाला हूं? कुछ समय बाद जिनकी आंखें खुलती हैं वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो जंगल में कैसे आ गया। वो अपनी आंखें मसलता है और सोचता है, मैं यहाँ क्यों लेटा हूं? मैं यहाँ कर क्या रहा हूं? फिर वो अपने हाथों को देखता है और डर जाता है। उसके हाथ बहुत छोटे हो गए हैं, जैसे किसी बच्चे के हों। उसके हाथों पर खून भी नहीं है। उसे याद आता है कि वो तो मर गया था। अब वो बैठकर सोचता है, ये जगह कहाँ है और मैं एक बच्चे के शरीर में क्यों हूं? आगे देखता है तो चौंक जाता है। कई लाशें पड़ी हैं और गाड़ियां टूटी हुई हैं। वो खुद को चुटकी काटता है, क्या ये सपना है? लेकिन नहीं, ये सपना नहीं है और कोई फिल्म की शूटिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ खून की बदबू बहुत तेज है। फिर वो एक लाश के पास जाता है और देखता है ये एक असली इंसान की लाश है जो आधे में कटी हुई है। वो सोचता है, ये कैसी तलवार है जो किसी को एक ही वार में दो टुकड़ों में काट सकती है। फिर उसे लगता है इस लाश पर गोली के निशान नहीं हैं और इसके कपड़े भी अजीब हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि वो किसी मुहिम की दुनिया में आ गया है। वो सोचता है, ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ना ये वो रेगिस्तान है जहां वो मरा था और ना ही कोरिया। और अब तो वो किसी छोटे बच्चे के शरीर में है। वो आगे खड़ी गाड़ी को देखता है, सब खाली है। उसे लगता है कि शायद कुछ डाकू या लुटेरे यहां आए थे और इन लोगों पर हमला किया था। लाशें अभी सख्त नहीं हुई थीं, यानी मौत को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। उसे लगता है कि उसे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि लुटेरे वापस आ जाएं। वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसे किसी की आवाज आती है। कोई मदद मांग रहा था। वो सोचता है, क्या कोई अब भी जिंदा है? वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो आदमी उसे एक पोटली देता है और कहता है, इसे मेरी पत्नी को दे देना। मैं तो मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बीवी को जिंदा रहना है। जिन ये सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मैं खून रोकने की कोशिश करूंगा। वो उस आदमी के जख्म को देखता है। जख्म बहुत बड़ा था, लेकिन अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं हुआ था। ये किस्मत की बात थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था। जिनको पता होता है कि अब उसे पट्टी बांधने के लिए कुछ चाहिए, वो उस पोटली को खोलकर उसमें कुछ काम की चीजें ढूंढता है। अचानक उसे एक सुई मिलती है। वो अपने बाल तोड़ता है और उसे धागे की तरह इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि साफ सफाई की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो सुई में बाल डालता है और आदमी से कहता है, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन सहना पड़ेगा। जैसे ही वो टांके लगाना शुरू करता है, आदमी दर्द से कराहने लगता है। कुछ देर बाद
जिन उस जख्म को पूरी तरह सिल देता है और सोचता है, अच्छा हुआ ये हो गया। आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जिन कहता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाया, हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए। जिन भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे उस आदमी की इच्छा पर यकीन होता है। एक पति जिसकी पत्नी गर्भवती है और जो उसका इंतजार कर रही है, वो पोटली में पड़े सारे सिक्के और जूते भी वापस रख देता है। उसे उम्मीद है कि वो आदमी बच जाएगा। थोड़ी देर बाद जिन और जख्मी लोगों का इलाज करता है, उसे बहुत थकान महसूस होती है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में जब वो बड़ा था तब भी ये सब करना मुश्किल था। अब तो वो एक बच्चे के शरीर में है। वो चारों तरफ नजर डालता है और सोचता है, शायद अभी कुछ और लोग जिंदा हों। फिर वो आसपास खोजबीन करने लगता है और उसे लगता है कि ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ की सांसें अभी भी चल रही हैं। जिन सोचता है कि वो उन्हें पहली मदद तो दे सकता है, लेकिन उसके पास कोई और मदद नहीं है। अगर ऐसा ही चला तो सब एक एक करके मर जाएंगे। ये सोचकर वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो सोचता है, ये सब बाद में सोचूंगा, अभी तो बस उन्हें बचाने की कोशिश करनी है। वो पूरी जान लगाकर उनका इलाज करने लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद वो एक और आदमी का इलाज कर रहा होता है और घबरा जाता है, क्योंकि उस आदमी का बहुत खून बह चुका था। उसे डर लगता है कि शायद अब वो आदमी नहीं बचेगा। वो रोने लगता है। उसे याद आता है कि इमरजेंसी के नियम कहते हैं कि पहले ये तय करना होता है कि किसको बचाया जा सकता है और किसको नहीं। फिर वो सब लोगों की तलाश करता है और कुछ जख्मी लोगों को बाहर निकालता है। वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो बस 3 लोगों को ही बचा सका। जिनको बहुत गुस्सा आता है, अगर उसके पास अच्छे मेडिकल उपकरण होते तो वो और लोगों को बचा सकता था। अचानक उसकी नजर घायल लोगों के नीचे पड़े एक कपड़े पर जाती है। उस पर लिखा होता है, क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी। उसे याद आता है कि ये नाम उसने किसी मुरिम उपन्यास में पढ़ा था। सिक्योर डिलीवरी का मतलब होता है एक ऐसा समूह जो पैसे लेकर कुछ भी सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। लेकिन जिनको पता है कि ऐसे समूह सिर्फ कहानियों में होते हैं, अब अगर ये मुरिम की असली दुनिया है और ये लोग वाकई उस ग्रुप से हैं, तो शायद एक रेस्क्यू टीम जल्दी ही आ जाए। थोड़ी देर बाद जिन एक तलवार और पत्थर से आग जलाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो आग जला लेता है। उसे लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग अब काम आ रही है। फिर वो लकड़ियां, भारी सामान और घायल लोगों को इकट्ठा करता है। उसे लगता है कि इतने छोटे शरीर से ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है कि उसने आखिरकार एक छोटा सा कैंप बना ही लिया। अब वो जमीन पर लेट जाता है और बाहर देखने लगता है। वो सोचता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे पहले कि कोई खतरा हो, उसे पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। वो घायलों की तरफ देखता है और खुद से कहता है, मैं डॉक्टर हूं। पहले जिन डॉक्टर इसलिए बना था क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था। एक अनाथ के लिए डॉक्टर बनना एक बड़ी सफलता थी, जैसे कोई मेडल या सम्मान हो। लेकिन अब वो सोचता है, मैंने वॉलंटियर का काम किया, फिर सिविल वॉर में फंस गया, किसी अनजान बच्चे को बचाते बचाते मारा गया। क्या मैंने सही किया? इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो सोचता है, कहीं ये भेड़िए तो नहीं? उसे डर लगता है, क्योंकि मुरिम की इस दुनिया में ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ लुटेरे हो सकते हैं तो जानवर भी हो सकते हैं। उसकी नजर क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी वालों के कपड़ों पर पड़ती है और वो चाहता है कि वो लोग जल्दी आ जाएं। फिर अचानक उसे याद आता है, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी नाम उसे सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में पढ़ा था। फिर उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो तलवार हाथ में लेकर बाहर जाता है। सोचता है, ये रेस्क्यू टीम है या डाकू। थोड़ी देर बाद उसे कई झंडे दिखाई देते हैं जिन पर क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी लिखा होता है। उसे बहुत राहत मिलती है। अब वो और उसके मरीज दोनों सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद वहां कुछ गाड़ियां पहुंचती हैं और जिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वो गाड़ियां किसी दवा की अलमारी जैसी दिखती थीं, बहुत अनोखी। उसे लगता है कि उसने कहीं इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसे याद आता है, ये तो वही गाड़ी है जो सुप्रीम डेमन किंग नाम की कहानी में गॉडली डॉक्टर बैकरेन की दवाओं वाली गाड़ी थी। उसे अपना अतीत याद आता है, जब उसका एक जूनियर उससे पूछ रहा था कि क्या वो फिर से मुरिम की किताबें पढ़ रहा है। जिनको गुस्सा आता था जब कोई उसकी पसंद में दखल देता था। उसके साथ ही उस कहानी का नाम देखकर कहते थे कि ये बोरिंग है, जिससे जिनको बहुत गुस्सा आता था अब वो खुद सोचने लगता है, नहीं, ये सब तो इत्तेफाक ही होगा। लेकिन तभी एक आदमी उसे देखकर अपने नेता को बताता है कि वहां एक बच्चा जिंदा मिला है। जिनको बहुत झटका लगता है। उसे लगता है, क्या यह सच हो सकता है? उसके हैरान होने के बीच एक आदमी जो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है उसकी तरफ आता है। वो घुटनों पर बैठता है और कहता है कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का लीडर यू ह्यून है। यू ह्यून जिनसे उसका नाम पूछता है। जिन धीरे से कहता है, मेरा नाम जिन चेन ही है।
जिनको देखकर अच्छा लगता है कि ये आदमी दिखने में भले डरावना हो, पर है असल में बहुत अच्छा। यू ह्यून उसका नाम सुनकर कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और इन हालातों में भी तुम कितने शांत हो, ये बहुत ही कमाल की बात है। फिर वो पीछे लगे टेंट की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुमने ये टेंट खुद बनाया? जिन कहता है, हाँ, वहां अंदर घायल लोग हैं, मुझे उनका इलाज करना था। यूं ह्यून चौंक जाता है। घायल लोग? वो टेंट के अंदर झांकता है और घायल लोगों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो अपने साथियों को आदेश देता है, यहाँ गंभीर मरीज हैं, जल्दी से गॉडली डॉक्टर को बुलाओ। जिन ये सुनकर चौंक जाता है। उसने गॉडली डॉक्टर कहा। उसे याद आता है कि जिस कहानी को उसने हाल ही में पूरा पढ़ा था, उसमें 3 महान डॉक्टरों में से एक था व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर, जिसका असली नाम था बैकरेन। उसके बाल सफेद थे जैसे किसी सफेद ड्रैगन की परतें। वो पुरुष होते हुए भी इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे। जिनको पूरा यकीन हो जाता है ये वही मुरिम की कहानी है। वो याद करता है कि सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में जब क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी ग्रुप पर हमला होता है तो गॉडली डॉक्टर बैकरेन ही कहानी के असली हीरो योरेउन को बचाता है। उसके बाद बहुत कुछ होता है और फिर किताब के दूसरे भाग में जाकर वही डॉक्टर एक बीमारी के कारण मर जाता है। जिनको अब भी विश्वास नहीं होता कि वो डॉक्टर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। अब जब वो डॉक्टर मरीजों की नब्ज चेक कर रहा होता है, वो जिनके लगाए टांकों को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो अपने लबादे से एक डिब्बा निकालता है, उसमें से कॉटन निकालता है और फिर मंत्र पढ़ते हुए इलाज शुरू करता है। यू ह्यून घबरा कर पूछता है, बैकरेन, क्या लीडर वू और मिस्टर गोंग सुन बच पाएंगे? बैकरेन पीछे देखता है और कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि इन जख्मों का इलाज किसने किया? यू ह्यून जिन की तरफ देखता है और जिन धीरे से कहता है, मैंने किया था। बैकरेन उसकी बहुत तारीफ करता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सिलाई करना आसान नहीं होता। तुम्हारे इलाज की वजह से ही ये लोग बच पाए हैं। जिन हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी हैरानी में होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि व्हाइट ड्रैगन जैसा महान डॉक्टर किसी बच्चे की तारीफ कर रहा है। लोग आपस में बात करते हैं, इतना अच्छा इलाज था, ये बच्चा कौन है? बैकरेन कहता है, ऐसी गंभीर चोट को इतनी शांति से संभालना बहुत बड़ी बात है। जिन कहता है, वो मैं बस इन्हें बचाना चाहता था। बैकरेन मुस्कुराता है, गांगहो, इस दुनिया में ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ समय बाद यू ह्यून कहता है, मैं अपनी आधी सेना को यहां छोड़कर जाता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जिन हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप भी उसके एहसानमंद हैं। उसे याद आता है यू ह्यून ने वादा किया था कि वो एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ समय बाद जब सब लोग जाने लगते हैं, एक आदमी बैकरेन से कहता है, आपने खुद को बहुत थका लिया है। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो आना ही था। क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ने एक समय मेरी मदद की थी, मुझे छुपाया था। अब जब मैंने उनके एक भाई की जान बचाई है, तो मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। वो आदमी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है और पूछता है, क्या आप उसी लीडर वून की बात कर रहे हैं? बैकरेन हाँ में सिर हिलाता है, हाँ वही। लेकिन बाकी की मौतें भी कम दुखद नहीं हैं। किसी अपने को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। उसका साथी कहता है, अब तो आपने अपना कर्ज चुका दिया है। बैकरेन सोचता है, शायद हाँ, अगर हम उधार का हिसाब रखें। लेकिन उसका साथी जानता है कि उसने अपनी ताकत से बहुत ज्यादा किया है। वो कहता है, आप जानते हैं कि 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। बैकरेन जानता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है और वो खुद सोचता है, मैं 40 साल से ऊपर कैसे जिंदा हूं? मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। यू ह्यून को उसकी बात सुनकर चिंता होती है और वो कहता है, ऐसी बातें मत कहिए। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मैं एक शिष्य बनाना चाहता हूं। मुझे पता है मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन वो बच्चा इसके लायक है। यू ह्यून गुस्सा करता है, आपको पता है कि ये आपको और जल्दी मार सकता है, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। बैकरेन कहता है, हाँ, पर वो बच्चा सच में खास है। यू ह्यून जानता है कि बैकरेन की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तो वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ जिन बेहोश पड़ा होता है, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है, जैसे बचपन में बाजार जाते समय आती थी। उसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को किसी अजीब सी जगह में पाता है। तभी बैकरेन आता है और कहता है, थोड़ा और आराम करो। जिन चौंक जाता है, सब लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर वो उस बच्चे को देखता है जिसका उसने इलाज किया था उसे। बाकी 2 घायलों की चिंता होती है और वो पूछना चाहता है कि वो कहाँ हैं। बैकरेन कहता है, ये क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का बेस है। वो आगे बताता है कि तुम पूरी यात्रा में बेहोश ही थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। जिन उसे नजदीक से देखता है और सोचता है, ये तो किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है और ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। उसे अजीब लगता है कि इतना बड़ा डॉक्टर उससे इतनी इज्जत से बात कर रहा है।
बैकरेन कहता है, अगर तुमने उस समय तुरंत इलाज न किया होता तो सबकी जान चली जाती। तुम्हारा इलाज ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। जिनको बहुत राहत मिलती है जब वो सुनता है कि सब लोग अब ठीक हैं। बैकरेन बताता है, अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्लाउड ड्रैगन और नोबल क्लान दोनों तुम्हारे एहसानमंद हैं, जिनको ये सुनकर और भी ज्यादा झटका लगता है। नोबल क्लान, बैकरेन पूछता है, क्या तुम्हें याद है जिन लोगों को तुमने बचाया उनमें एक लड़की थी जिसकी कमर पर तलवार बंधी थी? जिन हाँ में जवाब देता है। बैकरेन बताता है, वो लड़की नोबल क्लान की बेटी है और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अगर तुम नहीं होते तो वो मर चुकी होती। जिनको याद आता है कि नोबल क्लान उसी कहानी में एक बहुत बड़ा परिवार था जो बाद में कहानी में आता है। वो सोचता है, क्या वो लड़की उस बड़े परिवार के मुखिया की बेटी थी? पर फिर वो खुद से कहता है, जो भी हो, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो जरूरतमंद थी। जिन उठने की कोशिश करता है और बैकरेन से कहता है, ये सब तो मेरा फर्ज था। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे चक्कर आता है और गिरने ही वाला होता है। तभी यू ह्यून उसे पकड़ लेता है। जिन उसे देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये वही जनरल यू ह्यून है जो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर की सेवा में रहता था। वो सोचता है, मुझे पक्का यकीन है उसकी आंखें और उसका व्यवहार वही है। जिन कहता है, मैंने बस जितना कर सका किया। वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि एक बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। बैकरेन एक डिब्बा निकालकर उसे देता है और कहता है, ये अंदर लेने वाली दवा है। नोबल क्लान ने ये तुम्हारे लिए भेजी है, शुक्रिया अदा करने के लिए। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो दवा 100 साल पुराने चीड़ के पेड़ की जड़ से बनी होती है और बहुत कीमती होती है। जिन उस दवा को देखकर सोचता है, ये तो बहुत कीमती चीज लग रही है। सब इतने चौंक क्यों गए हैं? उसे समझ नहीं आता कि ये दवा क्या है और उसे ये भी नहीं बताया जा रहा। उसे लगता है, अगर ये लोग इसका नाम ही बता देते तो शायद मैं अंदाजा लगा पाता कि ये क्या चीज है। तभी बैकरेन कहता है, ये दवा अंदरूनी चोटों के लिए बहुत अच्छी है। इससे सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा। तुमने जबरदस्ती अपने शरीर से बहुत काम लिया है, इसलिए इसे जल्दी से ले लेना चाहिए। जिन सोचता है, अगर ये अंदर की चोटों के लिए है तो शायद ये किसी तरह का एलिक्सिर, यानी बहुत असरदार दवा है। फिर वो सोचता है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है तो मरीज को सुनना चाहिए। वो दवा ले लेता है, उसे घूरता है, फिर निगल लेता है और दोबारा सो जाता है। कुछ समय बाद यू ह्यून बैकरेन से पूछता है, क्या आप वाकई उस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? बैकरेन सिर हिलाकर हाँ करता है। यू ह्यून कहता है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान आपके जैसा गुरु बनने का मौका छोड़ना चाहेगा, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी डर है कि शायद ये बच्चा मना कर दे। यू ह्यून हैरान हो जाता है, क्या मतलब? बैकरेन एक सुई उठाता है और कहता है, थोड़ा मेहनत वाला तरीका अपनाना होगा, तभी उसका मन बदलेगा। यू ह्यून डर जाता है। उसे लगता है कि बैकरेन कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन वो जानता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। फिर बैकरेन धीरे से जिन की तरफ बढ़ता है, सुई को उसके माथे के पास लाता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। यू ह्यून ये सब देखकर सोचता है, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए दुख महसूस करना चाहिए या जलन, क्योंकि अब उसका जीवन आसान नहीं रहेगा। दूसरी ओर जिनको एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो तितली है और उसे एक पागल आदमी ने उसे पकड़ लिया है और सुइयों से उसकी देह में छेद कर दिए हैं। इस बात ने उसे परेशान कर दिया और वह चाहता था कि कोई उसे बचा ले। वह बार बार किसी से कह रहा था कि उसे बचा लो। वह बस चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। कुछ समय बाद नायक को होश आया और उसने देखा कि वही छत है जो उसने नींद में जाने से पहले देखी थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक अजीब सी बदबू महसूस की। सोचने लगा कि यह क्या है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और वह बदबू इतनी घिनौनी थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब वह उठकर बैठा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से नग्न है और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। नायक की चिल्लाहट सुनकर बैकरेन वहां आ पहुंचा और उसने पूछा, तुम उठ गए? जिन उसे देखकर चौंक जाता है, क्या ये पूरी रात मेरी देखभाल कर रहा था? उसे लगता है कि ऐसे काम तो आमतौर पर नौकर करते हैं। बैकरेन जैसा महान डॉक्टर खुद ऐसा क्यों करेगा? बैकरेन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे शरीर में ज्यादा गंदगी जमा नहीं थी, ये अच्छा है। जिनको अपनी पीठ पर कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है, जैसे सूखे रबर का कोई टुकड़ा चिपका हो। बैकरेन पूछता है, तुम ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? जिन सोचता है, शायद ये बदबू उसी चिपचिपी चीज की है, लेकिन मेरा शरीर तो बहुत हल्का लग रहा है। फिर वो बैकरेन से कहता है, आप मुझसे आराम से बात करिए, इतनी इज्जत से मत बोलिए, अजीब लगता है। वो बैकरेन को देखकर सोचता है, शायद इसी को लोग असली सुंदरता कहते हैं। बैकरेन हंसता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं आराम से बोलूंगा। जिन खुश हो जाता है और कहता है, इससे मुझे अच्छा लगेगा। बैकरेन जब उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो जिन पूछता है, ये मड्डी काई क्या होता है? मुझे लगा था कि मैं अंदर की चोटों के इलाज के लिए यहाँ हूँ, बैकरेन समझाता है। जब मैं तुम्हारा इलाज कर ही रहा था तो साथ में हड्डी सुधारने की प्रक्रिया भी कर दी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स सीखने से पहले ये करना जरूरी है।
जिन ये सुनकर चौंक जाता है, उसे याद आता है कि मुरिम की कहानियों में बोन रिस्ट्रक्चरिंग यानी हड्डियां और शरीर को अंदर से शुद्ध करना एक बहुत ऊंचा इलाज होता है। इस प्रक्रिया से शरीर की सारी गंदगी, जहर और कमजोरी बाहर निकल जाती है। जिन खुश हो जाता, तो अब मेरा शरीर पूरी तरह साफ हो गया है। लेकिन फिर उसे याद आता है, बैकरेन ने कहा था कि अब वो उसे मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। क्या मतलब? मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखाएंगे? तभी बैकरेन कहता है, अब तुम्हें साफ सफाई करनी चाहिए। फिर वो यू ह्यून को बुलाता है, जो जिन को कपड़ा उड़ा देता है। जिन सोचता है, अगर ये बोन रिस्ट्रक्चरिंग बैकरेन जैसा महान डॉक्टर कर रहा है, तो ये आम इलाज जैसा नहीं होगा। आखिर वो ये सब मेरे लिए क्यों कर रहा है? कुछ समय बाद जिन एक बड़े से गर्म पानी के तालाब में नहा रहा होता है। ये तालाब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस में था। बहुत आलीशान जगह थी, एकदम किसी राजा का घर लगे। जब बैकरेन ने कहा कि जिन इस ग्रुप का रक्षक बन गया है, तो सबने उसे अपनी सबसे अच्छी सुविधा दी। यही स्नान घर भी उसी में से एक था। नहाने के बाद जिनको सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है, जब भी वो ये सोचने की कोशिश करता है कि वो कौन है, कहां से आया है, उसके माँ बाप कौन है, या क्या वो कभी किसी ग्रुप से जुड़ा रहा है, तो उसका सिर तेजी से दुखने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरी याददाश्त चली गई है। अगर मैं ऐसे ही अनजान बना रहूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जब यू ह्यून बाहर जा रहा होता है, तो वो जिन से कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिन को लगता है ये नौकर कुछ ज्यादा ही सख्त है, लेकिन वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अचानक एक अजनबी बच्चा आ जाता है और उसे व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर खुद इलाज करता है। कोई भी संदेह करेगा। वो पानी में दुबक कर सोचता है, अब मेरा शरीर तो एक बच्चे का है, पर दिमाग अभी भी बड़ा है। पिछली जिंदगी में मैं किसी को बचाते हुए मरा था और अब किसी को बचाकर जिंदा हूँ। वो सोचता है, अगर उस दिन मुझे कोई और मिल गया होता, जैसे डाकू या भेड़िए, तो मैं मर गया होता। उसके पुराने जीवन की यादें एक एक करके उसके जहन में लौट रही थी। वो एक ऐसा जीवन था जिसमें कोई परिवार नहीं था, न रिश्तेदार, न कोई प्यार करने वाला, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से वो जिंदगी जी। अब उसे समझ नहीं आता कि इस नई जिंदगी को कैसे जिए। और यू ह्यून ने बताया था कि उस बच्चे के बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबको डाकुओं ने मार डाला। वो याद करता है कि ये लोग सीईओ की तरफ जा रहे थे और वही जगह है जहां डेमन फोर्सेस की शुरुआत होती है। उसे याद आता है किताब में यही लिखा था कि कहानी का हीरो योहारेउन डेमन फोर्सेस को सीईओ के जरिए ज्वाइन करता है। फिर वो सोचता है, और मैं तो इस कहानी में एक बिना नाम वाला एक्स्ट्रा किरदार हूं, जो पहले ही पेज पर सिर में गोली खाकर मर जाता है। मैं अनाथ हूं, जिसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न परिवार, न कोई सपना। मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया। शायद अब मेरी बारी है कि मैं खुद के लिए जी पाऊं। अगर मुझे परिवार चाहिए तो मुझे पैसे कमाने होंगे, और ये मुरिम की दुनिया है जहां जान की कोई कीमत नहीं। तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। वो आईने के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, मेरे पास ना दौलत है ना ताकत, लेकिन मुझे आने वाले समय की जानकारी है और डॉक्टर की जरूरत हर जगह होती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर यू ह्यून के पास जाता है। यू ह्यून उसे देखकर हैरान होता है, क्या ये वही बच्चा है? कितना बदला बदला सा लग रहा है। फिर वो कहता है, चाय घर में तुम्हारे लिए गर्म चाय तैयार है, चलो मेरे साथ। जिन चुपचाप उसके पीछे चलता है। यू ह्यून को लगता है इस बच्चे में तो बिल्कुल भी काई मतलब इस दुनिया की ऊर्जा नहीं है, और इसका मार्शल आर्ट्स का स्तर तो मुरिम के बाकी बच्चों से भी नीचे है। मेरे मास्टर बैकरेन ने कहा था कि इसकी स्किल्स काफी हैं, लेकिन मेरी नजर में ये अभी बहुत पीछे है। अगर ये वाकई मेरे मास्टर का शिष्य बना तो उसके जीवन के बचे हुए दिन और कम हो सकते हैं। जिन देखता है कि यू ह्यून बहुत शकी नजर से उसे देख रहा है। उसे अपने इंटर्नशिप के दिन याद आ जाते हैं, जब लोग ऐसे ही तिरछी नजरों से देखा करते थे। बाद में जब वो चाय घर में बैठता है तो उसे कुछ मिठाइयां और नाश्ता दिया जाता है, लेकिन वो सोचता है, इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? जरूर कोई वजह है। फिर उसे याद आता है, कहानी में तो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने किसी के लिए बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर कभी नहीं किया था। क्या उसने मेरे लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो बात बहुत गंभीर है। उसे याद है, उस इलाज में बहुत ज्यादा इनर काई की जरूरत होती है, और बैकरेन तो खुद अपनी बीमारी को इनर काई से दबा रहा था। जिनको समझ आता है, अगर उसने मेरे लिए ये इलाज किया है तो शायद उसी वजह से वो कहानी की शुरुआत में ही मर गया था। ये छोटी बात नहीं है। किसी और के लिए खुद को कुर्बान करना बहुत बड़ा कदम होता है। वो सोचता है, मुझे इस डॉक्टर को बचाना है। मुझे सब कुछ याद है, कहानी भी और आधुनिक मेडिकल साइंस भी। शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। लेकिन तभी उसकी नजर उस मिठाई पर जाती है। उसे शक होता है, ये बिस्किट, क्या ये काई डिस्पर्सिंग पॉइजन तो नहीं? वो समझ जाता है, ये तो डेमन क्लान की चाल हो सकती है। वो लोग किसी को जासूस बनाकर भेजते हैं, इन लोगों को नशे का आदी बना देते हैं, फिर हमला करते हैं और सबको मार डालते हैं। वो सोचता है, अब मुझे यकीन करना होगा और इन बिस्किट्स को खाना होगा। शायद उनमें से कोई जहरीला निकले, तभी मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि यहाँ खतरा है। ये जहर दिखता नहीं, ना रंग होता है, ना गंध। इसका पता तो सिर्फ असर से ही चलता है। अब मुझे खुद ही गिनी पिग बनना पड़ेगा। पिछली जिंदगी में भी मैं अपने साथियों पर टेस्ट करता था, अब बारी मेरी है। तरक्की किसी भी कीमत पर हो, तरक्की ही होती है। जिन थोड़ा रुकता है, फिर धीरे धीरे वो बिस्किट उठाता है और उसे मुंह में रखता है। वो सोचता है कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। जब वो खा ही रहा था, तभी बैकरेन कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। जिन चौंक गया।
वो सोचने लगा कि वो कौन है जो फूस की टोपी पहने हुए है। देखने में वो कोई औरत लग रही थी। वो औरत उसके पास आई और उसके सामने झुककर शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि उनका बहन लड़के की वजह से ही बचा है। अगर वो नहीं होता तो बहन नहीं बच पाता। इसलिए उस कुलीन महिला मो ने वादा किया कि वो इस मदद का बदला जरूर चुकाएगी। वहां मौजूद सब लोग सोचने लगे कि शायद वो महिला गोंग्स ह्यून ही है, जो यहाँ अपने छोटे कजिन सुनियोंग से मिलने आई है। जिन उससे बोला कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे तो बस खुशी है कि वो किसी की मदद कर सका। वो महिला मुस्कुरा दी और ये जानकर खुश हुई कि वही यहाँ का नेता है और एक महान डॉक्टर भी। उसने साफ कहा कि उनका पूरा खानदान इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। मुख्य लड़का थोड़ा शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो बार बार उसकी तारीफ कर रही थी। जिन उससे बोला कि उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अचानक उस लड़के को कुछ याद आया। उसने तुरंत उस महिला से कहा कि वो उससे बात करने के बजाय अपने परिवार से मिलने चली जाए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। महिला ये सुनकर थोड़ी चौंक गई। फिर उसने विनम्रता से माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार वो उससे जरूर मिलेगी, और वहां से चली गई। जिनको याद आया कि सोन ह्यून मुख्य परिवार में जन्मी इकलौती बेटी है, लेकिन मुख्य परिवार के बहुत से बड़े बुजुर्ग उसे लेकर निराश हैं, क्योंकि उसमें तलवार चलाने की कोई खास काबिलियत नहीं है। वो ऐसी लड़की है जो मुख्य परिवार की गुप्त तकनीकें नहीं सीख सकती। उसे एक ऐसी जड़ी बूटी की तरह माना जाता है जो किसी औषधि का काम नहीं करती। दूसरी तरफ सुनियोंग, जो कि साइड वाले यानी कोलेटरल परिवार की वारिस है, वो पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि सन ह्योन को उनके परिवार का नाकाम सदस्य माना जाता है, फिर भी वो अपनी छोटी बहन सुन योंग से बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है। सबसे ज्यादा कहानी के मुताबिक असल में उस जगह पर सेयोंग की मौत हो जानी थी और सुनियोंग जो उसे बहन जैसा प्यार करती है, उसकी मौत से बहुत दुखी होकर गुस्से में आ जाती। उसे बाद में पता चलता कि यह सब मुख्य परिवार के एक बुजुर्ग का प्लान था, जो चाहता था कि सुनियोंग ही कुल की अगली वारिस बने और इसी बहाने वो एक भयानक नरसंहार करवाना चाहता था। इस तरह चिन्ही ने भविष्य में होने वाले बड़े खून खराबे को रोक दिया। जिन सोचने लगा कि अगर इस कहानी को उपन्यास के हिसाब से देखें तो ये लगभग पहले भाग का प्रस्तावना यानी प्रोलॉग ही लगता है, जहां एक सफेद ड्रैगन जैसा दिव्य चिकित्सक राक्षस राजा हरायुन का इलाज करता है। यही वो दृश्य है जहां सब कुछ घटता है। साजिश भी यहीं शुरू होती है और जिसे अगर वो नहीं रोक सका तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। उसी समय यू ह्योन को यह देखकर राहत मिलती है कि जिन अब पहले से बेहतर लग रहा है और अब उससे थोड़ी बातचीत भी कर सकता है। लेकिन अचानक जिन खांसने लगता है, जिससे यू ह्योन घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो जानना चाहता है कि कहीं उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई क्या। जिन समझाता है कि दरअसल चाय पीने से उसकी गले में थोड़ी खुजली हो रही है, इसलिए खांसी आ रही है। बीन ये सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन चिन्ही को थोड़ी चिंता हो गई। उसने सोचा कि भले ही उसे एक दिव्य इंसान माना जाता है, लेकिन वो अब भी एक मार्शल आर्ट्स का योद्धा है और इसी वजह से वो इतनी बारीक बातें समझ पा रहा है। जिन फिर से बोला कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये चाय उसकी गले में खुजली करवा रही है। बैकरेन ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उस चाय से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर उसने पूछा, क्या तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारी नाड़ी चेक कर लूं? जिन ने हामी भरी और उसे इजाजत दी कि वो उसकी नाड़ी जांच ले। बैकरेन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, मुख्य लड़का थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई, लेकिन उसे अब तक काई या भीतरी काई के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे बस ऐसा लगा कि कुछ नर्म सा उसकी शरीर के अंदर जा रहा है। बैकरेन ने उसकी नाड़ी जांची और समझ गया कि उसकी अंदर की काई पूरी तरह बिखर चुकी है। जिन चौंका और यू ह्योन भी ये सुनकर हैरान रह गया कि उसकी अंदर की काई बिखर गई है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये लड़का कभी मार्शल आर्ट सीखा ही नहीं। बीन ने समझाया कि असल में वो औषधि की जो गोली दी गई थी, वो कोलिन परिवार की तरफ से भेजी गई थी, और जब उसने उसकी हड्डियां फिर से जोड़ी थीं, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की थी, तब उसने बहुत थोड़ी सी भीतरी काई भी उसके अंदर डाल दी थी। हालांकि वो बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अगर ऐसा न किया गया होता तो उस बच्चे के शरीर की सारी काई धीरे धीरे बाहर निकल जाती। इसलिए बीन ने उसके अंदर थोड़ी सी काई डालकर एक आधार बना दिया, ताकि आगे भविष्य में वो इसका इस्तेमाल कर सके। यू ह्योन को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि बोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसी प्रक्रिया भी हुई थी। इस तरह से एक ऐसा बच्चा जो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता, उसमें दवाओं को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बीन अब परेशान हो गया, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाएगी। सब अपने बच्चों के लिए भी वही इलाज करवाने की भीख मांगेंगे। उसने समझाया कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का बहुत बड़ा कर्जदार है, और अगर उसे सही याद है तो उसके पोते ने भी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होगा। यू ह्योन हंसने लगा और बोला कि वो तो बस बीन की जबरदस्त डॉक्टर जैसी काबिलियत से बहुत प्रभावित है। बैकरेन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वो बीन की बहुत तारीफ कर रहा था। जिन सोच रहा था कि सफेद ड्रैगन जैसे दिव्य डॉक्टर से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है, वो तो लीडर के पोते को भी ध्यान में रखता है। और उसने मन ही मन सोचा कि बीन सच में इस दौर का सबसे नेक और सच्चा डॉक्टर है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेरिन ने कहा कि उसके अंदर की बिखरी हुई काई का कारण शायद काई बिखेरने वाला जहर हो सकता है। यू ह्योन ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर कौन ऐसा होगा जो इस बच्चे को ऐसा जहर खिलाएगा,
क्योंकि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस तो कभी अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। बैकरेन ने समझाया कि सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि ये किया किसने, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। फिर उसने याद करते हुए कहा कि जो खाने पीने की चीजें उस बच्चे को दी गई थीं, वही चीजें तो वहां के बड़े अफसरों और शानदार योद्धाओं को भी दी जाती हैं। यूह्योन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं कोई उनकी पूरी टीम को निशाना तो नहीं बना रहा। बीन ने तुरंत आदेश दिया कि उस चाय और बिस्किट को फेंक दिया जाए और अपने सभी सैनिकों को तैयार रखा जाए, क्योंकि ये हमला हो सकता है। यूह्योन सोचने लगा कि अगर ये हमला है तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पूरे कैंप को जहर देना अपने आप में एक बड़ी साजिश है। वो तेजी से वहां से निकल गया और सबसे माफी मांगी, क्योंकि उसकी मंशा ये नहीं थी कि उस लड़के को उनकी परेशानियों में खींचा जाए। उसने कहा कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। वो बाहर गया और अपने आदमी से कहा कि मैनेजर को बुलाया जाए। उसका आदमी बोला, जी अभी बुलाता हूँ। बीन रिन ने जिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें काई बिखेरने वाले जहर के बारे में कुछ पता है? जिन सोचने लगा काई बिखेरने वाला जहर क्या होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ये बात थी कि ऐसा जहर होता है जो शरीर के अंदर की काई को बिखेर देता है और वो बिल्कुल रंगहीन और गंधहीन होता है। उसे स्वाद से पता नहीं चल सकता था कि जहर किस बिस्किट में है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सारे बिस्किट खा लिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी एक में जहर हो। उसके लिए उस जहर से प्रभावित होना जरूरी था। वैसे भी बहुत समय हो गया था जब वो खुद को मानव प्रयोग का विषय यानी इंसानी गिनी पिग बनाता था, क्योंकि दवा और इलाज कुर्बानी से ही बनते और बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर देखे तो उसने अपने कई सीनियर सहयोगियों को भी इंसानी गिनी पिग बना डाला था, ताकि वो नसें ढूंढने की प्रैक्टिस कर सके। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि तरक्की चाहे छोटी हो या बड़ी, तरक्की ही होती है, तो जाहिर है वो जहर जरूर खाएगा। बैकरेन उसे देख रहा था और सोच रहा था, चाहे वो जहर केवल काई को ही बिखेरे, जहर तो जहर ही होता है, तो फिर ये बच्चा उसे खुद से क्यों खाएगा? उसने फिर कहा कि अगर जांच के बाद कुछ भी मिलता है तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस को बचाया जाएगा, लेकिन उसका श्रेय बीन को नहीं बल्कि चिन्ही को जाएगा। उसे ये सोचकर बुरा लगा कि वो एक मासूम बच्चे पर इतना दबाव डाल रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने चिन्ही से कहा कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वो उसके साथ बैठकर थोड़ा बात करे। जिन बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि ये तो पैसे उगाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग उसे और ज्यादा पैसे दिखाएं, क्योंकि उसे तो ना उन दिव्य एलिक्सर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान है। इसलिए उसे तो बस पैसा चाहिए, क्योंकि वो इस वीरान और अजनबी जंगल में अकेला फंसा हुआ है। अब जब वो इस हाल में है तो जितना हो सके उतना पैसा निकाल लेना ही समझदारी होगी। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कहां से आया है या उसका परिवार कौन है। तो अगर ऐसा बेरुखा और खुद से कटा हुआ इंसान भी किसी के काम आ गया तो उसके लिए बस इतना ही काफी है। और यही सोचकर सब हैरान भी रह जाते हैं। चिन्ही ने सोचा कि उस पर जो असर हुआ है वो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। शायद उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है। यूह्योन ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही दिखने में कमजोर लगे, लेकिन वो खुद क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का लीडर है, और क्योंकि वो जिन जगह का उद्धार करता है वो उसे निराश नहीं होने देगा। बैकरेन ने लीडर को रोकते हुए कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लीडर जानता था कि बीन तो इतनी दूर तक चला गया है कि उसने उस बच्चे पर हड्डी पुनर्निर्माण प्रक्रिया, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर तक कर डाली है, लेकिन फिर भी बेरिन ने मना कर दिया। और लीडर को समझ नहीं आया कि वो आखिर क्यों इनकार कर रहा है। रात को जब पूरी एजेंसी शांत थी और कोई भी उस जगह की निगरानी नहीं कर रहा था, तभी कुछ हत्यारे वहां आ पहुंचे। वो छत की ओर भागे और वहां से पूरे इलाके में फैल गए, लेकिन उन्हें ये बात अजीब लगी। ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी। उन्हें शक हुआ कि शायद उनके जासूस ने काई बिखेरने वाला जहर देने के साथ साथ लोगों को नींद की गोलियां भी खिला दी होंगी। अचानक एक आदमी सामने आया और उसने बताया कि सारे एजेंट अपनी अपनी जगह पर हैं। वो हत्यारा एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है जिसे वे लोग नहीं पहचान सकते, जिन्हें काई का ज्ञान नहीं है। जब वे हमला करने के लिए दौड़े तो यूह्योन ने अपने आदमी से कहा कि दुश्मन को नष्ट कर दो। हत्यारे अचानक होने वाले हमले से चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक यूह्योन लीडर के पीछे दौड़ा और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी, जिससे हत्यारा घबराया और यह समझ नहीं पाया कि लीडर को उनका योजना कैसे पता चला। लीडर ने कहा कि उनके साथ दिव्य डॉक्टर, मतलब गॉडली डॉक्टर हैं, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हत्यारे ने सोचा कि उनके सामने उसे झड़ दिया जा सकेगा। फिर लीडर ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? हत्यारे ने सोचा कि सफेद दिव्य डॉक्टर से ऐसी उम्मीद थी और उसने यह स्वीकार किया कि वह बताएगा कि उसे किसने भेजा था। लेकिन जब लीडर उसकी बात सुन रहा था, हत्यारे ने एक सस्ते तरीके से छत तोड़ी और उसके चेहरे पर उसके टुकड़े फेंक दिए। यूह्योन इससे परेशान हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। फिर उसने अपनी विशेष कला येलो एम्परर्स सो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हत्यारे पर हमला किया। हत्यारा पीछे धकेल दिया गया, लेकिन जल्द ही वो फिर लीडर की ओर दौड़ा, अपनी तलवार लहराते हुए और हमला करने की कोशिश की। हालांकि यूह्योन ने उसके हमले से बचते हुए अपनी पूरी ताकत से उसकी तलवार को रोक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। दोनों हत्यारा और लीडर बिना किसी नुकसान के बच गए।
लेकिन अचानक यूह्योन के हाथ कांपने लगे और उसने महसूस किया कि उसके दुश्मन ने वैम्पीरिक गोस्ट सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि वो किसी दैत्य ताकतों का हिस्सा था। थोड़ी ही देर में उसका ओपोनेंट अपनी सोर्ड में डार्क माना भर देता है और लीडर की तरफ इशारा करता है। फिर वो वैम्पीरिक गोस्ट की सोर्ड्समैनशिप दिखाता है। एक तेज सोर्ड फ्लरी चलती है जिससे उड़ता हुआ ब्लड यूह्योन पर गिरता है। यूह्योन ने अपनी येलो एम्परर्स सोर्ड टेक्निक और करेक्शन का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक किया, जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। लीडर को पहले से उम्मीद थी कि सामने वाला वैम्परिक गोस्ट ब्लेड का इस्तेमाल करेगा, एक डेमोनिक ब्लेड जो सिर्फ ब्लड चाहती है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि वो डेमोनिक फोर्सेस का हिस्सा है या नहीं, बुरी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करना गलत है। यूह्योन ने अपनी सोर्ड उठाई ताकि वो ओपोनेंट को हराकर सबकी रक्षा कर सके, क्योंकि वही उसका कर्तव्य था। असैसिन ने सोचा कि यूह्योन मूर्ख है और उसने उम्मीद की थी कि वो इतना बड़ा ओपनिंग छोड़ेगा, इसलिए वह तुरंत उस पर हमला करने दौड़ा। लीडर परेशान था क्योंकि उसे लगा कि शायद वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन किसी तरह उसने हमला बचाया और फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। तभी स्काईराइज ड्रैगन जमीन पर लेटा हुआ था और उसने दुश्मन पर हमला कर दिया। असैसिन सोचने लगता है क्या ऐसी भी कोई सोर्ड स्टाइल होती है, और फिर उसकी मौत हो जाती है उसकी हत्या के बाद। लीडर अपने साथियों को आदेश देता है कि दुश्मनों को पूरी तरह ओब्लिटरेट कर दो। उसी समय प्रोटैगनिस्ट झांक कर देखता है और महसूस करता है कि यह तो जैसे युद्ध शुरू हो गया है। यह देखकर वह चिंतित हो जाता है और वापस लौटता है। फिर उसे याद आता है कि वो बच्चा अब तक नहीं जागा है। जब वह उस बच्चे के आगे के जीवन के बारे में सोचता है तो उसे लगता है शायद उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह कभी ना जागे। प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर हैरानी होती है कि इतनी सारी ताकतें सिर्फ उसे मारने आई हैं और ये पूरा संसार जैसे एक बच्चे की जिंदगी खत्म करने के लिए चल पड़ा है। उसे यह पता था कि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज बहुत मजबूत हैं, इसलिए अगर उसने उन्हें अभी देखा भी ना होता तब भी शायद वो जीत ही जाते। हालांकि तब और ज्यादा ब्लडशेड होता और दुश्मनों के लिए वो एक बहुत बड़ी हार साबित होती। अगर ऐसा होता तो कई दूसरी सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज क्लाउड ड्रैगन की जगह लेने के लिए आपस में लड़ पड़ती। अब जब कैलेमिटी मतलब विनाश आने ही वाला है, प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा इतनी तबाही के बीच भी चैन से सो रहा है। अचानक वो बच्चा अपने ड्रीम में जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे जेन चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है और ये बीस्ट सपने में क्या चिल्ला रहा है। वो सोचने लगा क्या उसे अब इस बच्चे को जगा देना चाहिए, लेकिन उसे यह भी याद था कि पहले जब उसने उसे जगाने की कोशिश की थी तब भी वो जरा भी नहीं हिला था। प्रोटैगनिस्ट को जो आवाजें सुनाई दे रही थीं, उनसे उसे लगने लगा कि ये सिर्फ कोई नाइटमेयर नहीं है। उसे शक हुआ कि शायद बाहर से आ रही ब्लड की गंध इसकी वजह हो सकती है। वो तुरंत इंसेंस मतलब अगरबत्ती ढूंढने लगा। उसे यकीन था कि उसने उसे ड्रॉअर में देखा था। थोड़ी देर बाद वो मिल गई और उसने उसे जलाना शुरू कर दिया। उसे ठीक से नहीं पता था कि उस सेंट में क्या था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ये खुशबू बाहर के खून की बदबू को ढक देगी ताकि बच्चे की खून की प्यास फिर से न जागे। कुछ समय बाद बच्चा चिल्लाना बंद कर देता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को राहत मिलती है। आखिरकार थोड़ी पीस एंड क्वाइट मिला। वो मन ही मन सोचता है अब तो ये बच्चा मुझ पर एक एहसानमंद हो गया है। प्रोटैगनिस्ट को पता है कि कहानी में मेन कैरेक्टर तो वही है, लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा कि वो इस बच्चे के गुड साइड पर बना रहे। जो भी हो, बाहर लोग मर रहे हैं और इतनी तबाही मची है कि उसकी गुड नाइट स्लीप भी खराब हो चुकी है। उसने अंदाजा लगाया कि आज की रात तो उसे जागकर ही बितानी पड़ेगी। कुछ समय बाद बाहर का शोर थम जाता है, जिससे जिन चिन ही सोचता है शायद हालात अब काबू में आ गए हैं। ब्लड की बदबू और बाहर की तेज आवाजें अब शांत हो चुकी थीं। वो धीरे से बाहर झांकता है और देखता है कि कुछ लोग उन इलाकों की ओर भाग रहे हैं जहां घायल लोग थे। अब वो चाहता है कि जितने लोग बच गए हैं उन सबको मरीजों की मदद के लिए भेजा जाए। प्रोटैगनिस्ट को राहत मिलती है जब वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और ये घटना अब वैसी नहीं रही जैसी असल में होनी थी, क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज मतलब मौतें घायल होनी चाहिए थी उससे काफी कम हुई हैं। अब वो सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि क्लाउड ड्रैगन्स सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज का बेस अब पूरी तरह सेफ है। वो उलझन में पड़ जाता है, क्या वो बस दर्शक बनकर स्पेक्टेट करे या सच में आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करे। उसे दोनों में से एक चुनना है। वो सोचता है कि अगर वो पीछे खड़ा रहे तो ये सेफ चॉइस होगी, क्योंकि तब उसकी असली स्किल सबके सामने नहीं आएगी। वैसे भी लोग पहले से उसके उस बच्चे पर किए गए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को लेकर सवालों से भरे हुए हैं, लेकिन वो ये भी जानता है अगर वो मदद करता है तो शायद वो उन लोगों की जान बचा सकेगा जो वरना मर जाते। लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानता है कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि उसके मेडिकल प्रोसीजर्स इस दुनिया के लिए बिल्कुल अलग और अजीब हैं। इसलिए यह भी मुमकिन है कि लोग उसे किसी स्पाई मतलब जासूस के रूप में गलत समझ लें। इसलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा और बाद में चुपचाप निकल जाएगा। फिर वो इस एजेंसी के लिए कुछ समय तक काम करेगा और इस नई दुनिया में एक डॉक्टर बनकर अपनी लिविंग कमाएगा। उसे यकीन है कि वो अपनी एडवांस्ड मेडिकल स्किल्स से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकेगा।
उसे अपना पिछला जीवन याद आता है और वो सोचता है, क्या वो बच्चा जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी वाकई बच पाया था? फिर वो खुद से सवाल करता है, क्या उसे उस बच्चे को बचाने के लिए इतनी दूर तक जाना जरूरी था? क्यों उसने उन्हें पहाड़ में मरने के लिए छोड़ नहीं दिया? लेकिन इन सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं है। इन्हीं सोचों में डूबा था कि अचानक वो बच्चा फिर से चीखने लगा, जिससे वो चौंक गया। और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि हरायुन अब सांस नहीं ले रहा था। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है और तुरंत हरायुन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागता। इससे वो और भी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। वो पास जाकर देखता है और सोचता है, हरायुन अब तक क्यों नहीं सांस ले रहा? 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। वो घबराकर उसे हिलाने लगता है और तभी अचानक हरायुन उठता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? चिन्ही हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इस बच्चे में इतनी खून की प्यास पहले से है। प्रोटैगनिस्ट सदमे में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतना खतरनाक निकलेगा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हरायुन को लगता है कि अब काफी हो गया है। वो कहता है कि वो उसे मार डालेगा और फिर उसकी कॉर्प्स यानी लाश से पूछेगा। जो जानना है, प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उपन्यास में हरायुन के डीमन किंग बनने की एक बड़ी वजह थी, नेचुरल किलर का खून। नेचुरल किलर एक ऐसा इंसान माना जाता है जो जन्म से ही दूसरों को मारने में जीनियस होता है। जितना ज्यादा वो मारता है उतना ही ताकतवर बनता जाता है। इसके अलावा नेचुरल किलर्स की मार्शल आर्ट्स सीखने की क्षमता भी असाधारण होती है। वो किसी से भी तेज और खतरनाक बन जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे खुद स्वर्ग ने उन्हें हत्यारा बनाकर भेजा हो। नेचुरल किलर्स के पास जितनी जबरदस्त पोटेंशियल होती है, उतनी ही खतरनाक उनकी एक कमजोरी भी होती है। वो अपनी ही शक्ति की मैडनेस में डूबने लगते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है, क्योंकि हरायुन में वो पागलपन जरूर है जो एक मेन कैरेक्टर में होना चाहिए। मगर हैरानी की बात यह है कि वो उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रहा है और शायद एक दिन सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। लेकिन अभी चिन्ही के पास सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि हरायुन बहुत ताकतवर हो चुका है और वो किसी भी पल जानलेवा हो सकता है। उसे फौरन कोई रास्ता निकालना होगा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और एक कैंडल देखता है। फिर सोचता है कि शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो मोमबत्ती बेड पर फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है। आग की लपटें देकर हरायुन थोड़े शांत हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या ये फ्लेम्स हैं जिनसे उसकी मैडनेस शांत हो रही है, या फिर ये नेचुरल किलर की वो पागल तासीर है जो किसी वजह से बदल रही है? हरायुन चौंक कर इधर उधर देखने लगता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे याद है कि वो कैरावान के साथ था। अब वो धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली करता है और प्रोटैगनिस्ट किसी तरह उससे आजाद होता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है और उसे लग रहा है कि शायद उसकी मौत बस कुछ सेकंड दूर थी। मगर तभी वो आगे देखता है, हरायुन फिर से उस पर झपटता है। अब उसे लग रहा है कि शायद वो फिर से बज़र्क हो गया है, क्योंकि उसकी आंखों में वो वही पागलपन है जो उपन्यास में लिखा गया था। जितना खून बहता है उतनी ही उसकी विनाश की प्यास बढ़ती जाती है। प्रोटैगनिस्ट तब और ज्यादा डर जाता है जब वो हरायुन को एक खास स्टांस में खड़ा देखता है, जो इस बात का संकेत है कि वो कोई खतरनाक मार्शल आर्ट्स तकनीक इस्तेमाल करने जा रहा है। अब प्रोटैगनिस्ट का सबसे पहला मकसद था उस साइको को शांत करना। वो सोचता है कि आखिर क्या तरीका हो सकता है, और फिर उसे एक बात याद आती है। वो धीरे से बोलता है, गैंगहोस फेवर और ग्रज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सुनते ही हरायुन का हाथ रुक जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अब भी सोचता है, क्या ये सच में असर कर गया? हरायुन को अपनी माँ की कही बात याद आने लगती है। गंगो का फेवर और ग्रज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे कोई एहसान हो या दुश्मनी, दोनों ही आखिरकार खून बहाते हैं। इसलिए इन दोनों से दूर रहो। जब वो ये सुन रहा था तब वो रो रहा था। उसकी माँ ने उससे कहा था, मेरी तरह मत जीना, एक अलग जिंदगी जीना। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि हरायुन के लिए उसकी माँ ही उसकी आखिरी ब्लड रिलेटिव थी, और उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ के आखिरी शब्द ही उसे संभाल सकते हैं। वो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि तुम डीमन फोर्स में जाकर सुरक्षित रहोगे? अगर तुमने वो गलत पैरासाइट वेन्यू अपनाया तो तुम बस उनकी कठपुतली बनकर रह जाओगे। अब हरायुन शांत हो चुका है। वो प्रोटैगनिस्ट को छोड़ देता है और हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? चिन्ही सोचता है कि ये बताना जरूरी नहीं है कि उसे ये सब कैसे पता है, और उल्टा हरायुन से पूछता है, तुम डीमन फोर्सेस के बारे में क्या जानते हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और सिर्फ ब्लड पैरासाइट को अपनाकर ही वो डीमन फोर्स में शामिल हो सकता था। डीमन फोर्स में शामिल होने वाले किसी के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ब्लड पैरासाइट असल में एक ऐसा परजीवी होता है जो शरीर के अंदर रहकर उसे धीरे धीरे खा जाता है।
जिस इंसान के शरीर में ये होता है उसे हर 10 दिन में डीमन फोर्स द्वारा दी जाने वाली मेडिसिनल बॉल खानी जरूरी होती है। अगर समय पर यह मेडिसिन बॉल ना ली जाए तो वो परजीवी शरीर के अंदर अंडे डाल देता है और फिर वो अंडे शरीर के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं और इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रोटैगोनिस्ट अब सीधे हरायून से पूछता है, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इस ब्लड पैरासाइट को शरीर से निकालने का एक तरीका है तो तुम क्या करोगे? हरायून चौंक जाता है। वो गंभीर होकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? प्रोटैगोनिस्ट कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या उसे ये सब कैसे पता है, मुद्दा ये है कि उसे पता है। हरायून को क्या चाहिए? हरायून उससे पूछता है, क्या तुम भी चर्च के पीछे हो? क्या तुम भी उसी से जुड़े हो? प्रोटैगोनिस्ट चौंक जाता है। लगता है हरायून उसे 8 ग्रेट डिमोनिक क्लैंस के किसी सदस्य से भ्रमित कर रहा है। ये अजीब नहीं है क्योंकि उन क्लैंस के लोग अक्सर मिशन पर होते हैं और छिपकर काम करते हैं। प्रोटैगोनिस्ट समझता है कि अभी सफाई देने का कोई फायदा नहीं और बस इतना कहता है, क्या ये बात अपने आप में काफी नहीं है कि एक छोटा बच्चा उस वैगन में अकेला था बिना किसी बड़े के साथ? हरायून कुछ भी समझ नहीं पाता। प्रोटैगोनिस्ट एक लकड़ी का लट्ठा उठाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब हरायून हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? प्रोटैगोनिस्ट गंभीर होकर जवाब देता है, उम्मीद है इससे तुम्हें फैसला करने में मदद मिलेगी। तभी बाहर कोई आवाज लगाता है, कोई अंदर है क्या? धुआं और आग दोनों तेज हो रहे हैं। वहां एक मरीज भी था। रेस्क्यूअर्स दरवाजा पीटने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी दरवाजा खोलो, मगर प्रोटैगोनिस्ट उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और सीधे हरायून से पूछता है, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे या फिर मरना पसंद करोगे? हरायून गुस्से में जवाब देता है, मैं तो तुम्हें मारकर यहां से चला भी सकता हूं। प्रोटैगोनिस्ट हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है, अच्छा अगर ऐसा है तो जरा सोचो, तुम्हारे शरीर पर जो चोट के निशान हैं, अगर मैं जोर से चिल्ला दूं कि तुम एक स्पाई हो तो लोग किसकी बात पर यकीन करेंगे? ये सुनकर हरायून चौंक जाता है। बाहर से लोग आवाज लगाते हैं, घर का मालिक आ रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। अब हरायून को याद आता है, चिन ही वही था जिसने उसे बेहोशी की हालत में उठाया और उसकी देखभाल की थी। वो बार बार बेहोश हो रहा था, इसलिए उसे लगा था कि शायद वो सब सपना था, लेकिन अब समझ आया कि वो सब हकीकत थी। उसे अब ये भी लगता है कि चिन्ही के इरादे भी एकदम साफ नहीं थे। प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन फिर भी शांत होकर पूछता है, तो अब क्या करोगे? वो ये नहीं कहना चाहता था कि उसे नहीं पता था कि हरायून ही वो डीमन किंग है और उसने बस उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो एक मरीज था जिसकी जान बचाना जरूरी था। वो बस कहता है, कमरे में थोड़ी ही देर में हवा भर जाएगी धुआं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसलिए जल्दी फैसला कर लो। हरायून कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, हम साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोटैगोनिस्ट हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो हरायून का यह चेहरा देखेगा, ऐसा चेहरा जो अभी तक किसी का खून बहाए बिना भी इतनी शांति और गंभीरता लिए था। अचानक प्रोटैगोनिस्ट ने दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े लोग राहत की सांस लेते हुए तेजी से अंदर दौड़ पड़े। उस छोटे पेशेंट को देखने के लिए प्रोटैगोनिस्ट मासूम बनने की एक्टिंग करता है। वो दौड़कर उन पर कूद जाता है और कहता है, प्लीज इसकी मदद करो। रेस्क्यूअर को लगा कि शायद ये बच्चा बहुत डर गया था। वो बोला, अच्छा किया जो दरवाजा बंद किया, लेकिन शायद तुम्हें उसे खोलना नहीं आता था। हरायून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिन्ही इतनी मासूमियत से एक्टिंग कर रहा है। वो आदमी सबसे पहले आग बुझाने में लग गया और कहने लगा, बच्चा जरूर सदमे में होगा। फिर उन्होंने शिन्ही से पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फैसला लिया गया कि सबसे पहले पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। प्रोटैगोनिस्ट ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर हरायून की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दूसरी तरफ ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को पहले वहां ले जाया जा रहा था जहां पहले से व्यवस्था की गई थी। एक आदमी ने अपने साथी से कहा, जाओ कुछ लाने का इंतजाम करो जिससे हम इन्हें उठा सकें। कईयों की टांगें टूटी हुई हैं। इसी बीच प्रोटैगोनिस्ट एक पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। लोगों को लगा ये कैसा जबरदस्त इलाज है, कोई इंसान सच में ऐसे आंतों को साफ करके बच सकता है? उन्हें लगा शायद यही वही मेडिकल प्रोसेस है जिससे उस लीडर की जान बची थी। प्रोटैगोनिस्ट उस मरीज की आंतों की सिलाई कर रहा था। उसे राहत मिली कि आंतें ज्यादा फटी नहीं थीं, अब बस उन्हें वापस सही जगह रखना था। प्रोटैगोनिस्ट सोच रहा था कि इन्फेक्शन का क्या करेगा, क्योंकि ना तो उसके पास सक्शन मशीन थी, ना कोई अच्छा सैनिटाइजेशन डिवाइस। उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, पता नहीं मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसने सोचा, जो कुछ भी कर सकता हूं अभी कर लेता हूं। कामगारों ने देखा कि वो किसी चीज को डाल रहा है। उन्होंने पूछा, अब क्या कर रहे हो? क्या आंतों को अंदर नहीं डाल रहे? फिर उन्हें समझ आया कि वो एक कपड़ा अल्कोहल और मेडिसिन में भिगो रहा था। प्रोटैगोनिस्ट को भरोसा था कि इससे वो पेट की अंदरूनी दीवारों पर फैला खून और झर साफ कर सकेगा, लेकिन साथ ही उसे पता था कि वो टॉक्सिन्स पूरी तरह से नहीं निकाल पाएगा। उसने फिर अपनी किस्मत को कोसा और सोचा, बस इतना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। आखिर में उसने वो भिगोया हुआ कपड़ा घायल हिस्से पर रखा और सोचा, काश इस दुनिया की थोड़ी सी क्यूआई इस्तेमाल कर पाता तो शायद मदद हो जाती। फिर उसने कोशिश की जिससे आसपास के लोग हैरान हो गए। उसी समय
एक आदमी ने बैकरिन को बताया 35 लोग घायल हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर है। उनमें से 6 असाध्य माने जा रहे हैं। वो उस दिशा में हैं। लोग उधर देखने लगे और चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रोटैगनिस्ट उन्हीं में से एक पेशेंट के पास था। इधर प्रोटैगनिस्ट अगले मरीज को देखकर चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी लंग्स फट गई थी। अब उसे जरूरत थी एक स्कैल्पल जैसी चीज की, इसलिए वो तेजी से अपना टूल बॉक्स टटोलने लगा। आखिरकार उसे एक चाकू मिल गया। थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसी से काम चलाना था। चारों ओर खड़े लोग हैरान थे। क्या वो सच में उसी डैगर से कुछ करने जा रहा है? प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में सबको डांटा, खड़े मत रहो, जल्दी से मरीज को पकड़ो। सबने तुरंत हामी भरी। फिर उसने आदेश दिया, जल्दी से उसे सोक करो। उसे याद आया कि गांग हो में एक बेहतरीन तरीका होता है जिसे कहते हैं प्रेशर ब्लॉटिंग। बस खून बहना रोकने से ऑपरेशन की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। वो यही करने की कोशिश कर रहा था, तभी एकदम से कोई उसके सामने प्रकट हुआ। एक रहस्यमयी हस्ती, व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर। वो उसके हाथों की हरकतों को देखकर बोला, क्या यही तरीका है? चौंक गया। उसने सबको बताया, अब मैं इसे निकालने वाला हूं, सब लोग मरीज को कसकर पकड़ें। सबने हामी भरी। प्रोटैगनिस्ट ने धीरे से डैगर पकड़ा और खींच लिया। तभी चारों ओर घबराहट फैल गई। फेफड़ों से खून बहता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। बैकरिन ने यह देखा और पूछा, क्या खून बहना ही असली समस्या है? फिर वो बोला, एक सेकंड, उसे रोको। उसने युओ को बुलाया, जो तुरंत वहां आ गया। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया, इसे क्यों बुलाया गया? तभी युओ ने अपनी वॉइड कंट्रोल नामक स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे खून को एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा। युओ की स्किल वैसी ही थी जैसे साइकोकिनेसिस, जिससे वो चीजों को हवा में उठाकर खींच सकता था। बीकरिन ने पूछा, क्या ये काफी होगा? प्रोटैगनिस्ट ने हामी भरी, लेकिन वो हैरान रह गया। क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? वो सोच रहा था, मैंने कभी अपनी आंखों से ऐसा नहीं देखा था। पर फिर उसने खुद को संभाला। ये समय हैरान होने का नहीं है, मुझे अब ये हिस्सा अलग करना है। उसे याद आया, पिछले जीवन में आपातकालीन विभागों में मदद करने का अनुभव अब बहुत काम आ रहा था। प्रोसीजर पूरा करने के बाद उसने जख्म सिल दिया और राहत की सांस ली। कुछ समय बाद लीडर वार्ड में पहुंचे और पूछा, कितने गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाया गया? स्टाफ ने बताया, कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल थे, 2 तो बच नहीं सकते थे। बाकी 5 को इलाज मिला, लेकिन उनमें से भी 2 की अभी मौत हो गई। यूयुन ने बीकरिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी कोशिशों की वजह से कई कीमती जानें बच गईं। बीकरिन ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आखिर तक साथ रहूंगा। फिर वो चिन्ही की तरफ देखने लगे और बोले, इस लड़के के इलाज करने के कौशल वाकई में गजब हैं। नेता ने सहमति जताई, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। बैकरेन नायक के पास आया और विश्वास नहीं कर पाया कि वह सो गया है, जबकि कुछ समय पहले तक वह पूरी तरह से जाग रहा था। लेकिन यह समझना आसान था, क्योंकि वह रात बहुत थका देने वाली रही थी। इसलिए उसने युओं से कहा कि वह उसे एक आरामदायक जगह पर लिटा दे। उस दिन के बाद चिन्ही के योगदानों की चर्चा पूरी टुकड़ी में फैल गई और वह बातचीत और बहस का केंद्र बन गया। बाद में योद्धा आपस में किसी के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि वह बहुत जिद्दी है, क्योंकि जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा वह हर मौके पर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जिससे सभी योद्धा उससे परेशान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, जबकि उसकी सारी मांसपेशियां और नसें काट दी गई हैं। एक और योद्धा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हाउल कबीले से एक पेशेवर को बुलाया है, जो उसे बोलने के लिए मजबूर करेगा। एक अन्य योद्धा ने जोड़ा कि यह अफवाह है कि वह किसी कुलीन कबीले के युवा मालिक के पीछे पड़ा है, और चूंकि सुरक्षित वितरण सेवाएं कुछ भी विशेष नहीं ले जा रही, इसलिए यह बात काफी हद तक सच लगती है। इस बीच नायक सोच रहा था कि बच्चे के शरीर में होना कितना आरामदायक है, क्योंकि उसमें आसानी से कहीं भी गुस्सा या छुपा जा सकता है। जब वह खाना खा रहा था, तभी उसे पता चला कि मुख्य परिवार से सोन ह्यून उससे मिलने आया है। वहां मौजूद कुछ योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे। लगता है उसे अपने छोटे चचेरे भाई को जिंदा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे आंखों में कांटा चुभ रहा हो, लेकिन शक से बचने के लिए मजबूरी में मिलने आ रही है। नायक ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में ख्याल आया, इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। सन ह्यून तो अपने चचेरे भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अफवाहें वाकई में डरावनी होती हैं। फिर एक योद्धा ने पूछा, वैसे वो बच्चा ठीक तो है ना? ये सुनकर नायक सोच में पड़ गया। क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? उस योद्धा ने कहा। उसके गले पर किसी के हाथ के निशान थे, लेकिन वो दुखी होते हुए भी ठीक लग रहा था। फिर उसने बताया कि जिन बच्चों के साथ वो सो रहा था, शायद उन्होंने कोई नाइटमेयर देखा होगा और घबराकर ऐसा कर दिया। एक और ने कहा, कभी नहीं सोचा था कि वो बच्चा चिन्ही के साथ ऐसा कुछ करेगा, जिसने उसके लिए और हमारे ग्रुप के लिए इतना कुछ किया है। अब सब सोच में पड़ गए, क्या ये हो सकता है कि चिन्ही जानबूझकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हो? दूसरे ने कहा, पता लगाना मुश्किल है। चिन्ही अंदर से बहुत गहरे सोचने वाला है और दिल से बहुत नरम भी। नायक मन ही मन सोच रहा था, ये सब सोच रहे हैं कि मैं ही ग्रूम हूं।
एक योद्धा ने कहा, हमारे नेता खुद बाहर गए हैं ऑइंटमेंट लाने के लिए, ताकि चिन्ही के गले पर जो निशान है वो ठीक हो सके। उसने आगे कहा, हालांकि पहले तो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने ही इलाज किया था। उन्होंने कहा कि ये बच्चा किस्मत वाला है। ये सब सुनकर नायक चौंक गया। लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि शायद सन ह्यून ने अपने छोटे चचेरे भाई को मारने की साजिश की थी। उसके अंदर एक भारी बेचैनी उठी। कितनी जल्दी लोग किसी पर शक करने लगते हैं। बिना सच्चाई जाने उसे अच्छी तरह पता था कि सन ह्योंग कभी अपनी सफाई नहीं देगी। वो आखिरी दम तक चुप ही रहेगी, क्योंकि उसने सन योंग को ही अपने कुल का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था। शायद अब वो अपने साजिशी चचेरे भाई द्वारा की गई हत्या की कोशिशों की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जब वो चुपचाप बैठा खाना खा रहा था, हरयुन दरवाजा खोलकर गुस्से में अंदर आया और बोला, मैं सोच रहा था कि तुम कहां चले गए, पर आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। दोनों एक शांत जगह चले गए। वहां हरयुन ने सीधा सवाल किया, तुम मुझसे चाहते क्या हो? नायक ने बहुत ही ठंडे स्वर में जवाब दिया, मसला यह है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। ये सुनकर हरयुन चौंक गया। चिन्ही ने पूरी बात साफ की, जब तुम मरने की हालत में थे मैंने तुम्हारा इलाज किया। उस समय मैंने काई डिस्पर्सिंग पॉइजन तक इस्तेमाल किया ताकि आक्रमण का अंदाजा लगा सकूं। उस सारा हंगामा और तबाही के बीच मैंने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। अब हरयुन को गुस्सा आ गया। क्या तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझसे कोई सौदा करना चाहते हो? नायक शांत भाव से बोला, नहीं, अब मैंने मन बदल लिया है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हरयुन ने पूछा, तो क्या ये काफी नहीं होगा कि मैं माफी मांग लूं? नायक ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, आज से मुझे हयांग कहकर बुलाओ। हरयुन सन्न रह गया। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम सौगंध लेकर भाई बने? तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मुझे कहना चाहिए, लेकिन अजीब लगेगा अगर मैं तुम्हें बड़ा भाई मानूं। चेन ही मुस्कुराया और बोला, इसमें अजीब क्या है? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं तो छोटा भाई कैसे हो सकता हूं? हयुन बोला, तो फिर ऐसा करो, मुझसे लड़ाई करके मुझे हराओ। नायक को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम वाकई एक ऐसे आम इंसान को मारना चाहते हो जो मार्शल आर्ट्स तक नहीं जानता? तुम्हें क्या मैं कोई कमजोर सिविलियन लगता हूं जिसे पीट कर साबित करना है कि तुम बहादुर हो? और मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारे जख्मों का इलाज किया था। हरायुन थोड़ा चिंतित हो गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन नायक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार कोशिश करके मुझे हयांग कहकर तो बुलाओ। हयुन को समझ नहीं आया कि ये आदमी चाहता क्या है। नायक ने कहा, क्या ये चाहता है कि मैं इसे पीटूं और फिर इसका छोटा भाई बन जाऊं? उसने सीधा कहा, ठीक है। हरायुन को ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे ये बात सच भी लग रही थी। नायक तो माने ही नहीं रहा था। अब सब सोचने लगे कि इससे अच्छा है कि उसे ह्युंग कह दिया जाए। हरायुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे से कहा, हयुंग। लेकिन नायक ने जोर देकर कहा, जोर से बोलो, अब गुस्से में लेकिन मजबूरी में। हरायुन ने ऊंची आवाज में कहा, ह्युंग। नायक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, क्या प्यारा छोटा भाई है। तुम्हें यह बात पहले ही बोल देनी चाहिए थी। उसी समय सुन्योंग ने यह सब देख लिया। वो उनके पास आई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नायक ने मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। वो बोली, कैसे हो सेवियर किड? ये सुनते ही नायक थोड़ा चिढ़ गया। अब ये मुझे सेवियर क्यों कह रही है? इसका मतलब क्या है? सन योंग ने बताया कि वह अपने कजिन के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी और उसे पता था कि प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्टर है, इसलिए शायद वह मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में कुछ जानता हो। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि उसने उनके बारे में कुछ नहीं सीखा है, इसलिए वह अभी तक उन्हें नहीं जानता। फिर भी उसने उससे मदद मांगी और प्रोटैगनिस्ट ने उसकी मदद करने की हामी भर दी। इस तरह वह डीमन किंग हायुन का स्वॉन ब्रदर बन गया और सन ह्यून और सियोंग के साथ बहुत बात करने लगा। सियोंग वह दयालु इंसान था जिसके साथ रहने पर प्रोटैगनिस्ट को ऊर्जा महसूस होती थी। जाने से पहले सुन्योंग ने उसे कुछ देना चाहा और कहा कि वह इसे साथ लेकर जाए। प्रोटैगनिस्ट ने उस चीज को देखा और सोचा कि यह क्या है। फिर उसे समझ आया कि यह एक ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड है। यह एक अनब्रोकन प्रसिद्ध तलवार है जो रिनाउंड सोर्ड्स में से एक है और असैसिनेशन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसका डार्क ब्लेड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वह इस तलवार की कीमत जानता था, इसलिए उसने बताया कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सियोंग हैरान होकर बोली कि उसने अपनी लाइफ बचाने का डेट अभी तक चुकाया नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट किया कि नोबल क्लैन ने पहले ही उसकी तरफ से यह कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि वह केवल अपने परिवार की तरफ से रीइंबर्समेंट थी, खुद से नहीं। उसे पता था कि ब्लैक सोर्ड उसकी सोर्ड्समैनशिप के लिए सही नहीं है और वह इसे वैसे ही क्लैन को वापस कर देगी, इसलिए वह उसके लिए मदद कर रहा था, न कि तलवार का सही उपयोग कर रहा था। तो वह ज्यादा आराम महसूस करेगी अगर उसने उसे ये तलवार देने दिया होता। प्रोटैगनिस्ट ने सहमति जताई कि वह इस सोर्ड को रखेगा और उसने उससे पूछा कि कैसे इस्तेमाल करना है। जब वह अपनी स्किल दिखा रही थी, प्रोटैगनिस्ट ने पहचाना कि यह नोबल क्लैन की सोर्ड स्टाइल है और ब्लू स्पाइन स्पायरलिंग सोर्ड्स हैं और वह उसके हाथ से चमकती हुई लाइट देख सकता था।
नोबल क्लैन की सोर्ड्समैनशिप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूएशन पर जोर देती है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें नोबल क्लैन के फाउंडर गोंगसुन चिन्योंग ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनने के लिए अपनाया था। वे क्लैन जो अपने सोर्ड्समैनशिप में कंसिस्टेंट कंटिन्यूएशन पाने के लिए प्रयासरत थे, वे अक्सर अपने आप को वेव्स या विंड के प्रतीकों से दर्शाते थे। जिस स्टाइल की सोर्ड्समैनशिप उसने बनाई थी वह वाकई शानदार और अद्भुत थी, एक भी बूंद पसीना बहाए बिना। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि वह शायद यंग है, लेकिन यह कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जीनियस और एक्सपर्ट माना जाता है। नोबल क्लैन की सोर्ड्समैनशिप की नींव है कि सबसे कम ऊर्जा में सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ काउंटर किया जाए। अभी साइलेंट सेल्फलेसनेस ने उसके शरीर को घेर रखा था और अंत में उसने नोबल क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक दिखाई, जो है प्रीएम्प्टिव काउंटर स्ट्राइक। मॉडर्न टर्म्स में यह अल्टीमेट काउंटर है क्योंकि उसके मूवमेंट्स एक वेविंग पाइन ट्री की तरह हैं, जो विंड में झुकती है और स्पेस को काटती हुई एक काली लाइन बनाती है और कंटिन्यूटी यहीं खत्म हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट इस पर हैरान रह गया और सोचा कि शायद यही एनलाइटनमेंट जैसा दिखता है। वह उसकी तरफ अपनी नजरें हटाए बिना देख रहा था, जो डेफिनेटली व्यक्ति में अलग थी। अपनी स्किल दिखाने के बाद सन ह्यूनाई उसे बुलाया और ग्रैंड मास्टर बनने पर बधाई दी। हालांकि यह नोबल क्लैन का आशीर्वाद था, सभी दूसरे वर्कर्स ने भी उसे ग्रैंड मास्टर बनने पर बधाई दी और क्लैन को तुरंत बताना चाहते थे क्योंकि यह सेलिब्रेशन का कारण था। सुन्योंग ने कहा कि वे सब उसे बहुत चापलूसी कर रहे हैं और स्पष्ट किया कि यह सब उस बच्चे चिन्ही की वजह से था। हालांकि यह एक बच्चे की सलाह थी, उसने उसे इनसाइट दी। वे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखने लगे और उसने कहा कि यह कुछ नहीं था, बल्कि वह था जिसे एक ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड के रूप में एक ऐसा गिफ्ट मिला था जिसे सुधारा नहीं जा सकता। सन ह्योंग ने कहा कि वह आभारी थी कि उसने नोबल सोर्ड्समैनशिप टेक्निक में महारत हासिल की, जो अपने आप में अमूल्य है। जब वे बात कर रहे थे, सुन्योंग को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई, जिससे सन ह्युन चिंतित हो गया। तो उसने अपने आदमी को मदद बुलाने को कहा और खुद उसकी मदद करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह कोई साधारण टेक्निक नहीं थी, बल्कि सेल्फलेसनेस की स्थिति थी जिससे एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है। उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा लगा दी थी। उसमें स्टैमिना थी जो किसी भी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसके भी लिमिट्स थे। सन ह्योंग चिंता में उसे उठाकर तुरंत दूर ले जाने लगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जबकि नोबल क्लैन अपनी पूरी ध्यान सन ह्योंग्स की रिकवरी पर लगा रहा है, वह हा रयून को ढूंढेगा। बाद में सिक्योर डिलीवरी सर्विस बेस के पास मार्केट प्लेस में प्रोटैगनिस्ट र्यून से पूछता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह भुगतान करेगा। र्यून समझाता है कि उन्हें बहुत अलाउंस मनी मिली है और एल्डर्स हाल ही में उसे हमेशा गिफ्ट्स देने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए उसने कुछ खरीद लिया खाने के लिए। और हयुन को बताया कि उसका बड़ा भाई उसे ट्रीट कर रहा है, इसलिए उसे मजा करना चाहिए। हरायुन अनॉयड हो जाता है बिग ब्रदर सुनकर। प्रोटैगनिस्ट र्यून से पूछता है क्या बात है, क्योंकि वे मानते हैं कि वह बड़ा भाई है, जो कि एक बड़े भाई का काम है। लेकिन हरायुन हेजिटेंट है और चिन्ही सोचता है कि वह अभी पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं कर पाया है। आगे बढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट टांग हुलू को देखकर हैरान होता है, तो वह चाहता है कि हरायुन रुके क्योंकि वह कुछ खरीदना चाहता है। हरायुन चिंता से उसे देख रहा था, लेकिन जब किसी ने उसके सिर पर मारा तो वह चौंक गया और उस आदमी को देखने लगा। जब प्रोटैगनिस्ट वापस लौटता है तो वह रियून के आसपास इतनी भीड़ देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या उसने फिर से कोई मुसीबत मोल ले ली है। प्रोटैगनिस्ट को चिंता होती है जब वह किसी को कहते हुए सुनता है कि ये लोग भी कम नहीं हैं, एक छोटे बच्चे से लड़ने चले आए। जब वो लोग उस पर हमला करते रहते हैं, रियून उनकी हर अटैक को डॉज कर लेता है और वो आदमी हैरान हो जाता है कि ये छोटा बच्चा ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। कुछ देर के लिए रेयन उन्हें पीटता रहता है, फिर वो आदमी घबरा जाता है और अंत में रियू ने सबको हरा देता है। वहां मौजूद आम लोग यह देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि यह बच्चा कौन है, क्योंकि इसकी स्किल्स कमाल की हैं। 3 लोगों को यूं गिरा देना कोई आम बात नहीं थी। लोग सोचते हैं कि शायद वह किसी फेमस क्लैन का यंग मास्टर होगा। हर कोई इस फाइट को देखकर खुश था, क्योंकि वो आदमी अक्सर मार्केट प्लेस में ट्रबल खड़ा करता था। प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर खुशी होती है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से यही उम्मीद करता है और सोचता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले लोग वैसे भी बुरे थे। फिर प्रोटैगनिस्ट हरायुन के पास आता है, उसे छोटा भाई कहकर पुकारता है और उसकी ब्लड लस्ट देखकर चिंतित हो जाता है। हरायुन लगातार उन लोगों पर हमला करता रहता है, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और हवा में खून के छींटे उड़ते हैं। सभी आम लोग यह देखकर डर और हैरानी में जम जाते हैं। अचानक प्रोटैगनिस्ट उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह बार बार उसे पुकारता है जब तक कि हरायुन होश में नहीं आ जाता। हरायुन उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट फौरन उसके पास भागता है और चिंतित होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे थे? चिन्ही जानता था कि यह हायरेयुन का असली स्वभाव है, जिसे उसने कुछ समय के लिए भूल गया था। वह हत्या को पसंद करता था और एक नेचुरल किलर के खून की प्यास रखता था। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रोटैगनिस्ट चिंतित हो जाता है और उसे कहता है कि वह टांगहुलू लेकर उससे चल दे, लेकिन हरायुन मना कर देता है और कहता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि यह आदमी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके कमजोरों का दुरुपयोग करता रहा है, इसलिए उसे मरना ही चाहिए।
प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर घबराता है और सोचता है कि वह इस जंगली इंसान को कैसे रोक सकता है। तो वह हरायुन से पूछता है कि वह कैसे इंतजार कर सकता है, क्योंकि तंगुलू उसकी वजह से पिघल रहा है। हरायुन तुरंत उसे काटता है और खाने लगता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह इंसान का इंस्टिंक्ट है, जिससे वह एक नेचुरल किलर की इंस्टिंक्ट को छोड़ सके। उसे और इंस्टिंक्ट्स देने होंगे और उन्हें उसके सामने रखना होगा। प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि हरायुन जवान है, इसलिए स्वीट्स का उस पर असर होता है। बाद में प्रोटैगनिस्ट चिंतित हो जाता है, सोचता है कि वह उसे मार रहा है और चाहता है कि वह शांत रहे, क्योंकि वे बेस पर खून से लथपथ होकर वापस नहीं जा सकते। उसने हरायुन से कहा कि इसे फिटिंग इन सोसाइटी कहते हैं, और हरायुन सोचता है कि वह क्या है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह उसके लिए थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक डीमन किंग के लिए सोसाइटी में फिट होना क्यों जरूरी होगा जब वह किसी को भी परेशान करने वाले का सिर काट देता है। और बस यह सोचकर ही उसका हैंडशेक तेज हो जाता है। अचानक डैन जागैंग, जो कि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज के स्वॉन ब्रदर हैं, उन्हें वहां देखकर राहत महसूस हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्केट प्लेस से कुछ अफवाहें सुनी, इसलिए वे उनके पास खोजने आए और पूछा कि क्या सब ठीक है। प्रोटैगनिस्ट ने पुष्टि की और समझाया कि वे सब आराम कर रहे थे, और जागैंग को एहसास हुआ कि वह भी मार्केट प्लेस साथ में आया था। प्रोटैगनिस्ट हैरान था जब उसने देखा कि एक बच्चा उसके पास आकर उससे पूछ रहा था। जागैंग ने बताया कि वह उसका बेटा है। प्रोटैगनिस्ट से देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है। एक यात्रा से लौटने के बाद, हालांकि डिलीवरी सर्विस के काम करने वालों के लिए यह आम बात है, यांग चाहता था कि उसका बेटा चिन्ही वैसा ही दिखे जैसा वह आदमी था जिसने उसके पिता को बचाया था। प्रोटैगनिस्ट हैरान हुआ यह जानकर कि बच्चे का नाम उसके जैसा है, और जागैंग ने समझाया कि उसने उसका नाम उसके नाम पर रखा है और उसका नाम डाम चिन्ही है। बच्चा प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ता है। उसके पिता सोचते हैं कि बच्चा अपने सेवियर को पहचानता लग रहा है और पूछते हैं क्या वह यंग मास्टर के पास जाना चाहता है। यांग ने अपना बच्चा प्रोटैगनिस्ट को दिया और उसे पकड़कर देखने को कहा। प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी बच्चे को पकड़ता है और कुछ समय उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। वह बच्चे को गले लगाता है और महसूस करता है कि बच्चा काफी मजबूत है और शायद जल्दी ही अकेले चल भी सकेगा। वह खुश होता है क्योंकि बच्चा स्वस्थ है और यांग भी खुश लगता है। तो वह सोचता है कि शायद यही वजह है कि वह डॉक्टर बनना चाहता था। जागैंग ने बताया कि उनकी आखिरी यात्रा उनके कारण सफल रही, तो वह सोचता है कि शायद यही वजह है कि वह डॉक्टर बनना चाहता था। जागैंग ने बताया कि उनकी आखिरी यात्रा उनके कारण सफल रही, तो अब वह ग्रुप के लिए कुछ ऑफिस वर्क करने पर विचार कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट हैरान है और सोच रहा है क्या यह उसकी लेग की लिम्ब की वजह से है। यागैंग ने बताया कि उसका बड़ा भाई उसे काफी समय से बेस मैनेजर बनाना चाहता था, लेकिन वह स्टबन था और एक आखिरी ट्रिप पर जाने पर अड़ा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने इसे समझा। फिर जागैंग ने कहा कि उसने थैंक्स दिया है क्योंकि वह उसके कारण एक टुकड़ा वापस लौटा है और अब वह ग्रीड छोड़ चुका है, इसलिए वह चिन्ही को धन्यवाद देना चाहता था कि उसने उसे सेफली अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस आने दिया। जब वे बात कर रहे थे, बच्चा हरायुन की ओर बढ़ा और उसके फिंगर को पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट हैरान था कि हरायुन बच्चे से मुंह नहीं मोड़ रहा था और न ही बच रहा था। जैसे ही वे जाने लगे, बच्चा अभी भी उनके साथ खेलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था और प्रोटैगनिस्ट खुश था क्योंकि बच्चा स्वस्थ था। कुछ समय बाद हरायुन ने कहा कि वो बड़ा भाई बन सकता है। उसने कहा कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर केवल मारना जानता है और वे सोचते थे कि अगर टारगेट इविल है तो मर्डर जस्टिफाइड है, लेकिन जस्टिस सिर्फ बहाना है, क्योंकि अंत में वह बस मर्डर ही होता है। चिन्ही ने उसे और उन लोगों को बचाया और उसने नोबल क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस के वर्कर्स को बचाया। हरायुन को पूरा यकीन है कि वह शायद मारना जारी रखेगा, क्योंकि वही उसकी पहचान है और वही चीज है जो उसे एक्साइट करती है। इसलिए चिन्ही को बड़ा भाई होना चाहिए क्योंकि वह उससे बेहतर है। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर सोचता है कि यह बात अच्छी है और चाहता है कि हरायुन उसे ह्यांग कहकर बुलाए। हरायुन ने उसे ह्यांग कहा, जिससे प्रोटैगनिस्ट खुश हो गया। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि डीमन किंग से मतलब है डीमन फोर्सेस का लीडर, और इस पद तक पहुंचने के लिए हरायुन कभी आराम से नहीं जी पाएगा या खुशी के ऐसे पल का आनंद नहीं ले पाएगा। ये मिरम नॉवेल्स की आजकल की ट्रेंड बिल्कुल नहीं है और उसे पता था कि कैसे हरायुन ने खुद को मर्डरर कहकर हम्बल किया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो लाइफ उसने चुनी है वह भी कूल है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और पूछा कि क्या वह जल्दी ही डीमन फोर्सेस में शामिल होगा। हरायुन ने बताया कि कहा जा रहा है कि एक नया ग्रुप बना है और वह जल्द ही निकलेंगे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह एक मुश्किल यात्रा होगी, तो उसने पूछा कि क्या वह फिर भी जाना चाहता है। हरायुन ने कहा कि उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है और वह सोच रहा था कि चिन्ही उसे क्यों नहीं पूछ रहा कि वह डीमन फोर्सेस के लिए इतना फिक्सेटेड क्यों है। प्रोटैगनिस्ट आसमान की तरफ देखकर कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या बात कर रहा है, लेकिन वह सोचता है कि जरूर कोई वजह होगी क्योंकि हरायुन ने अपना मन बना लिया है। हरायुन ने प्रोटैगनिस्ट को रोककर पूछा कि क्या वह एक दिन उसे बताएगा कि वह उससे क्या छुपा रहा है। प्रोटैगनिस्ट वह सोचता है
कभी नहीं बताएगा कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, क्योंकि ऐसा लगने लगेगा कि वह पागल है। लेकिन उसने हरायुन से कहा कि वह एक दिन बताएगा, क्योंकि वह उसका छोटा भाई है। हालांकि अभी के लिए वह उसे वह सब सिखाना चाहता था जो वह जानना चाहता था, जैसे कि ब्लड पैरासाइट को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसे यह जानना जरूरी था इससे पहले कि वह चला जाए। कुछ समय बाद हरायुन ने अपना सामान बांधा और जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने प्रोटैगनिस्ट को उदास होकर देखा। बस यूं ही हरायुन चला गया। चिन्ही ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बाकी कहानी मुख्य पात्र पर निर्भर है, लेकिन अब वह सोच रहा था कि वह क्या करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन का मकसद खो दिया है। जब वह ऐसा सोच रहा था तभी बीक रेना ने उसे रोक लिया और वह खुश था कि उसे आखिरकार मिल गया। गॉडली डॉक्टर को देखकर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया। बीक रेना ने पूछा, क्या वे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? फिर बीक रेना ने उसे सब कुछ समझाया और प्रोटैगनिस्ट चकित रह गया। जब उसे पता चला कि बीक रीना उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है, बीक रीना को यह अजीब लगा कि प्रोटैगनिस्ट ने इसे अब तक समझा नहीं, जबकि उसने इतना समय से संकेत दिए थे। और फिर उसने चाय परोसनी शुरू कर दी। प्रोटैगनिस्ट चिंतित था कि शायद बीक रेन ने अभी तक किसी को शिष्य नहीं बनाया होगा। उसने पूछा कि क्या बीक रेन को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि यह उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। बस इतना अचानक था कि वह संभाल नहीं पा रहा। बीक रेन यह सुनकर राहत महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि शिष्य के रूप में उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। गॉडली डॉक्टर ने बताया कि वह सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया, क्योंकि इसमें कोई झिझक नहीं थी। मतलब बीक रेन मजाक नहीं कर रहा। बीक रेन ने देखा कि प्रोटैगनिस्ट कुछ सोच में पड़ा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या बात है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि गॉडली डॉक्टर खुद एक मरीज है जो 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस नाम की बीमारी से पीड़ित है। कागज पर यह योजना तो अच्छी लगती है, क्योंकि बीक रेन बहुत जल्द मरने वाला है। उसकी संपत्ति सब प्रोटैगनिस्ट को मिलेगी। 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस मिर्रम के लिए एक प्रकार की जटिल बीमारी है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या यह इलाज के बाहर है। प्रोटैगनिस्ट अपनी चाय की प्याली नीचे रखता है और बीक रेन से एक वादा करता है कि वह जीने की उम्मीद नहीं छोड़ेगा। बीक रेन पूछता है कि उसका मतलब क्या है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पता है कि वह बीमार है और सोचता है कि यह शायद जन्मजात बीमारी है। अगर यह सही है तो पूरी तरह से ठीक होना असंभव नहीं है। तभी प्रोटैगनिस्ट को अचानक तेज खून की प्यास, ब्लड लस्ट महसूस होती है और वह चौंक जाता है, सोचते हुए कि क्या हुआ है। उसने आगे देखा और सोचा कि अचानक यूं युओ से इतनी खतरनाक ब्लड लस्ट क्यों निकल रही है। ये डरावना था। उसे याद आया कि यूं तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था जो पहले वॉल्यूम में कुछ बार ही दिखा था। वह सोचता है कि आखिर बात क्या है। प्रोटैगनिस्ट थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन तभी बीक रेन ने युओ को डांटते हुए कहा, बस करो। जैसे ही बीक रेन ने युओ को शांत होने का आदेश दिया, प्रोटैगनिस्ट ने राहत की सांस ली। लेकिन युओ गुस्से में अपने मास्टर से कहता है, इस बच्चे ने मेरा मजाक उड़ाया है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि किसी आखिरी स्टेज के कैंसर पेशेंट से यह कहना कि कोई नई दवा आ गई है और अब उम्मीद है, यह एक प्रकार का अत्याचार है। उम्मीद निराशा से भी ज्यादा क्रूर हो सकती है, क्योंकि यह इंसान को बुरी तरह तोड़ देती है। ये एक इंसान को शांति से मरने का मौका नहीं देती और जिंदगी का एक साफ सुथरा अंत छीन लेती है। लेकिन फिर भी यह सब डॉक्टर की ड्यूटी का हिस्सा होता है। जिंदगी संभावनाओं का नाम है, इसलिए हार मानना स्वीकार नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने दृढ़ता से कहा, मैं बस एक तरफा कुछ नहीं लूंगा और ना ही मैं तुम्हें हार मानने दूंगा। मैं तुम्हें शांति से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास जीने का रास्ता है। इस बात के बाद कुछ देर चुप्पी छा जाती है। फिर यूं गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम्हारे लिए यह मजाक है? क्या तुम पागल हो? बीक रेन ने फिर उसे रोकते हुए गंभीरता से कहा, बस करो। अब यह बहुत आगे निकल चुका है कि इसे कोई मजाक कहा जा सके। चिन्ही हमेशा बड़ों के सामने प्यारा बनता था, मुस्कुराता था और वह ऐसा बच्चा था जो अपनी समझदारी दिखाकर सबका स्नेह जीतता था। लेकिन अभी उसका व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत है, तो वह सोचता है कि इनमें से उसका असली चेहरा कौन सा है। बीक रेन ने तय किया कि वह पहले उसकी बात सुनेगा और स्पष्ट कर दिया कि अगर यह साबित हो गया कि चिन्ही उसे धोखा दे रहा है, तो वह उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव वापस ले लेगा। उसके बाद वे कभी नहीं मिलेंगे। और पूछा कि क्या यह बात साफ है। प्रोटैगनिस्ट को इस सख्त रवैये से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह पहले भी ऐसे हालातों का सामना कर चुका है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट बीक रेन के निवास से बाहर आया। युओ ने अपने मास्टर से पूछा कि अब वे क्या करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। युओ को चिंता थी कि अगर यह कोशिश नाकाम रही तो क्या होगा, लेकिन बीक रेन ने उसे याद दिलाया कि चिन्ही ने कहा था कि वह उन्हें शांति से मरने नहीं देगा। उन्होंने स्वीकार किया कि वह शांति से नहीं मरेंगे, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक इस बीमारी से लड़ते रहेंगे। उन्हें चिन्ही की वह बात याद आई कि वे ऐसे जीव हैं जो जन्म से ही एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। वे एक दिन जरूर हारेंगे, लेकिन जब तक समय है उन्हें अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके जिंदा रहने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने व्हाइट ड्रैगन के इस गॉडली डॉक्टर से कहा कि वह उन्हें शांति से मरने नहीं देगा और एक बार पूछेगा कि क्या वह इस लड़ाई के लिए तैयार हैं।
बी रिन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने उस पुराने सवाल का जवाब इतनी आसानी से देगा। चाहे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज कितना भी अच्छा हो जाए, वह फिर भी घायल होकर ही लौटता है, क्योंकि उनके अंदर बदला लेने और न्याय करने की भावना होती है। एक डॉक्टर की नजर से देखा जाए तो ये मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसे पतंगे जो जलती आग की तरफ उड़ते हैं, भले ही उन्हें इस बार बचा भी लिया जाए। अगली बार क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए बीरिन सोचता है कि उसके किए गए इलाज का कोई मतलब भी है या नहीं, और उसे लगता है कि चिन्ही ने उसकी ये उलझन बहुत जल्दी समझ ली, जिससे उसे इतनी राहत मिली कि वो खुद को थोड़ा खाली सा महसूस करने लगा। युवा ने पूछा कि वह चिन्ही को इतना पसंद कब से करने लगा, तो बेरिन ने हंसकर कहा कि पहली नजर में ही उसे पसंद आ गया था और तभी उसने सोच लिया था कि यह लड़का उसका ही होगा। अब तो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा है और अब वह पक्का चाहता है कि चिन्ही उसका शिष्य बने और शायद चिन्ही से वह खुद भी कुछ सीख पाए। उसे लगता है कि हो सकता है वह खुद ही अंत में शिष्य बन जाए। युओ ने धीरे से कहा कि क्या सच में इलाज में कोई उम्मीद है, तो बीरिन ने बताया कि कुछ चीजों पर उन्हें सोच विचार करना होगा, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है और सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि अब तक उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इलाज में बहुत वक्त लगेगा और बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन बीरिन को यह अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि वह ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। युओ नाराज हो गया और बोला कि उसे वह बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि वह उसके मास्टर को शांति से मरने नहीं देगा। युओ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बदतमीज बच्चा कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। अगर वो किसी और कबीले में ऐसा कहता तो उसका सिर कब का उड़ चुका होता। बीरिन मुस्कुराया और बोला कि उसका शिष्य बनने वाला कोई हो तो उसमें इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। उसने साफ कहा कि अगर चिन्ही में इतना साहस ना होता तो वह उसे शिष्य बनाता ही नहीं, लेकिन युओ को चिन्ही से अब भी नफरत है। थोड़ी देर बाद बीरिन ने नायक से पूछा कि क्या तुमने सच में कहा था कि तुम मुझे जल्दी मरने नहीं दोगे। नायक ने हाँ में सिर हिलाया। बीरिन ने कहा कि फिर एक वादा करो, अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो ये मत समझना कि तुम आराम से सीखोगे। नायक ने कहा कि उसे पता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बीरिन ने कहा कि वो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। उसने अपनी उंगली झटक कर एक जादू किया, जिससे नायक चौंक गया। थोड़ी ही देर में वह जादू एक जबरदस्त ऊर्जा में बदल गया और चट्टानों पर गहरा असर डाला। नायक हैरान रह गया, क्योंकि ये एनर्जी फिंगर बुलेट था, जो सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी ताकत आमतौर पर सिर्फ दबाव जैसा होती है और ये बहुत ही कमाल की चीज है। बीरिन ने पीछे मुड़कर कहा कि तुम्हें खुद को बचाने के लिए ये सब सीखना होगा, और जब तुम इलाज करोगे तो तुम्हें ये सारी ताकतें बेहद सटीकता से इस्तेमाल करनी होंगी। फिर बीरिन ने एक और कौशल दिखाया और चिन्ही चकित रह गया, क्योंकि वह ऊर्जा पहले बनाए गए छेद से गुजरकर पीछे के पेड़ को भी भेद गई। ये किसी स्नाइपर से भी ज्यादा सटीक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पूरी ताकत लगाई हो, बल्कि सिर्फ एक उंगली से उसने इतना बड़ा असर पैदा कर दिया। बीरिन ने स्पष्ट किया कि यह शायद सामान्य कबीले की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स से अलग हो, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी ईगल कबीले का उत्तराधिकारी भी होगा। नायक ने उसकी ओर देखा, उसकी बात को स्वीकारा और उसे भरोसा दिलाया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब वह जाने लगा तो बीरिन ने उसे एक आखिरी बात बतानी चाहिए। उसने कहा कि वह उसे आराम से मरने न दे और पूछा कि क्या वह इसका वादा कर सकता है। नायक इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर आत्मविश्वास से भरकर कहा कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। बीरिन ने मुस्कुराकर कहा कि बस इतना ही उसके लिए काफी है, और अब वह उससे कहा कि उसे 9 बार झुककर प्रणाम करना होगा। कुछ समय बाद सन ह्योंग और सन योंग ने नायक से पूछा कि क्या वह जल्द ही रवाना होगा। नायक ने कहा कि हाँ, उसके गुरु बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं, लेकिन जैसे ही तैयारी पूरी होगी वह निकल जाएगा। दोनों को यह थोड़ी अफसोस की बात लगी कि ईश्वरीय वैद्य ने चिन्ही को पहले अपना शिष्य बना लिया। नायक को यह देखकर राहत मिली कि वह अब इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि आराम से चल फिर सके। सन योंग हंसी में बोली कि यह तो सभी की देखभाल और मेहनत का नतीजा है, और फिलहाल वह कुछ समय तक आराम करेगी। वो हैरान हुई देखकर कि चिन्ही के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और गेस किया कि लीडर उसे जाते देखकर सैड था, इसलिए लीडर ने उसके लिए बहुत सारी चीजें पैक कर दी थी। सन ह्युन चौंक गई, क्योंकि जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट ढूंढता है, वो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर, अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा अपनी कंडीशन की वजह से, इसलिए उसकी सारी कीमती नॉलेज अब चिन्ही को दी जाएगी। और उसने सोचा कि ये बच्चा फ्यूचर में गॉडली डॉक्टर कहलाया जाएगा। वो चाहती थी कि जब वो अभी छोटा है तभी उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे, ताकि वो बड़ा होकर उसे याद रखे, क्योंकि जब वो ग्रोन अप हो जाएगा और हर क्लैन से घिरा रहेगा तब उसकी केयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सन ह्युन जानती थी कि ये उसका बेस्ट मौका है और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है और पूछा कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। प्रोटैगनिस्ट उसकी बात से थोड़ा घबरा गया और उससे कैजुअली बोलने को कहा। सन ह्युन ने हंसते हुए मान लिया और उसे एक चेस्ट गिफ्ट में दिया। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि वो चीज इतनी वैल्यूएबल लग रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसे लेना चाहिए या नहीं। सुन ह्युन ने समझाया कि ये सिर्फ एक 1000 ईयर पाइन बॉल है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो जानता था कि 1000 ईयर पाइन बॉल एक बहुत रेयर मेडिसिनल आइटम है जो 1000 इंडियन पेड़ों की लाइफ फोर्स को रिफाइन करके बनाई जाती है। सन ह्युन ने सोचा था कि ये इंटरनल मेडिसिन सिर्फ मेन फैमिली के डायरेक्ट हेयर को दी जाती है और अब सिर्फ कुछ ही बची हैं। चाहे उसे चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि चिन्ही उसे जरूर खा ले और अपने मास्टर को भी दिखाए। प्रोटैगनिस्ट इतना कीमती तोहफा पाकर बहुत खुश हो गया और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया। सन ह्योंग को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कम से कम एक बार तो मना करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। कुछ देर बाद उन्होंने उसे टेक केयर करने के लिए भेजा और प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाकर हामी भरी, इसलिए उसने कहा कि उम्मीद है फिर कभी मिलेंगे। उसने सन ह्युन का हर चीज के लिए धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि वो उसके दिए हुए गिफ्ट का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। सन ह्युन ने हामी भरी और कहा कि वो उसे अपने मास्टर को दिखा दे, उससे पहले कि वो उसे खा ले। वहीं सन योंग भी चाहती थी कि वो ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करे। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से अफर्मेटिव जवाब दिया तो सन योंग ने उसे गले लगाया और दिल से उसका फिर से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो सच में उसके प्रति आभारी थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि असल में उसे धन्यवाद कहना चाहिए और उसने पहले कहना भूल गया, लेकिन अब वो उसे ग्रैंड मास्टर बनने की बधाई देना चाहता है। इसी बीच क्लैन लीडर ने व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का धन्यवाद किया उसकी दया के लिए, और बीक रिन ने जवाब दिया कि उसे खुशी हुई क्योंकि उनसे मिलना अच्छा अनुभव रहा। विदा लेते हुए वो सभी निकल गए और प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। सन योंग ने मन ही मन सोचा कि जैसे एक फीनिक्स को दूसरा फीनिक्स पालता है, उसी तरह अब वो देखना चाहती है कि कब ये यंग फीनिक्स आकाश में उड़ान भरेगा। कुछ महीनों बाद व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का मुख्यालय एक ऐसे इलाके में स्थित था जो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस के पास एक ज्वालामुखी क्षेत्र के करीब था। प्रोटैगनिस्ट पानी से भरे हुए 2 बाल्टियां उठाकर चढ़ रहा है और चिंता में है, क्योंकि अब तक उसे कोई भी ऑफिशियल टेक्निक नहीं सिखाई गई है। बीरेन ने उसे पहले ही बता दिया था कि शुरुआत में वो एक्सटर्नल काई और बाकी बुनियादी चीजें सीखेगा। इसका मतलब है कि एक जैसे कामों को बार बार दोहराकर इनर काई को बनाना होगा। उसे एक खास तरीके से सांस लेना और उसी तरह से चलना भी सीखना होगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसकी लोअर बॉडी को मजबूत बनाना जरूरी है। उसे धरती से एक हो जाना होगा, क्योंकि ईगल क्लैन को इनर काई में तो मजबूत माना जाता है, लेकिन एक्सर्शनल काई यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में वो कमजोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग इस बात में घमंड रखते हैं कि वो अपनी इंटरनल पावर से एक्सटर्नल काई को आसानी से दबा सकते हैं। इसीलिए उसके मास्टर चाहते थे कि प्रोटैगनिस्ट थोड़े अलग तरीके से सीखे। इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले उसे एक बड़ा और मजबूत बर्तन दिया जाएगा जो टूट नहीं सकता। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाता है। वो अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसे बीरेन पहले से वहां खड़े मिलते हैं और अब उसे इनर काई के अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए तैयार बताया जाता है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें देखकर चौंक जाता है और उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वो सच कह रहे हैं। बीक रेन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अगली सुबह उसे 4 बाल्टियां पानी उठानी होंगी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता। बीक रेन साफ करता है कि प्रोटैगनिस्ट जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर इतना मर्सिलेस कैसे हो सकता है, जबकि उसका चेहरा तो एक एंजल जैसा लगता है, चाहे जब वो यहाँ पहली बार आया था या अब हो। बीक रेन बताता है कि कुछ महीने पहले तक ये जगह उसका गार्डन और क्लिनिक थी। चिन ही इस शानदार जगह को देखकर हैरान रह जाता है और उसके मास्टर समझाते हैं कि उन्होंने अब काफी विस्तार कर लिया है। लोग अब इस जगह को व्हाइट ड्रैगन मेडिकल कोर्ट के नाम से बुलाने लगे हैं। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि नॉवल में लिखा था कि व्हाइट ड्रैगन्स गॉडली डॉक्टर ने एक ज्वालामुखीय क्षेत्र को चुना था ताकि वो वहां रहकर अपनी नाइस क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस को कंट्रोल कर सके और इलाज कर सके। तो उसे लगता है कि शायद यही वो जगह है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या ये जगह इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं। बीक रेन हाँ कहते हैं और बताते हैं कि भले ही उन्होंने ज्यादा शिष्य न लिए हों, लेकिन वो आज भी एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वो अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो बीक रेन चाहता है कि चिन ही अंदर जाकर पहले सारा सामान रख ले। घर में घुसते ही प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि अंदर का इंटीरियर कितना शानदार है। वो सोचता है कि क्लाउड रेंज सिक्योर डिलीवरी सर्विस बेस के मुकाबले ये जगह बहुत अच्छी है। उधर युओ कुछ चेक कर रहा होता है और नोट करता है कि कुछ मैसेंजर बर्ड्स आए हैं। वो एक महिला से पूछता है कि क्या उसने सारे लेटर्स व्यवस्थित किए हैं। प्रोटैगनिस्ट मैसेंजर बर्ड की बात सुनते ही चौंक जाता है, फिर ऊपर देखता है और कुछ कबूतरों को उड़ते हुए पाता है। उसे लगता है कि शायद यही वो मैसेंजर बर्ड्स हैं जिनके बारे में उसने इतना पढ़ा है। मैसेंजर बर्ड्स को खास तौर पर पत्र और संदेश पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसलिए जब चिन्ही ने उन्हें सामने से देखा तो वो बहुत फैसिनेटेड हुआ। वो महिला जनरल यू को बताती है कि सूरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन दोनों के मैसेंजर बर्ड्स एक साथ पहुंचे हैं और लगता है कि उनकी लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। युओ ये सुनकर चिंतित हो जाता है क्योंकि सूरा और ब्लू ड्रैगन क्लैंस के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बीरेन ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि बात क्या है।
यो स्पष्ट करता है कि दोनों क्लैन्स उसके सीधे इलाज की मांग कर रहे हैं और पूछता है कि क्या उसे अनुमति देनी चाहिए। बीरेन पहले उनके डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहता है। वो पाता है कि सूरक क्लैन का यंग मास्टर हल्की सी छुरी लगने से घायल हुआ है और जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लू ड्रैगन क्लैन का मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि उनकी एक प्रिंसेस घायल हुई है और सूरा क्लैन की एक्सक्लूसिव तकनीकों की वजह से मामला संवेदनशील है। बीरेन सोचता है कि अच्छा हुआ वो यंग मास्टर इन तकनीकों को ज्यादा गहराई से नहीं जानता था, इसलिए उनके लोकल डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर की इस मार्शल आर्ट्स एनालिसिस और फैसले लेने की क्षमता से प्रभावित होता है। बीरेन सोचता है कि दोनों मरीजों की चोटें और भी गंभीर हो सकती हैं, इसलिए उन्हें तुरंत जवाब भेजना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। इसके साथ ही वो उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन रेसिपीज भेजेगा, जरूरी दवाओं और इंटरनल मेडिसिन के लिए, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल सकते हैं और उनके स्थानीय फार्मेसीज इन्हें बना सकते हैं। निर्देशों को समझने के बाद युओ पूछता है कि सबसे पहले जवाब किसे भेजा जाए। बीरेन उसे आदेश देता है कि ब्लू ड्रैगन क्लैन को पहले जवाब भेजो, क्योंकि शायद उनकी प्रिंसेस इस लड़ाई में जीत गई है। उसे पता है कि वो परेशान होगी क्योंकि जीतने के बावजूद वो ज्यादा घायल हुई है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसका मास्टर सच में गजब है, जो इतनी बारीकी से सब कुछ समझ लेता है। युओ उसकी बात मानकर कहता है कि जैसा कहा गया है वो वैसा ही करेगा। इसके बाद बीरेन प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि अब अंदर चलें। जब बाकी लोग मैसेंजर पिजन्स भेज रहे थे तो प्रोटैगनिस्ट को ये सब देखकर बहुत रोमांच हो रहा था। वो सोचता है कि आज के जमाने में ये सब ऑनलाइन कंसल्टेशन और रिमोट एग्जामिनेशन जैसा है, और ये बात समझ में आती है क्योंकि नॉवल के अनुसार व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर को 3 टॉप हेवनली डॉक्टर्स में गिना जाता है। बीरेन उसे बताता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उन्हें चोट और बीमारी लगती ही है, और मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ये और भी ज्यादा है क्योंकि उनका काम ही है हर दिन मौत से लड़ना। इसलिए जब भी उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ ही भागेंगे। इसी वजह से हर इलाके के क्लिनिक्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं। बीक्रेन दरवाजा खोलकर कहता है कि अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा कमरा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कमरा काफी कूल है लेकिन बहुत ऑर्डिनरी भी है। उसका मास्टर कहता है कि बैठो और इसे अपना घर समझो। चीनी कमरे के बीच में देखता है और सोचता है कि क्या वो बीच में रखा हीटर है। उसे ये सब चीनी फिल्मों या ड्रामाज में देखने को मिला था और अब वो समझ गया कि ये कमरा एक मिनिमलिस्टिक स्टाइल में बना है जहां कोई फालतू सामान नहीं रखा गया है। बीक्रेन ने कुर्सी खींचते हुए कहा कि बहुत सारा ज्ञान और जानकारी एक क्लिनिकल रूम से फैली है, लेकिन अंत में मेडिसिन एक गूढ़ ज्ञान है। जैसे मार्शल आर्ट्स तकनीक को गुप्त रखा जाता है और केवल चुने हुए लोगों को ही सिखाई जाती है, वैसे ही वो उसे मेडिकल प्रोसीड्योर्स ऐसे ही नहीं सिखा सकता। इसी वजह से बहुत पहले मार्शल आर्टिस्ट क्लैंस की तरह ही डॉक्टर्स का एक संगठन बनाया गया था जिसे मेडिकल कोड कहा जाता है। एक डॉक्टर्स का क्लैन और प्रोटैगनिस्ट ये सब अच्छी तरह समझ गया। बीक्रेन समझाता है कि मेडिकल कोड के अंतर्गत कई विभाग होते हैं जिन्हें आम तौर पर क्लिनिकल रूम्स कहा जाता है। गंगो की क्लिनिकल रूम्स मेडिकल सेंटर के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हल्का मुस्कुराया क्योंकि उसने ये सब पहले ही पढ़ रखा था। बीक्रेन आगे बताता है कि जब 2 क्लैंस के बीच कोई लड़ाई होती है तो मेडिकल कोड को क्लिनिकल रूम्स में डॉक्टर्स भेजने पड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पिछली बार जब उसने अपने मास्टर से बात की थी तब उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तो घर में बॉयलर जरूर लगवाना पड़ेगा। बीक्रेन कहता है कि मेडिकल कोड के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं जब वो सिखा रहा होता है। तो प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जब उसकी बारी आएगी तो उसे पूरा घर रेनोवेट करना पड़ेगा। हीटेड फ्लोर से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उस विंडो का भी कुछ करना पड़ेगा। उसे समझ आ गया था कि उसके मास्टर ने जो खिड़की रखी है वो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग से बचने के लिए खुलती है, लेकिन ठंडी के मौसम में उसे यूं खुला छोड़ देना बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वो ये सब सोच रहा होता है, बीक्रेन समझा रहा होता है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स अपने क्लिनिकल रूम्स में लौट आए हैं ताकि अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सकें, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट ध्यान नहीं दे रहा तो वो चुप हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को इसका एहसास नहीं होता और वो सोचता है कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि हीटेड स्टोन फ्लोर्स बनवाना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन जॉब है। फिलहाल तो एक फर्नेस और ग्लास विंडोज चाहिए जिससे दिन में रोशनी ठीक से आ सके, और अगर हीट एक्सचेंज सिस्टम भी लग जाए जिससे हवा का सर्कुलेशन ठीक हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद बीक्रेन गुस्से में बोल उठता है कि वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर चौंक जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि वो सोचों में खो गया था। बीक्रेन समझ जाता है क्योंकि ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। फिर पूछता है कि वो किस बारे में सोच रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर फैसला करता है कि उसे बताना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट है।
वो स्पष्ट करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था जो रिकवरी के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस एक इनेट कॉन्स्टिट्यूशन है जहां शरीर की पल्सेस बार बार क्लाउडेड काई से जाम हो जाती हैं। तो वो पूछता है कि क्या ये बात सही है। बीक रेन उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है कि हाँ, इसलिए उसे क्लाउडेड काई कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह ठंडक ले लेती है। तो अगर शरीर में गर्मी की कमी को पूरा किया जाए तो इस बीमारी के लक्षण और परेशानी कम की जा सकती है। बीक रेन ने कहा कि उसने ये बात पहले भी समझाई थी। वो तब भी यही सोच रहा था और अब उसे लग रहा है कि ये बहुत ही तेज और अनोखा नजरिया है। फिर उसने पूछा, तो अब क्या किया जाए? प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि सबसे पहले ये कमरा ही एक समस्या है। अगर वो इसी कमरे में रहना जारी रखता है तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बीक रेन ये सुनकर हैरान हो गया और पूछा, फिर क्या किया जाए? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, क्योंकि कोई भी पेशा डॉक्टर जितना एनवायरनमेंट सेंसिटिव नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर को हमेशा हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन बीमारी फैलने का सबसे आम कारण होता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सामान्य समझ है, लेकिन इस जमाने में अब तक ऐसा नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस समय वो लोग मेडिसिन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरीज के लिए डॉक्टर्स और प्लास्टरर्स दोनों जरूरी हैं। सबसे पहले ये कमरा बहुत ठंडा है और ये एक हीटर काफी नहीं है। बीक रेन ने सोचा, क्या हमें हीटर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट किया कि ज्यादा हीटर लगाने से सडन डेथ हो सकती है। हमें इसका कारण अभी नहीं पता, लेकिन डायग्नोसिस ये बताता है कि इसके सिम्टम्स ड्राउनिंग जैसे लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट डूबने के बारे में सोचता है और ये बात सच है कि लक्षण डूबने जैसे हैं, लेकिन अगर सही शब्दों में कहें तो ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग है। बीक रेन ने हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? चिन्ही ने समझाया, हम हवा में सांस लेते हैं, लेकिन असल में हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। जब चीजों को जलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा तरीका होता है जिससे कार्बन मोनोक्साइड बनती है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में शरीर में चली जाए तो वही लक्षण होते हैं, सांस में घुटन जैसे। बीक रेन ने समझा, इसका मतलब है कि ये डूबने जैसा ही असर करता है, लेकिन पानी से नहीं बल्कि सांस लेने में बाधा बनकर। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि उसका गुरु इतनी जल्दी बात समझ गया। सोचता है, सच में जीनियस तो जीनियस ही होता है, बिना बेसिक नॉलेज के भी इतनी जल्दी सब कुछ पकड़ लेता है। बीक रेन ने चाय डालते हुए पूछा, ये सब जानकारी तुम्हें कहां से मिली? वो खुद बहुत समय से ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बातें प्रोटैगनिस्ट ने कही हैं वो उसने पहले कभी नहीं सुनी। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। बीक रेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये ऐसा सीक्रेट है जो मुझे अपने गुरु को भी नहीं बताया जा सकता? प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाया, हाँ, ये ऐसा सीक्रेट है जो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि ये खतरनाक है। चिन्ही को इस बात के बारे में नॉवल में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर कोई आम इंसान नहीं है। वो एक जीनियस है, एक एनलाइटेंड व्यक्ति है, लेकिन साथ ही चूंकि उसने ईगल क्लैन का बदला भी लिया था, इससे यह साबित होता है कि उसके अंदर जबरदस्त रिजॉल्व है और जरूरत पड़ने पर वो निर्दयी भी हो सकता है। बीक रेन उसे चाय पकड़ाता है और सोचता है, ये बच्चा वाकई कोई मामूली इंसान नहीं है। अब क्योंकि बीक रेन ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, उसके सीक्रेट्स, उसकी बातें और उसकी सोच के साथ, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को जवाब न देना भी ठीक था। और उसका मास्टर इसके लिए उसका थैंकफुल है कि उसने ऑनेस्टी दिखाई। रात के वक्त प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्यूमेंट पर कुछ डिजाइन्स बना रहा होता है। सोचता है, ब्रश से लिखना तो बहुत हैसल है, कोल को शेव करके पेंसिल की तरह यूज करना कहीं बेटर आइडिया है। उसे याद आता है उसके मास्टर ने बताया था कि यो मेडिकल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो उसी से कांटेक्ट कर सकता है। अब वो एक्साइटेड है क्योंकि अब टाइम आ गया है अपने नॉलेज का रियल शोकेस करने का और सबको दिखाने का। कोरियन स्टाइल हीटेड स्टोन फ्लोर यानी ऑनडोल सिस्टम, उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो उसने सालों पहले देखी थी आज इतनी काम आ रही हैं, स्पेशली वो जो हीटेड स्टोन फ्लोर कंस्ट्रक्शन और एंशिएंट फर्नेस सिस्टम्स पर थी। और फिर सोचता है, अब जब शुरू कर ही दिया है तो क्यों ना इसे पूरा भी कर दूं। बाद में यू अपने डिजाइन को देखता है, सोचता है अगर ये सच है तो ये कमाल का है, लेकिन उसे शक होता है कि इसे बनाना मुमकिन है या नहीं। उसने प्रोटैगनिस्ट को अपने कागज दिखाए और पूछा, क्या ये गर्म पत्थर वाले फर्श हैं? प्रोटैगनिस्ट ने हाँ कहा और समझाया कि दूसरा ड्राइंग भट्टी का है जो ढकी हुई है, जिससे गैस बाहर नहीं फैलती। ये वही तरह की भट्टी है जो उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल में अपने मोबाइल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की थी, और उसने सोचा कि स्कूल में हीटर होता है। यो हैरान हो गया क्योंकि उसे लगा उसका आइडिया बेकार है, क्योंकि वो तो एक बच्चा है जो अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बहुत तर्कपूर्ण था। फिर उसने चिन्ही से पूछा, क्या खिड़कियां कांच की हैं? क्योंकि जब ठंड होती है तो मास्टर के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। चिन्ही ने बताया कि सूरज की रोशनी मन और शरीर दोनों के लिए जरूरी होती है। युओ को लगा ये डिजाइन थोड़े अजीब हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो इसे बना नहीं पाए।
उसने साफ किया कि वो फर्नेस और खिड़कियां एक दिन में बनवा देगा, लेकिन हीटेड फ्लोर्स के लिए एक्सपर्ट को बुलाकर कंस्ट्रक्शन दोबारा करवाना होगा। अपनी मास्टर का घर दूसरी जगह शिफ्ट करना एक्स्ट्रा काम होगा, लेकिन वो इसे 10 दिन से कम में कर लेंगे। प्रोटैगनिस्ट खुश होता है क्योंकि ये उसके मास्टर की तकलीफें काफी कम कर देगा, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ गर्म पत्थर वाले फर्श और सूरज की रोशनी ही उसके जीवन को कम से कम 10 साल और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मास्टर एक इनर फोर्स एक्सपर्ट था और अपनी दवा खुद बना सकता था। बाद में वो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में गया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग इसे इतनी जल्दी कैसे बना रहे हैं, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट के। युओ ने उसे वहां देखा और बताया कि फर्नेस लग चुका है और मास्टर अंदर हैं। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट कमरे में गया, उसे जलती हुई गर्मी महसूस हुई और उसे बहुत अच्छा लगा। खिड़की बंद करके और फर्नेस जलाकर सर्दियों में ही ये जगह इतनी गर्म हो गई थी। अब उन्होंने कांच की खिड़की से रोशनी आने का इंतजाम कर दिया है, जिससे बीमारी को बिगड़ने से रोका जा सकता है। बीकन ने उसे देखकर खुशी जताई और अंदर आने को कहा। प्रोटैगनिस्ट को लगा ये बहुत अच्छा है कि फर्नेस जलाकर और खिड़की बंद रखकर इतनी गर्मी मिल सकती है, लेकिन वो चाहता था कि मास्टर कभी कभी हवा भी लगवा लें। फिर उसने मास्टर से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मास्टर ने खुशी से बताया कि कल उसे इतनी खांसी हो रही थी कि गला दुखने लगा था, लेकिन अब बहुत सुधार है। बीक रेन ने कभी नहीं सोचा था कि एक फर्नेस इतना बढ़िया बदलाव ला सकता है। उसने चिन्ही की तारीफ की, क्योंकि उसे अब उसकी इन्वेंशन सच में कमाल की लगी। और अब जब उसने खुद इस्तेमाल कर लिया तो वो चाहता था कि वो उसके पास बैठ जाए। उसे हैरानी हुई कि प्रोटोगोनिस्ट इतना समझदार और प्यारा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी खिड़कियां कांच की बनाने का नहीं सोचा था। चिनी सोच रहा था कि वो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूहो है, उसने सिर्फ एक दिन में कांच की खिड़की कैसे बना दी, ऊपर से उसने फर्नेस भी साथ में कैसे तैयार कर लिया। वो हैरान था कि क्या वो कोई एल्केमिस्ट है या कुछ और, इसलिए वो बाद में उसकी जांच करना चाहता था। लेकिन उसे ये भी पता था कि यूहो की अपने मास्टर के लिए लगन गहरी थी। फिर भी उसमें कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। बीक रेन ने खुशी से बताया कि नामगोंग क्लैन का हेड उसकी तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। चिनी को अपने मास्टर को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। यो ये सब देख रहा था। उसे पहले से पता था कि मास्टर की चिनी के प्रति शुरू से ही एक खास भावना रही है, लेकिन अब तो जैसे वो उससे बहुत जुड़ चुके हैं। उसे पता था कि मास्टर बहुत कम मुस्कुराते हैं, वो भी सिर्फ फॉर्मल कारणों से या बिजनेस के लिए, और ऊपर से उनकी तबीयत भी हर दिन और खराब हो रही थी। क्लिनिक का माहौल भी दिन पर दिन और ग्लूमी होता जा रहा था। लेकिन जब से चिन्ही आया है, मास्टर तो हंसना ही बंद नहीं कर पा रहे। और मास्टर के बॉडी में हीट लॉस की जो अनयूजुअल प्रॉब्लम है, जो 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस के कारण हो रही है, उसके लिए चिन्ही ने जो तरीका सोचा वो भी काफी हटकर है। इससे साफ था कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। युओ ने सोचा कि अगर चिन्ही वाकई उसके मास्टर की जान बचा सका तो वो उसे कुछ भी देने को तैयार है, यहां तक कि अपनी जान भी। रात को जब प्रोटैगनिस्ट चला जाता है, तब युओ अपने मास्टर के पास जाता है और उनके काई वेन्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वही रास्ते हैं जिनसे काई पूरे शरीर में बहता है। बीक रेन ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ दवाई की गोलियां बनानी आती थी, इसलिए उसके दिमाग में कभी घर से जुड़ी कोई चीज करने का ख्याल ही नहीं आया। भले ही वो अब तक गलत चीजें पढ़ता रहा हो, लेकिन अब उसकी जगह इतनी अच्छी और गर्म हो गई है। युओ ने साफ किया कि ये किसी डॉक्टर का काम नहीं था, और चिन्ही ने जो ब्लूप्रिंट्स उसके लिए बनाए थे वो काफी डिटेल्ड थे। भले ही उनमें थोड़ा वेस्टर्न लुक था, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट की इन्वेंशंस नहीं थे, बल्कि उनके बेहतर और एडवांस्ड वर्जन थे। बीक रेन बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो अपने डिसाइपल से इतनी ही उम्मीद कर रहा था। युओ ने सहमति जताई, और उसे भी पता था कि यही वही डिसाइपल है जिसकी तारीफ वो हर बार कैरियर पिजन के जरिए करता आया है। बकरिन ने इसे मानने से मना किया, और क्या उसके मास्टर को लगता है कि उसे उन सभी चिट्ठियों के बारे में पता नहीं जो वो अगले हफ्ते भेजने वाला था, जिसमें वो खूब बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही पूरे गंगों में इस बात को लेकर हंगामा मच जाएगा कि ये चिन्ही आखिर है कौन, और उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो अब तक सिर्फ अपने दुखों के पीछे भाग रहा था। बीक रेन मुस्कुराया और कहा कि अब बहुत हो गया और वो सोने जा रहा है, तो जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। युओ ने हाँ कहा और बाहर निकलने का फैसला किया। मास्टर ने सोचा, क्या युओ उस बच्चे से जल रहा है, लेकिन युओ ने साफ किया कि उसे कोई जलन नहीं है। उसके जाने के बाद बिया क्रेन ने सोचा कि आज तो उसके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है। बाहर युओ खुश था, क्योंकि उसके मास्टर की सांसें अब एक लय में चल रही थीं, और ये उसका पहली बार गहरा नींद में सोना था। इसलिए उसने अपने स्टाफ को कहा कि उस रात सब लोग बहुत धीरे धीरे और शांति से काम करें। अगले दिन बीन ने बताया कि उनके क्लैन के संस्थापक यिगल रियांग थे, जिन्हें मास्टर गोंग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में उनके जीवन में मास्टर होंग ने सारी प्रक्रियाओं और मेडिकल टेक्निक्स को व्यवस्थित किया और उनका पालन किया। उनके उत्तराधिकारियों ने उन्हें धीरे धीरे सुधारते हुए आज के स्तर तक पहुंचाया। आमतौर पर उसे अपना गोद लिया बेटा बनाना होता और अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना होता, लेकिन उसके माता पिता ने जो उपनाम उसे दिया है उसे बदलना इतना आसान नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो यीगलिन ही बन जाए। जिन हियन से बीन को भी ये जरूरी नहीं लगा,
क्योंकि वो पहले से ही उससे इतना जुड़ चुका है। ऊपर से युओ लगातार उसके बारे में पागलों जैसी बातें करता रहता है। तो अगर उसे गोद ले भी लिया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन भविष्य में प्रोटैगोनिस्ट चाहे तो यागल नाम का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा कि भविष्य का मतलब शायद तब जब वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मास्टर का मतलब था जब वो दुनिया छोड़ चुका होगा। मास्टर के शब्दों का भार इतना भारी था कि उसे अपने ऊपर दबाव सा महसूस हुआ। कुछ दूर चलने के बाद प्रोटैगोनिस्ट एक जगह पहुंचता है और सामने एक डमी देखकर चौंक जाता है। उसने पूछा कि ये क्या है। बीक रेन ने बताया कि ये एक लकड़ी का डमी है जो वो अपनी कक्षा में इस्तेमाल करेंगे, और उसे जानकर हैरानी हुई। बीक रेन ने समझाया कि उनका क्लैन काई कंट्रोल टेक्निक्स पर आधारित है जो मस्तिष्क को सक्रिय और उत्तेजित करती हैं, और यहीं से उनकी स्किल्स की नींव बनती है। इससे याददाश्त तेज होती है और सोचने समझने की गति बढ़ती है। जागा हुआ दिमाग शरीर को भी जगा सकता है, जिससे वो ऐसे काम कर सके। बीक रेन ने एक स्किल दिखाना शुरू किया और प्रोटैगोनिस्ट उसके हाथों की हरकतें देखकर दंग रह गया। उसके मास्टर ने पेल्विक प्रेशर पॉइंट पर वार किया, फिर ग्लोबल और एब्डोमिनल प्रेशर पॉइंट्स पर भी। प्रोटैगोनिस्ट बिल्कुल चुप रह गया जब उसने ये अद्भुत स्किल देखी, क्योंकि उसके मास्टर ने शरीर के प्रेशर पॉइंट्स को बिल्कुल सटीक तरीके से स्ट्राइक किया, जिन्हें सिर्फ मैजिक फिंगर बुलेट से नहीं देखा जा सकता। उसे हैरानी हुई कि इस बार उसके मास्टर ने डमी को भेदा नहीं, बल्कि सिर्फ उसके सरफेस पर वार किया, और उसे लगा कि ऐसा करना शायद मुमकिन नहीं है। उसने सोचा कि बंदूक की ताकत तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी से उसे कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा लगता है। बीरेन को यह बात और भी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पूछते कि इस बार डमी को भेदा क्यों नहीं और वार इतना हल्का क्यों था। चिन्ही ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि मास्टर ने अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल पा लिया है, और लकड़ी के डमी पर जो डाई लगी थी वो जरा भी नहीं छूटी। बीक रेन ये सुनकर हंस पड़ा और सोचा कि चिन्ही कितना समझदार है। उसने समझाया कि जैसा अभी देखा, उनका क्लैन उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां मार्शल आर्ट्स में दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और यहीं से उनका घमंड पैदा हुआ है। लेकिन उसने चिन्ही को भरोसा दिलाया कि उसे ऐसी सोच नहीं सीखनी पड़ेगी, बल्कि वो उनसे भी बेहतर चीजें सीखेगा जो आज तक क्लैन में किसी ने नहीं सीखी। चिन्ही ने पूछा कि क्या मैजिक फिंगर बुलेट ईगल क्लैन की मार्शल आर्ट्स का मेन हिस्सा है। बीकन ने कहा कि नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। साधारण शब्दों में कहें तो सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स तकनीकें वे होती हैं जो तलवार या पंखे जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। ये सब बस ऊपरी हिस्सा है। जैसे जैसे चिन्ही और गहराई से समझ पाएगा, वो किसी भी हथियार और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकेगा जो उसके क्लैन को खतरनाक बनाता है। चिन्ही ये सुनकर उत्साहित हो गया और सोचने लगा कि क्या वो ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसने कभी देखे ही नहीं। उसे लगा कि अगर ये आदमी उसका मास्टर है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। उसने अपने मास्टर से पूछा कि क्या वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। बीक रेन ने कहा कि अगर उसने अपने क्लैन की मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह सीख लिया तो हाँ, वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन सकता है। और उसने पूछा कि क्या यही वो चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वो वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर बन गया तो छोटा डीमन किंग उसे मारने जरूर आएगा, क्योंकि डीमन फोर्सेस का लीडर बनने के लिए यह साबित करना होता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए गंगघों में इधर उधर घूमकर सर काटना एक आम बात है। इस नोवेल में भी हरायुन उन्हीं लोगों के पीछे जाता है जो सबसे ताकतवर होते हैं, और अगर चिन्ही ऐसा बन गया तो वो बच्चा जरूर उसकी गर्दन लेने आएगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने मास्टर से पूछा कि दुनिया का सबसे ताकतवर बनने में अच्छाई क्या है। बेन ने सोचा कि उसने ये सवाल क्यों किया। शायद चिन्ही ये जानना चाहता है कि इतने मार्शल आर्टिस्ट्स खुद को मरते दम तक क्यों ट्रेन करते हैं, और उसे लगता है कि इसका कोई सर्टिफिकेट या ट्रॉफी तो मिलता नहीं, लेकिन कि शायद प्रोटैगनिस्ट दुनिया का सबसे ताकतवर बनकर सम्मान और इज्जत हासिल करेगा, और अगर वो वाकई ऐसा बन गया तो उसे किसी और की अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी। ये समझाने के बाद उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि आखिर वो क्या बनना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर नहीं बनना। उसके मास्टर ने पूछा फिर क्या बनना चाहता है। तब चिन्ही ने बताया कि वो अपने मास्टर की तरह दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहता है। बीरेन उसके जवाब से चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। बीक रेन ने कहा कि ये बच्चा इतना प्यारा कैसे हो सकता है। उसने बताया कि ईगल क्लैन में कई लोग कह चुके हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, लेकिन चिन्ही पहला है जिसने कहा कि वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट खुद भी सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। बीन को लगा कि ये बच्चा तो जैसे सबके लिए भगवान की तरफ से भेजा गया डॉक्टर है। वहीं प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर उसे लंबा जीना है तो उसे डॉक्टर ही बनना होगा, चाहे डीमन किंग डीमन फोर्सेस का लीडर बन भी गया हो। लेकिन उसने कभी किसी डॉक्टर को मारने के बारे में नहीं पढ़ा था। तो अगर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन गया तो ये तो परफेक्ट है। और ये सोचकर ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो उसने सोचा कि इसे एक बार आजमा कर देखना चाहिए। लेकिन उसे पता था कि ये उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी दूसरी जिंदगी है और वो सच में अपने मास्टर को ठीक करना चाहता था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे बिना किसी मतलब और स्वार्थ के सच्चा अपनापन और गर्मजोशी मिली थी, वो भी सिर्फ अपने मास्टर से। उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा दिन भी आएगा, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा इंसान मर जाए, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाना था
और यही उसका एक इंसान होने के नाते फर्ज था। रात को बीकरेन ने उससे कहा कि सबसे पहला कदम है काई को महसूस करना और उसके लिए ऐसा करना ठीक है। लेकिन वो चाहता था कि प्रोटैगनिस्ट ना तो हिले और ना कुछ बोले। इसके बाद उसने अपनी मना उसकी बॉडी में प्रवाहित की और प्रोटैगनिस्ट ने एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया जिससे वो चौंक गया। उसे अपने मास्टर की एनर्जी का एहसास हुआ और मास्टर ने उसे अपनी एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मास्टर ने समझाया कि जब काई वेन्स के रास्ते पूरे शरीर में एक बार घूमकर वापस आता है तो उस प्रक्रिया को ग्रैंड सर्कुलेशन कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट ये जानकर हैरान रह गया और उसने सोचा कि शायद ये सब 9 क्लाउड्स एब्सोल्यूट पल्स की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे ये भारी और ठंडी सी लग रही थी। कुछ देर बाद बीकरेन ने अपनी आंखें खोली और उससे पूछा कि क्या उसे अपनी एनर्जी कोर में कुछ महसूस हुआ, कुछ ठोस और मजबूत सा। प्रोटैगनिस्ट ने उस एनर्जी कोर को ढूंढ निकाला और सोचने लगा कि क्या यही वो इनर फोर्स है जो 100 ईयर पाइन बॉल में थी। बेन ने बताया कि उसकी हड्डियों को दोबारा बनाने की प्रक्रिया सफल रही है और मेडिसिनल बॉल से उसने जितनी भी इनर फोर्स अपने अंदर ली थी वो अब उसकी हो चुकी है। अब वो उस जागी हुई इनर फोर्स को पूरे शरीर में सर्कुलेट करवाएगा और जब ये पूरी तरह से घूमेगी तब ये गाढ़े चिपचिपे एसएपी की तरह बन जाएगी जो जीवन शक्ति से भरी होगी। क्योंकि चिन्ही ने अभी तक कुछ भी अर्जित नहीं किया है, इसलिए मेडिसिनल बॉल की असली ताकत और संरचना उसके शरीर में पूरी तरह सुरक्षित बनी हुई है। बीकरेन ने फैसला किया कि अभी के लिए 100 ईयर पाइन बॉल को वहीं रहने देंगे और जब वो अगले चरण तक पहुंचेंगे तब 1000 ईयर पाइन बॉल का सेवन करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि एक साथ सब कुछ खा लेना शायद अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद सब कुछ पूरा हो गया। बीकरेन ने गहरी सांस ली और उसे आंखें खोलने को कहा। फिर बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक्स सिखाने की बात कही। ईगल क्लैन की बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक्स 5 तत्वों पर आधारित हैं। आग, पानी, लकड़ी, सोना और मिट्टी। ये 5 तत्व मिलकर उनके संसार की रचना करते हैं। इसलिए बीकरेन ने उसे वैसे ही शुरू करने को कहा जैसे उसने सिखाया था। जब प्रोटैगनिस्ट तैयार हो गया, उसके मास्टर ने कहा कि अब वो खुद से अपनी इनर फोर्स को चलाने की कोशिश करेगा। उसने समझाया कि पानी से लकड़ी मजबूत होती है, लकड़ी से आग बढ़ती है, आग से मिट्टी बनती है, मिट्टी से सोना पैदा होता है और सोना पानी को साफ करता है। जब प्रोटैगनिस्ट ने इस सिद्धांत को समझा, उसने इसे आजमाया और हैरान रह गया क्योंकि वो इसे महसूस कर पा रहा था। उसने अपने मास्टर की बात मानी और एनर्जी वाकई में हिल रही थी, जो कि हैरान करने वाला लेकिन मजेदार अनुभव था। बीकरेन ने समझाया कि यही एब्सोल्यूट ऑर्डर है और यही यैगल क्लैन की 5 एलिमेंटल ट्रेनिंग टेक्निक्स की नींव है। ये टेक्निक्स मेडिकल ट्रेनिंग से भी मेल खाती हैं क्योंकि ये किसी भी इनर फोर्स से टकराती नहीं है, बल्कि शरीर में हार्मनी यानी संतुलन पैदा करती है। इसलिए आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए इससे बेहतर इनर फोर्स कोई नहीं है। चिन्ही ने पूछा कि अगर वो इन तत्वों का उल्टा कर सके तो क्या होगा। बीकरेन ने बताया कि तब उसे एब्सोल्यूट कैओस कहा जाएगा, क्योंकि पानी और आग आपस में टकराएंगे जिससे आग बुझ जाएगी। फिर आग और सोना टकराएंगे जिससे सोना पिघल जाएगा। उसके बाद सोना लकड़ी को काट देगा और अंत में वो सब मिट्टी में वापस चला जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या ये बुरा है, लेकिन उसके मास्टर ने समझाया कि कुछ मौकों पर ऐसा भी जरूरी होता है, जैसे जब काई ओवरलोड हो जाए और कोई इनर फोर्स नियंत्रण खो दे, तब उसी केओस के जरिए उस काई को काबू में किया जा सकता है। अब जब प्रोटैगनिस्ट एब्सोल्यूट क्योर और एब्सोल्यूट केओस के बारे में सोचता है तो उसे लगता है ये तो मेडिसिन और पॉइजन जैसा है। आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, जैसे सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसे ज्यादातर लोग वियाग्रा के नाम से जानते हैं। ये दवा पहले दिल की बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन आखिरी टेस्टिंग में एक साइड इफेक्ट सामने आया। ये पुरुषों की एरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत कारगर थी और फिर वही इसका मुख्य उपयोग बन गया। ऐसे कई मामले हैं जहां डायबिटीज की दवाएं मोटापे के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। बीकरेन ने समझाया कि कुछ जहरीले तत्व जिन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, उनका भी इस्तेमाल खास मरीजों के इलाज में किया जाता है। दवा में कोई नैतिक अच्छाई या बुराई नहीं होती, ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे और किस मकसद से इस्तेमाल किया जाए। चिन्ही ने सोचा कि यही बात इस दुनिया में भी लागू होती है, जहां 5 तत्व हैं और उनका प्रभाव भी इसी संतुलन या केओस पर निर्भर करता है। बकरीन ये देखकर हैरान रह गया कि एनर्जी कोर अब काफी तेजी से घूमने लगा है और उसने सोचा कि समझ से ही और गहराई वाली समझ आती है, यानी उसका डिसाइपल अच्छी तरह सीख रहा है। 5 तत्व प्रकृति का मूल रूप है, लेकिन चिन्ही जब उनसे सीखता है तो वो एक बात नहीं बल्कि 10 बातें समझता है और यही बात बकरीन अपने डिसाइपल से उम्मीद करता है। अब चिन्ही क्लिनिक में एक उत्तराधिकारी बन गया है और ये बात हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। कुछ समय बाद यो मेडिसिनल बॉल्स लेकर आया जिन्हें कंज्यूम किया जाना था। अगली 5 बॉल्स में फायर, वाटर, वुड, अर्थ और गोल्ड वाले एलिमेंटल बॉल्स थे। प्रोटैगनिस्ट को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर मेडिसिनल बॉल्स में एक रिफ्रेशिंग सेंट होती है, लेकिन इनमें कोई भी सेंट नहीं थी। इसलिए उसने युओ से पूछा कि क्या इन्हें एक साथ लेना होगा, लेकिन युओ ने मना कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ एक फॉर्म चूज करनी होगी। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक गया।
और सोचने लगा कि शायद ये कोई टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या उसने सही समझा है कि कौन सी लेनी चाहिए। पहले उसने 100 साल पुरानी पाइन बॉल की जो वुड एलिमेंट से जुड़ी थी। आमतौर पर कोई मेडिसिनल बॉल उसी एलिमेंट की लेता है जो उसकी इनर फोर्स ट्रेनिंग में बेस होता है, तो उसने सोचा कि शायद उसे वही चूज करनी चाहिए जिससे उसकी ताकत और स्ट्रांग हो। लेकिन तभी उसे कुछ समझ आया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर 5 एलिमेंट्स की ट्रेनिंग टेक्निक्स सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उसे उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को समझना होगा। उसने यूओ से कहा कि वो फायर एलिमेंटल बॉल लेगा और वुड एनर्जी का यूज करके फायर को बूस्ट करेगा। यूओ ने उसे वो बॉल दी और ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उसने यही चुना। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने वो पिल ली, उसे उसमें एक पॉपिंग सेंट महसूस हुई जो अजीब थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसमें कोई भी सेंट नहीं थी। इससे उसे शक हुआ कि शायद इन 5 एलिमेंटल बॉल्स को एक साथ सही ऑर्डर में लेने से कोई कंबाइंड इफेक्ट पैदा होता है। जब ये 5 मेडिसिनल बॉल्स सही क्रम में कंज्यूम की जाती हैं, तो एब्सोल्यूट ऑर्डर एक यूनिफाइड सर्कल बनाता है और इसके लिए ज्यादा इनर फोर्स की जरूरत भी नहीं होती। तो अब उसे 5 प्यूरेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरे फ्रेमवर्क को देखना होगा। तभी अचानक उसने यूओ से कहा कि वो बाकी बची हुई 4 मेडिसिनल बॉल्स भी लेगा और उन्हें भी प्रॉपर ऑर्डर में कंज्यूम करेगा। यूओ ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई में सारी लेना चाहता है, और प्रोटैगनिस्ट ने हाँ कहा। यूओ ने मन ही मन सोचा कि इससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और प्रोटैगनिस्ट हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जैकएस ने उसे ट्रिक करने की कोशिश की थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो ध्यान दे रहा था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज वुड से शुरू होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस वुड पर ही खत्म होती है। यूओ ये सुनकर हैरान रह गया कि प्रोटैगनिस्ट उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से सोचता है। यूओ ने कहा कि उसके मास्टर तो सिर्फ फायर एलिमेंटल बॉल को सिलेक्ट करने के फैसले को ही सही मान लेते, लेकिन उसे हैरानी हुई कि प्रोटैगनिस्ट इतनी दूर की सोच कैसे रख सका। तब प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि ये सब उसने सेंट की वजह से समझा। ये सुनकर यूहो चौंक गया कि सिर्फ फायर एलिमेंटल बॉल की खुशबू से वो ये सब कैसे समझ गया। चिन्ही को शुरुआत में ये अजीब लगा था जब उसने पहली बार मेडिसिनल बॉल देखी जिसमें कोई सेंट नहीं थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि हर मेडिसिनल बॉल की अपनी एक यूनिक खुशबू है। और तभी उसे ये बात समझ आई कि जब ये 5 सेंसेस एक साथ हार्मनी में आते हैं तो उनकी सेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और पूरी तरह ओडरलेस हो जाती हैं। यही बात उसे अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई 5 एलिमेंट्स की बेसिक फंडामेंटल्स पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है, और अंत में वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा। यूओ को भी ये मानना पड़ा कि वो वाकई बहुत वाइज है, और इसमें कोई शक नहीं कि माइटी व्हाइट ड्रैगन उसके लिए इतना उत्साहित क्यों है। तो उसने उसे वो बॉल्स पकड़ा दी और ये साफ किया कि वो उसका जवाब मास्टर तक पहुंचा देगा और फायर एलिमेंटल बॉल को उसके लिए छोड़ देगा ताकि वो जब चाहे तब ले सके। प्रोटैगनिस्ट ने उस मेडिसिन को देखा और फिर उसे निगल लिया। उसका स्वाद थोड़ा अजीब था और उसने सोचा कि उसे पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था कि फायर एलिमेंटल बॉल का टेस्ट स्पाइसी होगा। एक हफ्ते बाद प्रोटैगनिस्ट लगातार खा रहा था और एनर्जी सर्कुलेट कर रहा था। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या कोई मेडिसिनल बॉल सर्कुलेट करने वाली मशीन। तभी अचानक उसे यूओ दिखा जो कह रहा था कि वे पहुंच चुके हैं और उसने सही जगह ढूंढ ली है। प्रोटैगनिस्ट ने सामने देखा और चौंक गया क्योंकि वे फार्मेसी के सामने खड़े थे। जब वो अंदर गया तो हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ये सब देखकर उसे ये सब इनक्रेडिबल लगा। यूओ ने समझाया कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल दुनिया के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। क्लिनिक्स छोटी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जबकि हॉस्पिटल्स बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब ये कि ग्रेट ड्रैगन हॉस्पिटल उन टॉप 3 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। इसी वजह से वहां अलग अलग ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन और फार्मेसी को हैंडल करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने इस बारे में नॉवल में पढ़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि उनकी सिस्टम इतनी ऑर्गेनाइज्ड है तो उसे ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। यूओ ने बताया कि कुछ लोग फूड को ही मेडिसिन मानते हैं जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का यूज होता है और इसे सुपीरियर भी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड कम है। चिनी ने भी इस बात से सहमति जताई क्योंकि वो इसे खुद अनुभव कर चुका था। यूओ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि वे कई तरह की दवाएं बनाते हैं, लेकिन दवाओं की भी अलग अलग रैंक्स होती हैं, हाई से लेकर लो रैंक तक, और पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 ही रैंक्ड मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसलिए चिन्ही जैसे उत्तराधिकारी के लिए भी उन्हें पाना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चिढ़ गया और मन में सोचने लगा कि उसे भी वैसे मेडिसिन नहीं चाहिए। यूओ ने समझाया कि अगर कोई इंसान हर 3 दिन में एक बार भी रैंक मेडिसिन को सही तरह से अब्सॉर्ब करके कंज्यूम करे तो वो आधे साल जितनी इनर फोर्स दे सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने माना कि ऐसी मेडिसिन सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। मिरम में बड़े क्लैंस के सक्सेसर्स और डिसाइपल्स बचपन से ही मेडिसिनल प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। शिन्ही ने कभी नहीं सोचा था कि वो भी उनमें से एक बन जाएगा, और अब वो खुद को लकी मानता है। यूओ को वो काफी इंप्रेसिव लगा और उसने सोचा कि वो इतनी बार लगातार ट्रेनिंग कैसे कर पा रहा है, और ये भी देखा कि वो इनर फोर्स ट्रेनिंग की वजह से शायद ही सोया हो।
ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, क्योंकि हॉस्पिटल में अपने इंटर्न और रेजिडेंट डेज के मुकाबले ये सब कुछ भी नहीं था। तब उसका शरीर और मेंटल स्टेट दोनों ही खराब हो गए थे। और अगर आज के जमाने के गुलाम होते तो वो कोरियन डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग ही कहलाते। उस समय चाहे वो कुछ भी करे, उसे हर बार डांट ही पड़ती थी। मरीज भी उस पर चिल्लाते थे और उनके गार्डियंस भी। उसके बाद उसे डॉक्टर्स और सड़क पर भौंकते हुए कुत्तों तक ने डांटा, और यही वजह थी कि वो लगातार गुस्से और दुख से भरा रहता था। धीरे धीरे वो इतना थक चुका था कि अब उसमें कुछ भी महसूस करने की ताकत नहीं बची थी। और तभी उसे समझ आया कि थकावट से जब इंसान अपनी इमोशंस भी खो देता है तो वो कैसा लगता है। लेकिन फार्मेसी के वर्कर्स बिना किसी हेजिटेशन के उसकी तारीफ करते हैं, उसे अमेजिंग कहते हैं, और हर बार ये बात उसे एहसास कराती है कि वो वाकई कितना लव चाइल्ड है। शिन्ही ने सोचा कि शायद यही होता है व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का सेकंड इन कमांड होना। कुछ समय बाद बीकरिन वहां आया और प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो गया। बीरिन ने पूछा कि क्या उसने फार्मेसी अच्छे से देख ली। चिन्ही ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि ये सच में बहुत कूल जगह है, और बीकरेन ने युओ को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। फिर उसने चिन्ही को गौर से देखा और समझ गया कि उसने सच में मेहनत की है, क्योंकि वो अभी अभी 5 तत्वीय तकनीकों के पहले स्टेज असेंशन में प्रवेश कर चुका है। प्रोटैगनिस्ट ने उत्साहित होकर पूछा कि क्या वो फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। बीकरेन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि हाँ, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो भरपूर रेस्ट भी ले और खुद को ज्यादा पुश न करे। चिन्ही ने आश्वासन दिया कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। फिर बीकरेन ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि अब चलकर खाना खाए, क्योंकि अब उन्हें उसके रहने की जगह यानी हाउसिंग पर भी चर्चा करनी है। प्रोटैगनिस्ट की रेजिडेंस जो पहले से निर्माण में थी, अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। आमतौर पर इतनी कम समय में कंस्ट्रक्शन पूरा होना नामुमकिन होता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा मैन पावर लगाया ताकि कंस्ट्रक्शन का समय घटाया जा सके। जब वे प्रोटैगनिस्ट के रेजिडेंस में दाखिल हुए तो बीकरेन ने समझाया कि एक तरफ इतनी बड़ी ग्लास विंडोज थीं जो दीवार जैसी लग रही थी, और अंदर हीटेड स्टोन फ्लोर्स और एक फर्नेस लगाया गया था। इंटीरियर पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया है और दीवारों पर मड की लेयर चढ़ाई गई है, जैसे चिन्ही चाहता था। बीरिन को समझ आया कि जो चीज वो बिल्डिंग इंसुलेशन कह रहा था, वो उनकी जान पहचान की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि ये घर इस पर्पस से बना है कि अंदर ठंड का एक कतरा भी महसूस ना हो। बीरिन ने नीचे बिछे मैट को देखा और पूछा कि क्या ये चीज जिसे वो स्लीपिंग मैट कह रहा है सच में इतनी खास है, लेकिन इसमें तो जमीन पर ही सोना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने अफर्म किया और मास्टर से कहा कि यही तो इस हीटेड स्टोन हाउस की मेन बात है। जब वो इसे एक्साइटेड होकर देख रहा था, मास्टर के मन में आया कि शायद ये उसके लिए बहुत गर्म होगा, लेकिन फिर भी ये घर इनक्रेडिबल है। युओ ने बताया कि उसने फर्नेस में बहुत सारा फायरवुड डाला ताकि वो देख सके कि ये कितना गर्म हो सकता है, और ये बात बियॉन्ड बीरिन्स एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि सिर्फ फर्नेस से ही उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, और ये उससे भी कहीं आगे की चीज है। युओ ने मास्टर से पूछा कि क्या वो ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं है कि उसे ये नॉलेज कहां से मिली, लेकिन बीकरेन ने साफ कहा कि उन्होंने तय किया था कि उससे कुछ नहीं पूछेंगे, और उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक दिन खुद ही सब कुछ बता देगा, क्योंकि वे पहले ही उस लड़के की सिंसेरिटी देख चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर का इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो बार्किन ही है, और ये जानकर भी अच्छा लगता है कि वो काफी जल्दी आ गया है। प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर से पूछता है कि वो इन दिनों कैसा महसूस कर रहा है। बीरिन को अब हेटेड स्टोन फ्लोर से प्यार हो गया है और वो बहुत अच्छी स्थिति में है। उसे हर दिन खुद को और ज्यादा रिफ्रेश्ड महसूस होता है, और ये सब चिन्ही की वजह से ही है। अपनी हेल्थ के बारे में बताते हुए बीरिन सोचता है कि अब उन्हें 5 एलिमेंट्स टेक्निक की ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। उसने चिन्ही से कहा कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी सेंटर से काय को अपनी उंगलियों तक केंद्रित करे और अपनी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस करे। प्रोटैगनिस्ट ने अपने 5 एलिमेंटल फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसने उसे अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज भी कर लिया। बीकरिन जब उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है, तभी प्रोटैगनिस्ट थोड़ी ही देर में एक छोटी सी आग बना लेता है। बीकरिन ने उसे कंग्रेचुलेट किया क्योंकि वो सफल हो गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वो बस इन पतली सी पत्तियों को ही जला पा रहा है। तब बीरिन ने समझाया कि फर्स्ट स्टेप हर किसी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन चिन्ही जो प्रोग्रेस कर रहा है वो एक्सेप्शनली फास्ट है। अब जब उसने एक नया लेवल अचीव कर लिया है तो उसके मास्टर ने सोचा कि अब उसे थोड़ा होमवर्क देना चाहिए। फिर उसने अपना फैन खोला, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने मास्टर को फैन का इस्तेमाल करते देखा था। फिर बीकरिन ने अपने फैन से एक जबरदस्त आग पैदा की जो बहुत आसानी से फैल सकती थी, और उसने समझाया कि फायर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डिस्ट्रक्शन, और इसी वजह से ट्रेस स्टील और यहां तक कि सोर्ड्स भी एक दिन खत्म हो जाना तय है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से शॉक में आ गया जब उसके मास्टर ने सिर्फ एक बार फैन घुमाकर एक मैसिव पेड़ को काट दिया, और सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ वही हिस्सा जला था जहां कट लगा था, लेकिन आग बाकी कहीं फैली ही नहीं। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
बीक रेन ने उसे ध्यान से देखने को कहा, क्योंकि अब वो विंड काई दिखाने वाला था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई और वो सोचने लगा कि इस बार मास्टर क्या करने वाले हैं। जैसे ही बीक रेन ने अपनी स्किल दिखानी शुरू की, चिन्ही हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई में ये विशाल चीज विंड काई है। बीक रेन ने उस कटे हुए पेड़ को हवा में उठा लिया और समझाया कि विंड का असली सार है ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसने उस पेड़ को वापस उसी पोजीशन में रख दिया, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। फिर गॉडली डॉक्टर ने बताया कि वो हिस्सा फायर से कंज्यूम हो चुका था। पेड़ को यूं ही छोड़ दिया गया तो वो मर जाएगा और अब उसे ठीक करने की जिम्मेदारी चिन्ही की है। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो पेड़ को वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़े घबरा गया, क्योंकि उसे अब उस ट्री को दोबारा जोड़ना है। बीक रेन ने साफ कहा कि एक डाइंग ट्री को बचाने के लिए वाटर का मतलब होता है लाइफ, और जब तक वो पेड़ को पूरी तरह से ठीक करके उसे फिर से जिंदा नहीं करता, तब तक ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चिन्ही ने समझ लिया कि अब उसे इस पेड़ को बचाना है। फिर मास्टर ने उससे पूछा कि उसे कितना समय लगेगा। जैसे ही बीक रेन वहां से चला गया, युओ ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या उन्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये टास्क बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा बीक रेन ने चिन्ही को जो असाइनमेंट दिया है वो उसकी करंट लेवल से 3 स्टेजेस ऊपर का है, और वो भी उसकी पहली ही असाइनमेंट के तौर पर। युओ को पूरा यकीन है कि क्लिनिक में कोई भी सिर्फ टियर 1 पर यह टास्क पूरा नहीं कर सकता। बी रिन ने सहमति जताई, क्योंकि वो बात सही थी, और उसे ऐसा भी लगा कि युओ ने हाल ही में चिन्ही के प्रति थोड़ी गर्मजोशी दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि वो उससे अब ज्यादा बातें करने लगा है। लेकिन युओ ने तुरंत इनकार किया और मास्टर से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो सोचने लगा कि बल्कि जब बात एजुकेशन की आती है तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं होता। चाहे उसे चिन्ही कितना भी पसंद क्यों ना हो, वो उसकी ट्रेनिंग में कोई रियायत नहीं देगा। हालांकि उसने माना कि सफलता ही सब कुछ नहीं होती। वो जानता है कि मास्टर उस बच्चे को एक सही माइंडसेट बनाना सिखाना चाहता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को उस ट्री की बाग पर रखता है और अपना असाइनमेंट शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शुरू कर पाता, बारिश शुरू हो जाती है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि अब तो मौसम भी उसके खिलाफ हो गया है। फिर वो सोचता है कि कम से कम पेड़ के नीचे बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगता है कि आखिर वो सिर्फ टियर 1 वाटर काई के साथ इस पेड़ को कैसे हील करेगा। उसकी एनर्जी सेंटर से जो पानी की शक्ति निकल रही है वो तो बस मटर के दाने जितनी है। इतने कम केआई से तो वो एक छोटी सी ट्री बाग का हिस्सा भी रिकवर नहीं कर सकता। उसे लगने लगता है कि उसके मास्टर को शायद पहले से ही पता था कि वो अपनी करंट इनर फोर्स लेवल से ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसने उसे ये काम दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर ने उसे कोई इम्पॉसिबल काम क्यों सौंपा है। क्या वो उसे डिस्पेयर यानी निराशा का अनुभव कराना चाहता है? हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर उसका मास्टर वाकई उसे निराशा सिखाना चाहता तो वो ऐसा कुछ अलग तरह से करता। उसने उस पेड़ को देखा और सोचा कि इसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। शायद अगर मास्टर ने इसे आम तरीके से काटा होता तो बचने की कुछ उम्मीद होती, लेकिन उसने तो इसे आग में भून दिया है, जिससे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से फ्राई हो चुकी होंगी और शायद नष्ट हो चुकी हैं। उसे पूरा यकीन था कि ये पेड़ अब मर चुका है, लेकिन अगर वो ध्यान से सोचे तो जड़ के पास जो निचला हिस्सा है वो अभी भी जिंदा हो सकता है और वहां से ये पेड़ दोबारा उग सकता है। लेकिन मास्टर ने उसे साफ तौर पर ऊपर के हिस्से को जोड़कर इसे पहले जैसा बनाने को कहा था। इसका मतलब यही है कि उसे उस हिस्से को जरूर जोड़ना है। प्रोटैगनिस्ट पेड़ की शाखा पर बैठ गया और अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि पेड़ अब भी पानी अब्सॉर्ब कर रहा है। अब जब वो सोचता है तो उसे याद आता है कि पानी से लकड़ी बढ़ती है, लकड़ी आग को जलाती है, आग धरती से टकराती है, धरती मेटल से क्लैश करती है और मेटल फिर पानी को मजबूत बनाता है। अब जाकर उसे ये पूरी साइकिल समझ में आई। उसे अपना जवाब मिल गया और वो अब आश्वस्त था कि मास्टर ने सच में यही कहा था कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं वही काई को इन्विगोरेट करते हैं, और यही मेथड कमजोर मरीजों के इलाज में यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इसका यूज कर सकता है, क्योंकि उसे अभी वाटर काई की ही जरूरत है। उसने पेड़ को देखा और सोचा कि क्या वो 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का एप्लीकेशन कर सकता है। उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा जहां पेड़ कटा हुआ था, और उसे पता था कि ऐसी मेथड को यूज करना, जिसे उसने पूरी तरह सीखा भी नहीं है, बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन चाहे वो जितनी बार भी सोचे, यही एकमात्र रास्ता है। और अगर वो किसी पेड़ की वजह से मर गया तो उसे मिरियम के इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। ये सोचकर चिन्ही ने फैसला किया कि वो अर्थ काई से शुरू करेगा, क्योंकि उसमें सबसे पीसफुल और रेजिलिएंट एनर्जी होती है। जब उसने ऐसा किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अर्थ काई ने मेटल के साथ मिलकर एक्सपोनेंशियल रूप से ग्रो करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो इसे संभाल सकता है। फिर उसने उस एक्सपैंडेड मेटल में वाटर काई को ऐड किया और तब वो चौंक गया, क्योंकि वो एनर्जी 2 गुनी हुई, फिर से 2 गुनी हुई और कुल मिलाकर 8 गुना बढ़ गई। इसके बाद उसने अपना हाथ पेड़ पर रखा, वाटर काई का इस्तेमाल किया और देखा कि पेड़ की टूटी हुई बार्क आपस में जुड़ गई। उसे लगा कि शायद यहीं तक था,
शायद उसने सफलतापूर्वक काम कर लिया था, लेकिन रास्ता अभी लंबा था। तभी उसे एक आइडिया आया और वो सोचने लगा कि अगर वो वुड काई से शुरुआत करे तो क्या होगा। अगर वो पहले वुड का यूज करे, फिर फायर, अर्थ, मेटल और अंत में वाटर जोड़े तो ये होगा 2 की पावर 5, यानी उसकी 2/5वीं शक्ति होगी। ताकत 32 गुना तक मल्टीप्लाई हो जाएगी। तभी उसे समझ आया कि क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर क्यों मायने रखता है, और यही वजह है कि उसके मास्टर ने उसे 1000 ईयर मेडिसिन बॉल को ऑल्टर करने के लिए कहा था। प्रोटैगनिस्ट ने पेड़ पर हाथ रखते हुए सोचा कि 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का असली सार है हार्मनी और डिसोनेंस, यानी संतुलन और टकराव। इसलिए अगर कोई एक एलिमेंटल काई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो केवल काई ओवरलोड पैदा करेगा। इसी वजह से उसने इसे ट्राई करने का फैसला किया, क्योंकि भले ही वो फेल हो जाए, कम से कम कोई उस पर केस तो नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद बीक्रिन को बताया जाता है कि चेन्ही अपने कमरे में सो रहा है। युओ ने सहमति जताई और पूछा कि क्या उसे उठाना चाहिए, लेकिन बीक्रेन ने मना कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि चिन्ही आराम करे। उसे पूरा यकीन था कि उसने पिछली रात बहुत मेहनत की थी, लेकिन साथ ही वो ये सोचने लगा कि क्या उसने वाकई में एक छोटे बच्चे पर इतना मुश्किल काम डालकर सही किया, और मन ही मन सोचा कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो चाहे तो इसकी डिफिकल्टी को कम कर सकता है। उसे ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि किसी मास्टर की जरूरत से ज्यादा लालच एक छात्र की पोटेंशियल को बर्बाद कर सकती है। तभी अचानक वो उस पेड़ के पास पहुंचा, और जो उसने वहां देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि क्या ये वही पेड़ है। उसने ध्यान से देखा और पास से इंस्पेक्शन करने पर उसे दिखा कि पेड़ की ग्रूव्स एक समान नहीं है, उस पर कट के निशान भी हैं और पानी के ट्रेसेस भी मौजूद हैं। काइबिन को अब यकीन हो गया कि ये सब चिन्ही का ही काम है और उसने ये सब खुद से किया है, बिना किसी की मदद के। युओ भी ये देखकर हैरान रह गया कि चिन्ही ने सच में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ब्रेन खुशी से भर उठा, क्योंकि उसका डिसाइपल ने सिर्फ 1 दिन में पूरा कर लिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि असल में ये तो सिर्फ 1 दिन नहीं बल्कि आधा दिन ही था। ये बात सुनकर यूहो भी चौंक गया। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुआ कि चिन्ही ने अपनी पहली ही परीक्षा में ऐसा असाइनमेंट पूरा कर लिया जो उसकी करंट लेवल से 3 स्टेजेस ऊपर था। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई सभी अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनकी इनर फोर्स को एम्पलीफाई करे और उसे सही दिशा में लीड करे। इतनी कंप्लीट कंट्रोल किसी छोटे बच्चे के बस की बात नहीं होती, लेकिन चिन्ही ने ये कर दिखाया। ग्रीन ने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि चिन्ही कोई और नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन के गॉडली डॉक्टर का उत्तराधिकारी है, और इसलिए ये सब एक्सपेक्टेड था। वो बेहद उत्साहित था, क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि गो के हर डॉक्टर के लिए भी एक ब्लेसिंग है, और वो चाहता है कि अपनी अगली रिपोर्ट में इस बात को जरूर शामिल करे। लेकिन युओ को लग रहा था कि अब तो मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि उसने सुना था कि हर क्लिनिक के हेड की तरफ से पहले ही डिसिप्लिन को लेकर शिकायतें आनी शुरू हो चुकी थीं, और वो सोचने लगा कि उसका मास्टर अपनी रिपोर्ट्स में बार बार इस तरह की टकराव वाली बातें क्यों डालता है, जबकि बीक्रेन तो खुशी से झूम रहा था। वो चाहता था कि सबसे पहले क्लिनिक के सारे लोगों तक ये खबर पहुंचे, और उसे अगली मीटिंग का बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट यानी चिन्ही की नींद खुली और उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद उसकी फिजिकल एबिलिटीज में नोटिसेबल एनहांसमेंट हुआ था। उसका शरीर अब पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि कोई सुपर ह्यूमन बन गया हो। उसकी 5 इंद्रियां भी तेज हो गई थीं। वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे उसकी इनर फोर्स और ग्रो करेगी और वो और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, वैसे वैसे वो इंसानों से भी आगे निकल जाएगा। उसे मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे, और वो अब खुद को एडल्टहुड के पार मान चुका था। उसे लगने लगा कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्लैन की अर्केन टेक्निक्स सीखी थी और साथ ही मेडिसिनल बॉल्स भी लिए थे। उसे ये तक लगने लगा कि शायद वो डीमन किंग तक को पार कर सकता है, लेकिन उसने तुरंत ही ये सोचने से खुद को रोका, क्योंकि डीमन किंग एक नेचुरल किलर था और उसने पहले ही उसे कुछ रहस्यों की जानकारी दे दी थी, इसलिए वो शायद अभी भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पूरा विश्वास है कि जब हरायुन पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो वो खुद क्लिनिक से संपर्क जरूर करेगा, क्योंकि उसे जिन्ही की जरूरत है जब तक वो बाकी सब लीडर्स को हरा न दे और सच में सुप्रीम डिमन किंग के रूप में अपनी जगह न बना ले। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसने चिंता से पीछे देखा। उसे कोई आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगा कि ये आवाज क्या थी, और जब उसे ये किसी एक्सप्लोजन जैसी लगी तो उसने खिड़की खोल दी। पूरी क्लिनिक में सभी लोग घबरा गए थे और पूछ रहे थे कि ये आवाज आखिर थी क्या। तभी किसी ने बताया कि कोई क्लिनिक के एंट्रेंस पर ट्रबल खड़ा कर रहा। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि बाहर हालात काफी बिगड़ चुके हैं और उसे लगने लगा कि शायद उन पर हमला हो गया है। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहा था कि इस समय तक कहानी में किताब के किस हिस्से पर वे पहुंचे हैं। उसी समय क्लिनिक के एंट्रेंस पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और एक आदमी घबराकर पूछ रहा था कि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर कहाँ है। वो बार बार सबसे गुजारिश कर रहा था कि उसे उस डॉक्टर से मिलने दिया जाए। जैसे ही सबने उस आदमी को देखा तो चौंक गए और उसे शांत होने को कहने लगे। उससे कहा गया कि अपना हथियार नीचे रखो।
और पहले शांति से बात करो। एक वर्कर ने साफ कहा कि इस तरह हंगामा करने से उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक गया कि वही आदमी है जिसने क्लिनिक पर हमला किया था, लेकिन इस बार उसके कंधे पर एक बच्ची थी जो शायद उसकी ही उम्र की थी, और वो सोचने लगा कि उस बच्ची को आखिर हुआ क्या है। उस आदमी ने सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि कोई उस बच्ची को देखे और बताए कि क्या उसे बचाया जा सकता है। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि ये वही आर्चर है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसे अंदाजा हो गया कि ये आदमी वही नोबल आर्चर है। जब सारे लोग डरे हुए खड़े थे, उस आर्चर ने अपना तीर तानते हुए सब पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि तुरंत जाकर व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर को बुलाया जाए। क्लिनिक का वर्कर गुस्से में उस आदमी से पूछता है कि वो कर क्या रहा है और चाहता है कि वो अपना बो नीचे रख दे। प्रोटैगनिस्ट को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये वही आदमी है, क्योंकि अगर कोई बिना एरो के इतनी दूरी से निशाना साध सकता है तो वो सिर्फ वही हो सकता है। वो एक एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिस्ट है, ना अच्छाई के पक्ष में है और ना बुराई के। वो बिना झिझक पैसों के लिए हत्या करता है, और कहा जाता है कि वो 40 मील की दूरी से एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकता है, और यही इस दुनिया का मेन विलन है। क्लिनिक वर्कर ने साफ कह दिया कि वे ऐसे लोगों का इलाज नहीं कर सकते जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मुख्यालय की तरह है जहां सिर्फ वही मरीजों को लिया जाता है जिनका इलाज सामान्य क्लिनिक्स में संभव नहीं होता। वर्कर ने उसे कहा कि अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पहले किसी क्लिनिक से रिकमेंडेशन लेटर लाना होगा। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन फिर बाव नीचे कर लिया और बोला कि शायद उसे वो लेटर लेना ही पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अब शायद वो थोड़ा शांत हो गया है, और उसे याद आया कि यही वो इंसान था जो अपनी बेटी की हत्या के बाद अंधकार की राह पर चला गया था। उसने उस बच्ची को देखा जिसे वो अपने कंधे पर लाया था, और अंदाजा लगाया कि यही उसकी बेटी है जो घायल है। लेकिन तभी उसे याद आया कि इस कहानी में उस लड़की की तो यही मौत होनी थी, और अब वो सोचने लगा कि अगर उन्होंने इस बच्ची को बचा लिया तो क्या होगा। तभी उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी का इलाज पहले एचडब्ल्यू क्लिनिक में किया गया था, और वहां के हेड ने सिर्फ एक साधारण सा रिकमेंडेशन लेटर देने में बहुत बड़ा तमाशा कर दिया था, और देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने 10 दिनों तक उसे ठीक करने की कोशिश की थी, और फिर वहां से इस जगह तक पहुंचने में उन्हें 5 दिन और लग गए। उस आदमी ने बताया कि उसने अपनी बेटी को यहाँ तक इसलिए उठाकर लाया क्योंकि अब और इंतजार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने समझाया कि उसकी बेटी का इलाज हुआजू क्लिनिक के हेड डॉक्टर ने किया था। हुआजू क्लिनिक ने उससे कहा था कि वे किसी आउटसाइडर को ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी फैक्शन का हिस्सा नहीं है, और अब वो बदला लेना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि अगर उसे सही याद है तो हुआजू डॉक्टर वही कैरेक्टर था जो सिर्फ अपनी फैक्शन के लोगों का सिलेक्टिव इलाज करता था, और उस डॉक्टर ने हालात और भी बिगाड़ दिए थे क्योंकि उसने ना तो ढंग से इलाज किया और ना ही रिकमेंडेशन लेटर लिखा, सिर्फ समय बर्बाद किया। लेकिन इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी एक बात हैरान करने वाली थी। ये आर्चर अपनी घायल बेटी को लेकर लगातार 5 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है, और प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि फिर भी वो लड़की अब तक जिंदा कैसे है। ये बात मॉडर्न मेडिसिन से एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। वो आदमी अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि उसने बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि इस जैसे वक्त में वो उनका इस्तेमाल कर सके, और अब वो अपनी पूरी जमा पूंजी देने को तैयार है, बस कोई उसकी बेटी को बचा ले। ये सुनकर सब लोग चौंक गए, और प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक में था क्योंकि ये सीन सामने से देखना किताब में पढ़ने से कहीं ज्यादा भावनात्मक और हिला देने वाला था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब ये मामला सिर्फ उसके मास्टर ही सुलझा सकते हैं, और जैसे ही वो ये सोचता है अचानक बीकरिन वहां आ जाते हैं। वो तुरंत उस आदमी से कहते हैं कि पहले बताओ क्या हुआ है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मास्टर आ गए हैं और बताते हैं कि वो आर्चर जिद करके पूरे हॉस्पिटल को मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन जैसे ही आर्चर को पता चलता है कि ये आदमी ही व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर है, वो चौंक जाता है और तुरंत घुटनों पर गिरकर उससे अपनी बेटी को बचाने की विनती करता है। वो बताता है कि उसकी बेटी पर 7 मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। हुआ क्लिनिक के हेड डॉक्टर ने कहा था कि उसे इंटरनल इंजरी है और उसकी आंतें फट चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो दवाइयां दी वो बिल्कुल काम नहीं आई। बीरिन झुककर उसकी नब्ज चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो चमत्कार है कि वो लड़की अब तक जिंदा है, लेकिन फिर वो साफ साफ कह देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसका इलाज संभव नहीं है, वो अब नहीं बच सकती। ये सुनकर आर्चर बुरी तरह भड़क जाता है। वो तुरंत बीरिन की तरफ दौड़ता है और पूछता है कि उसने क्या कहा है। बीरिन बिल्कुल भी नहीं झिझकते और दोहराते हैं, मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही आर्चर का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अपनी सारी माना इकट्ठा करके चिल्लाता है कि क्या यही एक डॉक्टर को कहना चाहिए। सभी लोग डर जाते हैं कि अब कुछ भयानक हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर गुस्से में बड़बड़ाता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन उससे पहले कि वो बीरिन पर हमला करता, युओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने की विनती करता है क्योंकि ये जगह व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल है। और प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक जाता है। जैसा उसने सोचा था, यूऊ वास्तव में बहुत ताकतवर है, भले ही उपन्यास में उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया था। आर्चर गुस्से में भड़क जाता है और यूहो से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे। उसे लगता है कि ये सब उसे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका पैसा गंदा है और इसी वजह से वे उसकी बेटी का इलाज नहीं कर रहे। वो कहता है कि हुआ के डॉक्टर्स और ये सब भी नकली और दिखावटी हैं, इसलिए अब वो सबको मार डालेगा।
चिन्ही को उस इंसान से इतनी जबरदस्त हत्या करने की इच्छा महसूस होती है कि वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो वाकई में फैंटम आर्चर जैसा ही है। तभी अचानक वो पीछे देखता है और वहां कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। वो लोग उस आदमी को चारों ओर से घेर लेते हैं और आर्चर को यकीन नहीं होता कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट वहां हैं। चेनी को यह देखकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये हॉस्पिटल भी मार्शल आर्ट्स में गहराई से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इनके पास मार्शल आर्टिस्ट ब्रांच भी हो। बीकरन साफ कर देता है कि वे असंभव को संभव नहीं बना सकते। आर्चर अपनी बेटी की ओर देखता है, फिर गुस्से से भड़क कर बोलता है, अगर ऐसा है तो अब यही मुझे मार दो और मेरी बेटी को भी, नहीं तो मैं फैंटम आर्चर की हैसियत से कसम खाता हूं कि इस हॉस्पिटल के हर एक व्यक्ति को मार डालूंगा और उसके बाद उस दिखावटी हुआ डॉक्टर को भी खत्म कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि माहौल बहुत खराब हो गया है और वो सोचने लगता है कि ये दोनों लोग यानी बीरेन और युओ इतने शांत क्यों हैं। बीरेन उस आर्चर से कहता है कि जो करना है करो, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि सड़क पर सड़ती हुई तुम्हारी लाश और तुम्हारी बिना नाम की बेटी की लाश भी हम सब देखेंगे। ये सुनकर आर्चर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रहा है। बीकरन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो मजाक करता हुआ लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट को अपने शरीर में एक सिहरन सी महसूस होती है क्योंकि उसने अपने मास्टर के चेहरे पर इतनी ठंडी और कठोर एक्सप्रेशन पहले कभी नहीं देखी थी। इस बार उसका मास्टर पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। आर्चर गुस्से में कहता है कि उसने सुना है कि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर मार्शल आर्ट्स में भी फर्स्ट क्लास है और उसे पता है कि वो उसकी बातों को सच करते हुए उसे लाश में बदल सकता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो जाते जाते कम से कम एक आदमी को तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। प्रोटैगनिस्ट डर जाता है और सोचता है कि वो आदमी उसे ही क्यों घूर रहा है, क्या वो उसे ही मारने की बात कर रहा है। बीरेन उस आर्चर की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसा कहना फैंटम जैसे इंसान को ही शोभा देता है और शायद वो सचमुच एक बच्चे को बंधक बनाना चाहता है, इसलिए अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा। अब प्रोटैगनिस्ट की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि बात अब और भी खराब होती जा रही है। वो सोचने लगता है कि कहीं आर्चर उसे सच में ना मार दे, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उस आर्चर ने उसके मास्टर के इकलौते डिसाइपल को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की थी। इसलिए अब प्रोटैगनिस्ट किसी भी हाल में अपने मास्टर को रोकना चाहता है। वो घबराकर अपने मास्टर को पुकारता है और कहता है कि थोड़ा रुकिए, क्या मैं एक बार देख सकता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और बीकरन उससे पूछता है कि वो क्या कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपने मास्टर की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि उस लड़की को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर वो लड़की वैसे भी मरने ही वाली है तो शायद उस पर एक्सपेरिमेंट करना सही रहेगा और अगर इस तरह से वो उस विलन को अपनी साइड में कर सके तो ये काफी फायदेमंद होगा। थोड़ी ही देर बाद वर्कर उस बच्ची को अंदर ले जाता है और प्रोटैगनिस्ट को खुशी होती है कि आर्चर अब एक बज़कर से फिर से एक पिता बन गया है। उसे पता था कि वो आदमी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो किसी बच्चे को बंधक बना ले, क्योंकि वो अपनी बेटी की जिंदगी में ही अपनी सारी शान और गर्व समेटे हुए है। बाद में फैंटम आर्चर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने अच्छाई और बुराई के बीच की राह पर चलकर ही इतनी तेज नजर पाई है। उसने देखा कि व्हाइट ड्रैगन डॉक्टर की आंखें वैसी नहीं हैं जो इंसानों को इंसान की तरह देखती हैं। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि उसके मास्टर की आंखें कैसी दिखती हैं। आर्चर कहता है कि वो ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन उसके सुंदर चेहरे और शालीन मुद्रा के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था। उसकी इंद्रियों ने साफ साफ कहा कि वहां किसी की मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक इंसान के। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसका मास्टर उसे बहुत ज्यादा महत्व देता है। आर्चर भी इस बात को महसूस करता है और कहता है कि डॉक्टर्स मौत का सामना बाकी किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा करते हैं और शायद इसी वजह से वो आम इंसानों से ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वाजू डॉक्टर भी अजीब था, लेकिन कम से कम वो एक इंसान जैसा तो लगता था, जबकि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर ऐसा लगता था जैसे वो किसी पत्थर और किसी इंसान को एक ही तरह की मुस्कान देता है और यही बात उसे बेचैन कर देती थी। इसलिए वो चिन्ही के कंधे पर हाथ रखकर ईमानदारी से माफी मांगता है। इसलिए आर्चर ने उससे विनती की कि वो उसकी बेटी को बचा ले और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। आर्चर की ये सच्चाई और भावना हवा में इस कदर घुल जाती है कि वो किसी भी जहर से ज्यादा घातक महसूस होती है। भले ही चिन्ही की उम्र और दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो फिर से ऑपरेशन थिएटर की रिंग में खड़ा है, क्योंकि ये भी एक हॉस्पिटल ही है। कुछ समय बाद ऑपरेटिंग रूम में बच्ची ऑपरेशन टेबल पर पड़ी होती है और बीकरन अपने शिष्य से पूछता है कि क्या वो अपने मेडिकल नॉलेज से इस बच्ची को बचा सकता है। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर सोचता है और साफ कहता है कि वो कुछ गारंटी नहीं दे सकता। वो सोचने लगता है क्योंकि इस दुनिया में न तो एक्सरे है, न सीटी स्कैन और न ही एमआरआई जैसी तकनीकें, इसलिए पूरी स्थिति जानना नामुमकिन है। लेकिन अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने किताब में पढ़ा था तो शायद उसके पास एक उपाय हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सबसे पहले पेट की जांच करनी होगी और अपने मास्टर से पूछता है कि क्या यह संभव है। बीकरन हामी भरता है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ देखने और पल्स पकड़ने से ज्यादा गहरी जांच चाहता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है हाँ, क्योंकि उसने अभी तक काई पढ़ना नहीं सीखा है।
तब बियाक्रेन उसे देख लेने को कहता है। काय इंस्पेक्शन इस दुनिया मिरम में आकर अब तक की सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक थी। बियाक्रेन बच्ची के शरीर को छूता है और गहरी जांच शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि काय का इस्तेमाल पूरे शरीर की जांच के लिए किया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन की तरह होता है, लेकिन काय सेंस के कारण उससे भी ज्यादा सटीक। उसे बताया गया था कि एक इंसान काय के प्रवाह से शरीर के अंदर की स्थिति को लगभग महसूस कर सकता है, लेकिन इसे अपनी आंखों से यूं सामने देखकर यह अनुभव और भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट के पास भी अच्छी खासी इनर फोर्स है, तो वो सोचने लगता है कि क्या अभ्यास के जरिए वो भी ऐसा कर सकता है। जब बियाक्रेन ने बच्ची की पूरी तरह से जांच कर ली तो उसने गंभीरता से कहा कि जो वो अब बताने जा रहा है वो सिर्फ उन तीनों के बीच ही रहना चाहिए। उसने बताया कि जिसने इस बच्ची पर हमला किया है उसने बहुत ही शक्तिशाली वाटर एलिमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया है और उसमें कुछ ऐसे अनोखे गुण हैं जो एक विशेष मार्शल आर्ट की जानकारी के बिना आ ही नहीं सकते। प्रोटैगनिस्ट अंदाजा लगाता है कि शायद उसके मास्टर का मतलब है कि हमलावर किसी खास क्लैन से जुड़ा है। बियाक्रेन हामी भरता है और बताता है कि वो व्हाइट ब्लेड क्लैन से है, जो जस्टिस फैक्शन का हिस्सा है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जस्टिस फैक्शन आमतौर पर बुराई नहीं करता और इस तरह का कुछ करना उनकी छवि से बिल्कुल उल्टा है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसे लगता है कि फैंटम फैमिली और उसकी बेटी के साथ ऐसा करना, चाहे कोई पुरानी दुश्मनी ही क्यों ना हो, हद से ज्यादा है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा बेरहम इंसान कौन हो सकता है, और उसे याद आता है कि फैंटम आर्चर ने उपन्यास के अंत तक भी असली हमलावर का पता नहीं लगाया था। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि अगर हमलावर सच में जस्टिस फैक्शन से है तो वो किसी भी हद तक जाएगा उसे चुप कराने के लिए, और अगर हालात बिगड़े तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। चिनी सोचता है कि ये सिर्फ एक फैंटम आर्चर का निजी मामला है और इसमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मरीज को बचाना है। ये बात सुनकर उसके मास्टर चौंक जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसमें जो ये सीधी सोच है वो उसकी पुरानी जिंदगी की वजह से है, लेकिन डॉक्टर के रूप में ऐसा सोचना जरूरी भी है। उसके गुरु मानते हैं कि वो सही है और उससे पूछते हैं कि अब क्या करना है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि लड़की की मौत की वजह फेफड़े फटना और अंदर सड़न फैलना बताया गया था, इसलिए वो सोचता है कि सर्जरी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसे चिंता है कि क्या लड़की के शरीर में इतनी ताकत है कि वो सर्जरी सह सके। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सर्जरी से पहले उसके पिता की इजाजत जरूरी है, इसलिए वो बाहर जाता है और फैंटम आर्चर से कहता है कि उनके पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो उसे आराम से मरने दें। वो लोग एक्यूपंक्चर करेंगे जिससे उसे आखिरी वक्त तक कोई दर्द ना हो। वो लोग फाइनल सर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करके लड़की को आखिरी बार होश में भी ला सकते हैं, ताकि उसके पिता उससे एक बार बात कर सकें। ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे समझाता है कि दूसरा रास्ता है कि वे आखिरी दम तक कोशिश करें, लेकिन अगर इलाज कामयाब नहीं हुआ तो उसकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है और उसे दर्द भी सहना पड़ सकता है। फैंटम आर्चर रोने लगता है और कहता है कि ये डॉक्टर उस पिछले डॉक्टर से 100 गुना बेहतर है जिसने बिना सोचे समझे इलाज का दावा कर दिया था। इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो ये सब इसलिए कह रहा है ताकि अगर इलाज न हो पाए तो वो उसे दोष न दे, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट इससे इनकार करता है और कहता है कि वो तो बस इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो लड़की की किस्मत का फैसला करने का हकदार नहीं है। उसने तो उसे इलाज ही पहली बार देखा है। असल में उसका पिता ही उसे सबसे बेहतर जानता है। वही जानता है कि उसकी बेटी क्या चाहती थी, इसलिए फैसला भी उसी को करना चाहिए। ये सुनकर फैंटम आर्चर को याद आता है कि उसकी बेटी ने उससे कहा था कि उसे भेस बदलकर काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। उसने वादा किया था कि वो बुरे लोगों से बचकर रहेगी और चाहती थी कि उसका पिता उन सबको पकड़ ले। वो बताता है कि उसकी बेटी बाकी सब बच्चों से कहीं ज्यादा बहादुर थी और वो उसे ये कभी नहीं बता पाया कि असल में वो क्या करता है। इसलिए उसने अपनी बेटी को ये कहकर बहलाया कि वो एक बहादुर नाइट है जो जांग गुट का हिस्सा है, और वो बच्ची अपनी आखिरी सांस तक इस कहानी पर यकीन करती रही। वो चाहती थी कि वो भी एक दिन अपने पिता की तरह मार्शल आर्ट्स सीखे और एक महान नाइट बने, लेकिन तभी वो लड़की हमला झेलती है और अपने पिता से पूछती है कि वो इतनी देर क्यों लगा कर आया, क्योंकि वो उसके जैसे लड़ नहीं सकती। लेकिन फिर भी उसने बुरे आदमी से अकेले अच्छी तरह से मुकाबला किया। वो आदमी झूठा था और डरपोक भी, जो गरीबी से तो बचना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी समाज से अलग हो जाए। फैंटम आर्चर रोने लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसके घटिया पिता की वजह से हुआ और वो प्रोटैगनिस्ट से गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसकी बेटी को बचा ले। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी मर जाए, जबकि उसका निकम्मा बाप अब भी जिंदा है और ठीक ठाक हालत में है। वो उसकी जिंदगी की भीख मांगता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ऑपरेशन रूम में लौटता है और उसका गुरु पूछता है कि क्या उसने अच्छे से बात की। चेन ही बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने वही कहा जो अपने गुरु से कहा था कि वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। बीरिन समझ गया कि अब जल्दी करनी होगी, इसलिए उसने कहा कि यूहो को तुरंत बता दो कि ऑपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए। चेनही ने हाँ में सिर हिलाया। जब वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है तो सोचता है कि अस्पताल कोई खूबसूरत या शांत जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध का मैदान है जहां बार बार लड़ना पड़ता है। थोड़ी ही देर में सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और वो जान जाता है कि उस बच्ची को लीवर फटने की समस्या है।
जिसे लिवर लैसरेशन या रप्चर कहा जाता है। उसकी लिवर एकदम टोफू की तरह कुचल चुकी थी। जैसे उसके मास्टर ने बताया था कि इंटरनल काई कंट्रोल मेथड से ऐसा हो सकता है। उसकी इंटेस्टिन्स भी फट चुकी थी, लेकिन रिब्स पूरी तरह सही थी। ये बहुत अजीब था, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो 15 दिन तक कैसे जिंदा रही। चेन ही ने सोचा कि शायद ये उसकी इनर फोर्स और दी गई मेडिसिन की वजह से हुआ। काई सच में बहुत पावरफुल है। ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बॉडी को जीवित रखने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद युओ भागता हुआ आया और पूछा क्या उसने जो बनाने को कहा था वो यही चाहिए था। चेन ही ने खुश होकर वो ट्यूब पकड़ ली और हैरान रह गया कि युओ ने इतनी जल्दी उसे बना भी दिया। वो सोच रहा था कि ये बंदा क्या चीज है। चेन ही ने उसे एक इन्फ्यूजन लाइन बनाने को कहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और युओ ने उसे बिल्कुल सही और जल्दी बना दिया। बीकरेन भी सरप्राइज्ड था कि क्या चेन ही सच में ब्लड देने वाला है। चेन ही ने कंफर्म किया कि हाँ, बिना ट्रांसफ्यूजन के बच्ची की जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो उस बच्ची और उसके पिता के बीच ब्लड लाइन कनेक्ट करेगा। फैंटम आर्चर अपनी बेटी के लिए सब कुछ देने को तैयार था। वो बोला कि अगर जरूरत हो तो वो अपने शरीर का पूरा खून दे देगा। अब सब कुछ तैयार था। चेन ही ने तय किया कि वो दोनों साइड से ओपन सर्जरी करेगा। बच्ची को साइड में लिटाकर उसने सोचा कि अगर वो इंटरकॉस्टल नर्व्स को केयरफुल तरीके से काटे तो अंदर की प्रॉपर विजिबिलिटी मिल सकती है, जिससे वो सर्जरी ठीक से कर सके। क्योंकि वो अब मिरियम की दुनिया में है, चेन ही सोचता है कि शायद यहाँ वो एक ब्लेड का इस्तेमाल कर सके और बाद में उसे फिर से जोड़ भी सके। ये तरीका शायद मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक से ब्रीकारिंग से भी ज्यादा साफ और सटीक हो। बीकरेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी कमाल की है। वो समझ गया कि ये हाथ उस इंसान के हैं जिसने सैकड़ों बार सर्जरी की। उसे हैरानी हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना कर सकता है। ये बियॉन्ड स्किल था, ये एकदम अद्भुत था। युओ और बीकरेन दोनों को समझ आ गया कि ये नॉलेज इस दुनिया से बाहर की है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सर्जरी पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी दूसरी दुनिया की जानकारी थी। चेन ही ने प्रोसीजर तुरंत शुरू किया और ब्लीडिंग को मिनिमाइज किया। वहीं युओ अपनी वॉइड सक्शन टेक्निक से सारा खून और बॉडी फ्लूइड साफ कर रहा था। फैंटम आर्चर अपनी बेटी की लाइफ बचाने के लिए अपनी काई से उसे सपोर्ट कर रहा था, और अंत में बीकरेन ने भी अपनी काई डाली ताकि मेडिसिन के असर को एम्पलीफाई किया जा सके और बच्ची की जान बनी रहे। सब लोग मिलकर एक बच्ची की जान बचाने में लगे थे। कुछ समय बाद चेन ही ने कहा कि अब बस सूचर्स लगाने हैं और फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बीकरेन घबराते हुए बोला कि उसकी ब्लड प्रेशर गिर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। चेन ही भी चिंता में पड़ गया। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हार्ट रेट भी गिर रही है। शायद अंदर ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो गई हो और इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्ची अब नहीं बचेगी। चेन ही ने तुरंत अपना हाथ बच्ची के ऊपर रखा और युओ ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। प्रोटैगोनिस्ट ने थोड़ी देर तक महसूस किया, फिर हाथ हटाया, अपनी किस्मत को कोसा और समझ गया कि जैसा उसे शक था वैसा ही था। ये स्प्लीन रप्चर था। उसने बताया कि वो सब लोग लिवर पर इतना ध्यान दे रहे थे कि ये बात पकड़ ही नहीं पाए, और स्प्लीन तो रिब्स के नीचे होती है, दूसरे अंगों के पीछे छिपी होती है। उसने कहा कि लिवर तो रिजेनरेट कर सकता है, इसलिए उसमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन अगर स्प्लीन निकालनी पड़ी तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। इसका मतलब है कि उस बच्ची को अपनी पूरी जिंदगी छिपे हुए किसी सुरक्षित जगह पर रहना पड़ेगा और हमेशा अपनी सेहत को लेकर डर बना रहेगा। चेन ही को चिंता होने लगी, क्योंकि ये सर्जरी उस बच्ची के पूरे जीवन के सपने को खत्म कर सकती है। रेन ने सोचा कि असली सवाल यह है कि स्प्लीन कितनी डैमेज है, और जब उसने चेक किया तो साफ हो गया कि स्प्लीन की रिसेक्शन जरूरी है। प्रोटैगोनिस्ट चौंक गया जब उसके मास्टर ने उससे पूछा कि क्या वो ये कर सकता है, और फिर खुद प्रोसीजर शुरू किया। बीकरेन ने कहा कि सारा बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, लेकिन जब तक वो डॉक्टर है तब तक वो इस ऑपरेशन में मदद जरूर करेगा। प्रोसीजर शुरू करते हुए उसने चेन ही से कहा कि वो ध्यान से देखे, क्योंकि अब वो वही तरीका एक इंसान पर दिखाएगा जो उसने पेड़ पर किया था। प्रोटैगोनिस्ट समझ गया कि उसके मास्टर की इनर फोर्स सुइयों के जरिए ट्रांसफर हो रही है, और कुछ समय बाद बच्ची की पल्स वापस आने लगी। इसका मतलब था कि चाहे चोट कितनी भी छोटी हो या जगह कितनी भी पेचीदा हो, उसने स्प्लीन को बचा लिया था। इसलिए प्रोटैगोनिस्ट को मानना पड़ा कि उसका मास्टर सच में मिर्रम दुनिया का सबसे महान डॉक्टर है, और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह हैरान होने का वक्त नहीं है, क्योंकि सर्जरी को जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है। उसने तुरंत ही सिलाई का काम शुरू किया, जख्म को बंद किया और आखिरकार सर्जरी खत्म कर दी। फिर वो थक कर वहीं गिर पड़ा, क्योंकि सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। उसे हैरानी हुई कि कितना वक्त गुजर गया होगा। बीकरेन ने अपने शिष्य की तारीफ की और कहा कि उसने कमाल कर दिया। वो खुद भी राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि एक बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया गया था। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि असल में तो उसे अपने मास्टर का धन्यवाद करना चाहिए। पर गॉडली डॉक्टर ने यह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका शिष्य भी एक दिन ऐसे ही किसी की जान बचाएगा। उधर फैंटम आर्चर को चक्कर आने लगे, जिसे देख यू हो चिंतित हो गया और उसने उसे आवाज दी कि उसकी तरफ देखो और होश में आओ।
प्रोटैगोनिस्ट ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे खुशी हुई कि उसने भी इंसानी हिम्मत से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को संभाले रखा। लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया, इसलिए सभी लोग मिलकर उसे दूसरे कमरे में ले गए। फिर प्रोटैगोनिस्ट ने जैसे ही अपने मास्टर की तरफ देखा तो घबरा गया, क्योंकि बीक रेन भी बेहोश हो गया था। उसने तुरंत कहा कि मास्टर उठो, होश में आओ। वहीं दूसरी तरफ बीक रेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ की कोई नुकीली किरच उसके दिल को चीर रही हो। वो बहुत ठंडा और दर्द से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो बार बार मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसका दर्द कम कर सके। पास्ट में बीक रेन ने अपने लीडर से कहा था कि वो अब पेन का आदी हो चुका है। तब उसके लीडर ने उसे साफ कहा था कि वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अपनी शॉर्ट लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना है ये सोच लेना चाहिए। बीक रेन ने क्वाइटली उसकी बात मान ली और कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलेगा। थोड़े समय बाद लीडर ने बीक रेन के पेरेंट्स को बताया कि ये जो ड्रग है वो हाईली एडिक्टिव है, मगर पेन रिलीफ के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है और यही एकमात्र चीज है जो बीक रेन खुद के लिए कर सकता है। उसके पेरेंट्स ने वो दवा चुपचाप एक्सेप्ट कर ली, जो सिर्फ टर्मिनली इल लोगों को दी जाती है। शायद वो चाहते थे कि उसका एंड पीसफुल हो। बीक रेन को बस एक टाइम ऐसा याद है जब उसे कोई पेन नहीं हुआ था, जब उसकी पूरी क्लैन जलकर खाक हो गई थी और उसके सारे रिश्तेदार मारे गए थे। उसी पल उसने एशेस के बीच खड़े होकर रिवेंज की कसम खाई थी, और वही वो मोमेंट था जब जिसे सबने पहले मर चुका समझा था वो येल क्लैन का लास्ट सर्वाइवर बना। प्रेजेंट में लोग उसे पैनिक में उठाकर रूम की तरफ ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि रास्ता खाली करो। मास्टर डेंजर में है। प्रोटैगनिस्ट भी डीपली वरीड है। बीक रेन जो थोड़ा कॉन्शियस है वो उस अनफेमिलियर लाइट को देखता है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि चिन्ही वो बच्चा है जिसके पास वो सब है जो उसके पास कभी नहीं था। शायद इसी वजह से वो इतना ब्राइट शाइन करता है। बीक रेन के दिल में कोई जेलसी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी किसी चीज को पजेस करने की इच्छा ही नहीं की थी। लेकिन उस दिन उसे जो फीलिंग हुई वो एडमिरेशन से भी इंटेंस थी, और स्ट्रेंजली उस दिन उसके चेस्ट में हल्का सा पेन भी था। कुछ देर बाद वो क्वाइटली अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। जैसे ही बीक रेन की आंख खुली उसने पहचाना कि वह अपने रूम में है और सोचने लगा कि उसे वहां पड़े हुए कितना समय हो गया है। उसने सामने देखा तो प्रोटैगनिस्ट यानी चिन्ही वहां बैठा था, और वह सोचने लगा कि क्या ये बच्चा पूरा समय उसकी देखभाल करता रहा। उसी समय युओ भी कमरे में आया और अपने मास्टर को होश में देखकर खुश हो गया। बीक रेन ने धीरे से कहा कि काफी समय हो गया था, लेकिन उसने पूछा कि चिन्ही वहां क्यों बैठा है। युओ ने बताया कि चिन्ही जिद पर अड़ा हुआ था, कह रहा था कि वह अपनी 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब कुछ उस बच्चे की वजह से हुआ था। बीक रेन ने युओ को रोक दिया और चिन्ही की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी भरकर समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता था कि उसने जो थोड़ी सी 5 एलिमेंटल एनर्जी दी थी उससे ज्यादा असर नहीं हो सकता था, लेकिन उसके दर्द में जो कमी आई थी वो शायद इस वजह से थी कि चिन्ही लगातार उसके शरीर की बिगड़ी हुई बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने चिन्ही के सिर पर प्यार से हाथ रखा और महसूस किया कि इस बच्चे ने फायर, मेटल और वुडकाई का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था, जबकि उसने तो बस मिनिमल एनर्जीज सीखनी शुरू की थी। बीक रेन ने यह भी महसूस किया कि चिन्ही का काई कंपोजिशन उससे मिलता जुलता है, पर थोड़ा अलग भी है। तभी उसने चिन्ही के शरीर में धीरे धीरे एनर्जी इन्फ्यूज करनी शुरू कर दी है, जिससे युवक घबरा गया और बोला कि मास्टर को रुक जाना चाहिए क्योंकि वो खुद को ज्यादा थका रहे हैं। बीक रेन ने उसे चिंता न करने को कहा और समझाया कि उसका शरीर चाहे थोड़ा असंतुलित हो गया हो, लेकिन वो असंतुलन बस एक मटर के दाने जितना छोटा था। उसने चिन्ही से कहना चाहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उसे पहली बार जीने की इच्छा महसूस हुई है। अब उसे उम्मीद है कि वह इस बच्चे को बड़ा होता देखेगा और मिरम वर्ल्ड की यात्रा करते हुए देख पाएगा, जहां उसका असली भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह प्रोटैगनिस्ट यानी चिन्ही अपने मास्टर बीक रेन के लिए नाश्ता लेकर आता है और पूछता है कि क्या वह अब ठीक हैं। बीक रेन मुस्कुराते हुए समझ जाता है कि वह सुबह जल्दी उठ गया है और मान लेता है कि उसके अचानक बेहोश हो जाने से वह डर गया होगा। चिन्ही राहत की सांस लेता है और बताता है कि वह सच में बहुत डर गया था। उसे ठीक से कुछ कहना भी नहीं आया। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसने बहुत से मरीजों को मरते और जीते देखा है, लेकिन ऐसा महसूस पहले कभी नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद ऐसा ही एहसास होता अगर उसके अपने माता पिता होते। बचपन में जब वह अनाथालय में पला तो उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके दिल के बीच में एक खालीपन है, और शायद अब उसके उस अधूरेपन की कुछ भरपाई उसके मास्टर ने कर दी है। बीक रेन मुस्कुराकर कहता है कि इंसान का दिल बड़ा जटिल होता है। वह चिन्ही को परेशान करने के लिए माफी चाहता है, लेकिन वह यह भी मानता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि कोई उसकी इतनी परवाह करता है। वह समझता है कि कुछ क्लैन के बुजुर्ग अपने डिसाइपल्स के सामने बीमार होने का नाटक क्यों करते हैं। उसे याद आता है कि युओ हमेशा शिकायत करता था कि इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना ही ज्यादा अजीब हो जाता है, और अब
बी क्रिन को ये बात समझ आने लगी है। अब जाकर वह जान पा रहा है कि किसी डिसाइपल का होना कैसा लगता है। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह अचानक खांसते हुए खून बाहर निकाल देता है। चिन्ही यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि वह यूहो को बुलाने जा रहा है, बस थोड़ा इंतजार करें, और दौड़ पड़ता है अपने मास्टर की मदद के लिए। थोड़ी देर बाद प्रोटेगनिस्ट यानी चिन्ही यूहो के साथ अपने मास्टर बी क्रेन के चेंबर की ओर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मास्टर की काई बहुत कमजोर हो रही है। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं, वे अपने मास्टर की हालत देखकर घबरा जाते हैं। यूहो तुरंत कुछ गोलियां निकालता है और उन्हें देने की कोशिश करता है ताकि मास्टर को होश में लाया जा सके। बड़ी मुश्किल से वे उन्हें दवाई देते हैं और चिनी की चिंता और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद यूहो अपने मास्टर से पूछता है कि अब वह कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले उनकी हालत थोड़ी सुधरती लगी थी। बी क्रेन धीरे से जवाब देते हैं कि वह अब ठीक है। चिनी गहरी सांस लेता है और सोचता है कि शायद यह पहली बार नहीं हुआ, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि यह स्थिति उपन्यास में जितनी साधारण बताई गई थी, असल में उसे कहीं ज्यादा गंभीर है। उसने पहले बहुत हल्के में ले लिया था। चाहे उसके मास्टर कितने भी महान क्यों ना हो, वो अब भी वही किरदार हैं जो कहानी की शुरुआत में ही फेड होने वाला था। उसे खुशी होती है कि उसके मास्टर की सांसें अब काई ट्रांसफर की वजह से धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। यूहो कहता है कि अब वे बाहर जा रहे हैं ताकि मास्टर आराम कर सकें, लेकिन तभी बी क्रेन चिन्ही को रोकते हैं और कहते हैं कि इस मौके का उपयोग उसे पल्स रीडिंग सिखाने में करना चाहिए। चिन्ही थोड़ा चौंकता है और पूछता है कि क्या अभी करना है। बी क्रेन मुस्कुराकर कहते हैं कि जब उन दोनों के शरीर में एक जैसी काई एसेंस हो, तो सीखने का इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। भले ही वो गलती करे, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होगा। इसलिए उन्होंने उसे पास बैठने को कहा। चिन्ही ने सिर हिलाकर हाँ कहा, अपनी स्टूल उठाई और मास्टर की पल्स पकड़कर अभ्यास शुरू कर दिया। बीरिन ने उसे पिछली बार इसकी थ्योरी सिखाई थी और वो जानता था कि यह पहला मौका है जब प्रोटेगनिस्ट यानी चिन्ही इसे प्रैक्टिकली कर रहा है। चिन्ही ने भी ये बात मानी, इसलिए बीरिन ने उसे निर्देश दिया कि वो अपनी आंखें बंद करे और ठीक उसी तरह से अपनी इंटरनल एनर्जी बाहर निकाले जैसे उसे बताया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रक्रिया के दौरान वह किसी भी हाल में न तो आंखें खोले और न ही कोई बात करे। चिन्ही ने अपनी आंखें बंद की और अपने मास्टर की बातों का पालन करते हुए एनर्जी बहाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को मास्टर के शरीर में प्रवाहित किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ अल्ट्रासाउंड वेव्स जैसा महसूस हो रहा है। उसे अपने मास्टर की इंटरनल बॉडी कॉम्पोजिशन और उनकी एनर्जी की नसों में बहती हुई हल्के हल्के महसूस होने लगी। तब उसे समझ आया कि काई पल्स क्या होता है, और यही होता है काई सेंस को विकसित करना। जब उसने पूरी तरह से निरीक्षण किया तो उसे एहसास हुआ कि हालत बहुत गंभीर है, और इतना तो वह खुद भी समझ पा रहा था कि स्थिति चिंताजनक है। थोड़ी देर बाद बीरिन ने पूछा कि क्या उसने निरीक्षण पूरा कर लिया है, और फिर उसे वह सब करने को कहा जो पहले सिखाया गया था ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। चिन्ही थोड़ी देर और मास्टर की पल्स को ऑब्जर्व करता रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और लंबी सांस ली। बीरिन ने पूछा कैसा था, और चिन्ही ने कहा कि यह उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। बीरिन ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, उसने सही पहचाना, लेकिन चिन्ही ने तुरंत कहा कि वह इसे ठीक कर देगा। उसके मास्टर को लगा था कि वो डर जाएगा, लेकिन इसके उलट उसने और भी अधिक हिम्मत दिखाई। चिन्ही ने मास्टर का हाथ थामते हुए कहा कि वो इसे ठीक कर देगा। बीरिन मुस्कुराए और कहा, तो फिर अपनी पूरी ताकत से कोशिश करो। कुछ दिन बाद वो छोटी लड़की गक्योन अपने पिता से पूछती है कि उनके सिर को क्या हुआ है। फैंटम आर्चर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। उसने उसे जोर से गले लगा लिया और बार बार माफी मांगने लगा। गक्योन ने थककर सांस भरी और चाहा कि उसके पिता उसे समझाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसके पिता ने उसे इतनी जोर से जकड़ लिया था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा कि पापा अब रुक जाओ। फैंटम आर्चर तुरंत पीछे हट गया, माफी मांगी और कहा कि वो बस बहुत खुश है कि उसकी बेटी अब जिंदा है। गक्योन चौंक गई, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी कोर में पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी एसेंस महसूस हो रही थी। वो समझ गई कि ये सब उसके पापा की वजह से है, लेकिन अब जब वो खुद थोड़ी मजबूत हो गई है तो इसका मतलब था कि उसके पापा अब पहले की तरह मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी चिन्ही कमरे में आया और खुशी से कहा कि अब वह इतना ठीक हो गई है कि उठकर बैठ सकती है। फैंटम आर्चर तुरंत उनकी ओर भागा और उन्हें अंदर बुलाया। फिर दोनों के सामने झुककर धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी बेटी अब सुरक्षित थी और वो इस बात के लिए दोनों का दिल से आभारी था। प्रोटेगनिस्ट यानी चिन्ही बहुत असहज हो गया और बोला कि ऐसा ना करें, लेकिन फैंटम आर्चर बार बार उन्हें धन्यवाद देता रहा। गक्योन थोड़ी चिढ़ गई और चाहती थी कि उसके पापा अब रोना बंद करें, क्योंकि अब वह ठीक है। अब वो अपने पापा की हालत को लेकर चिंतित थी। कुछ देर बाद बीरिन ने फैंटम आर्चर से पूछा कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं
और उन्हें बताया कि अब उनके लिए पहले की तरह मार्शल आर्ट्स करना बहुत मुश्किल होगा। आर्चर ने साफ कहा कि जब उसकी बेटी जिंदा है तो वो इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकता, उसके लिए बस इतना ही काफी है। प्रोटेगनिस्ट चिन्ही सोचने लगा कि शायद उसने अपनी इनेट ट्रू काई यानी अपने जीवन बल का इस्तेमाल कर लिया है, तभी वो अब पहले से ज्यादा बूढ़ा लग रहा है। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि सामान्य काई तो दोबारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इनेट ट्रू काई यानी असली जीवन शक्ति एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसका मतलब अब फैंटम आर्चर एक तीसरे दर्जे का योद्धा मात्र रह गया है। आर्चर ने कहा कि उसने सुना है कि उसकी बेटी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई है और एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बेटी गक्योन ये सुनकर थोड़ी झुंझला गई। बी रिन ने कहा कि वो उसकी नाड़ी देखना चाहता है और उसे हिलने डुलने से मना करते हुए पल्स चेक करना शुरू किया। चिन्ही ने चिंतित होकर फैंटम आर्चर की ओर देखा, क्योंकि जो कभी एक पीक एक्सपर्ट था अब एक साधारण योद्धा रह गया था। चिन्ही सोचता है कि ये एक बहुत आकर्षक विलन है और अब वो बिल्कुल सही स्थिति में है ताकि वो उसे अपने पक्ष में कर सके। ज्यादातर मिराम की कहानियों में विलन्स पहले बहुत शानदार मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, फिर कहानी के नायक की चेतना या एनलाइटनमेंट के कारण हार जाते हैं, लेकिन वे असली शहीद बन जाते हैं, क्योंकि चाहे उन्हें कितनी बार हराया जाए वे और मजबूत होकर वापस लौटते हैं, कभी दुश्मन तो कभी सहयोगी बनते हैं। ये विलन्स भले ही क्लीशे हों लेकिन बेहद कैरिज्मेटिक होते हैं और चिन्ही को याद है कि वो डीमन किंग से भी लड़ चुका है इस नॉवल में, इसलिए वो उसे अपने लिए चाहने लगा। और अब जब उसकी मार्शल आर्ट्स शक्तियां चली गई हैं तो वो एकदम सही स्थिति में है कि उसे एंटाइस यानी आकर्षित किया जा सके। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे कोशिश करनी चाहिए उसे अपनी तरफ करने की। कुछ समय बाद बीक रेन ने गक्योन की गहराई से जांच की और बताया कि उसकी सभी फाइन वेन्स यानी सूक्ष्म नसों में अब कोई रुकावट नहीं है। ये सुनकर फैंटम आर्चर हैरान रह गया कि उसकी बेटी की सारी नसें साफ हो चुकी हैं। बीक रेन ने समझाया कि वह पिछले 15 दिनों से मृत्यु के कगार पर थी। उसने अपनी जिंदगी मेडिसिनल बॉल्स, ट्रू काई और कई प्रकार की चिकित्सा प्रक्रियाओं के जरिए बचाए रखी। उसने सब कुछ सहा, यहाँ तक कि अपने पिता की इनेट ट्रू काई भी प्राप्त की, लेकिन ये नसें केवल अस्थायी रूप से खुली हैं और अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये फिर से बंद हो जाएंगी। फैंटम आर्चर ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तब बीक रेन ने स्पष्ट किया कि अगले 10 दिनों तक उसे ध्यान लगाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी को इन नसों में प्रवाहित करना होगा। बीक रेन ने बताया कि उनका डॉक्टर उसे इसमें एक्यूपंक्चर की मदद से मार्गदर्शन करेगा और अगर वो 10 दिन तक ये सह सके तो उसकी सूक्ष्म नसें स्थायी रूप से खुली रहेंगी और वह सामान्य जीवन जी सकेगी। फैंटम आर्चर ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी से पूछा, क्या वो ठीक कह रहा है? गक्योन रोने लगी और बीक रेन और अपने पिता दोनों का शुक्रिया अदा किया। फैंटम आर्चर बहुत खुश था कि उसकी बेटी जिंदा है और अब वह एक अच्छा जीवन जी पाएगी, लेकिन वह नहीं जानता कि बीक रेन का ये उपकार कैसे चुकाए। बीक रेन विनम्रता से कहना चाहता था कि उसने कुछ खास नहीं किया, बल्कि ये सब इस बच्चे की वजह से संभव हुआ। तभी गक्योन उठी, चिन्ही के पास आई और बोली कि उसने अपने पिता से सुना है कि अगर वह नहीं होता तो वह अब तक मर चुकी होती, इसलिए वह उसके जीवन को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और कहा कि ये सब उसके पिता के बलिदान की वजह से हुआ। उसने तो बस अपना काम किया। उसे लगा कि ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी मेहनत का नतीजा है, उसकी जिंदा रहने की ताकत और उसकी सूक्ष्म नसों का साफ होना। ये सब कुछ उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी मेहनत का प्रमाण है। तभी उसे एक कहावत याद आई कि एक विशाल पेड़ को उसके छोटे पौधे के रूप में पहचान लिया जा सकता है, और ये बात इस लड़की पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि उसने अपनी पहली ही लड़ाई में जस्टिस फैक्शन के भाड़े के लड़ाकों से टक्कर लेकर जिंदा रहना साबित कर दिया कि वो साधारण नहीं है, वो उम्र में उसके ही बराबर है। इसलिए उसे लगा कि अगर वो इसी तरह बढ़ती रही तो जल्दी ही पूरा मार्शल आर्ट्स जगत उसके नाम की चर्चा करने लगेगा। और इस एक अच्छाई के बदले नायक ने न सिर्फ फैंटम आर्चर बल्कि भविष्य की एक महान आर्चरी गॉडेस का भी विश्वास जीत लिया है। तभी बीक रेन ने उसे कहा कि वो अच्छे से आराम करे। फिर जब वे बाहर निकले तो नायक ने फैंटम आर्चर से कहा कि वो खुद को थकाए नहीं, आराम करे। ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और सोचा कि शायद अब वो उसे अपने पक्ष में करने की शुरुआत कर सकता है। कुछ समय बाद वो दीवार पर नायक के साथ बैठा था और उसने ईमानदारी से कहा कि उसे अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। वो बदला लेना चाहता है, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अनगिनत मिशन पूरे करते हुए उसने कई बार देखा है कि कैसे पहले दर्जे के योद्धा एकदम से तीसरे दर्जे तक गिर जाते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानता है। हालांकि अब वो अपनी शक्ति खो चुका है, फिर भी वो
खुद को ज्यादातर लोगों से ज्यादा भाग्यशाली मानता है, क्योंकि उसकी बेटी कैक्योन इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़ी रुकावट को पार कर चुकी है। इसलिए एक पिता के तौर पर इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं मांग सकता। अभी के लिए तो उसके पास कोई इच्छा नहीं बची, लेकिन अगर उसे बस एक ही ख्वाहिश मांगनी हो तो वो ये चाहेगा कि जब उसका अंत आए तो वो शांति से इस दुनिया से विदा ले। नायक ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फैंटम आर्चर अब बिना शक्ति के शायद कभी सामान्य मृत्यु नहीं मर सकेगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लोग अब भी उसे ढूंढ ही लेंगे। और तभी उसे एहसास होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपन्यास में हुआ था, जब वो डीमन किंग हरायुन से हार गया था। लेकिन तब भी वो क्रोधित नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को समेटा और उसी जीवन बदल देने वाले अनुभव के कारण वो एक नई अवस्था पर पहुंच सका। नायक को लगा कि ये वही पल है जब फैंटम आर्चर की जिंदगी बदली थी, और उसने उससे पूछा कि क्या वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। फैंटम आर्चर को हैरानी हुई कि चिन्ही की कौन सी ख्वाहिश हो सकती है। उसने पूछा कि वो क्या चाहता है, तो नायक खुश होकर बोला कि वो बस एक बार उसकी मार्शल आर्ट्स की कला को अपनी आंखों से देखना चाहता है। ये सुनकर फैंटम आर्चर चौंक गया, जिससे नायक को लगा कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया। लेकिन फैंटम आर्चर ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि बात ये नहीं है। उसकी तकनीक असल में बस कुछ दोहराए जाने वाले मूवमेंट्स का ही समूह है। बस समस्या ये है कि उसके पास उसका धनुष नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी परेशानी समझ ली। उसने साफ किया कि वो कोई जबरदस्त डिस्प्ले नहीं देखना चाहता, बस चाहता है कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसके हाथ में बो हो। फैंटम आर्चर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। लेकिन फिर उसने चिन्ही की बात मान ली, क्योंकि उसे नहीं पता कि जब वो इस जगह को छोड़ देगा तो फिर कब चिन्ही से मुलाकात होगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर उसके मूवमेंट्स अच्छे ना लगें तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची। उसने बताया कि जो मार्शल आर्ट्स उसने सीखा है वो है गॉडली ईविल वैंक्विशिंग आर्चरी। ये एक ऐसा आर्चरी स्टाइल है जो बुद्धिज्म से निकले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसा है, टाओइज्म से नहीं। बुद्धिज्म का मकसद होता है सेल्फलेसनेस से एनलाइटनमेंट पाना, और यही सेल्फलेसनेस बार बार एक ही मूवमेंट को दोहराने से आती है, जो उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक की जड़ है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा कि क्या ये सच है कि आर्चर ने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसके अंदर कोर से कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही। जब आर्चर ने अपने मूव्स दिखाने शुरू किए तो उसे महसूस हुआ कि शायद ये आखिरी बार है जब वो इन मूवमेंट्स को दोहरा रहा है। उसने अपनी टैलेंट से एक इमेजिनरी एरो बैम्बू की तरफ छोड़ा, और तभी प्रोटैगनिस्ट चौंक गया जब उसने देखा कि आर्चर ने दूसरा एरो उठाया। उसे वो एरो सच में दिख रहा था। वो सोचने लगा क्या ये सब इल्यूजन है, लेकिन उसे बो की पकड़, एरो का वेट, लकड़ी की टेक्सचर और फेदर की टच तक साफ महसूस हो रही थी। जब आर्चर ने स्टांस लिया और गहरी सांस ली तो प्रोटैगनिस्ट उस पल को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। गॉडली ईवल वैंक्विशिंग आर्चरी एक ऐसी कला है जिसमें लगातार छोड़ते जाना पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया कि जब इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ हो रही है तो बार बार खुद को पीछे क्यों छोड़ना पड़ता है। लेकिन कई घंटों तक सोचने के बाद उसने समझा कि इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तभी हासिल करता है जब वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी से एक एरो चला सके। उसे लगा कि यही मुकाम है, लेकिन असली बात ये थी कि आर्चर को खुद अपने आप को ही पीछे छोड़ना होता है। जब आर्चर ने गहराई से ध्यान लगाया और कंसंट्रेट किया तो उसने बहुत ही इंटेंस एनर्जी बाहर निकालनी शुरू कर दी। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त काई की लहरें निकल रही थीं कि चारों तरफ शॉक वेव्स बनने लगे। उसे खुशी हुई कि ये काम कर गया, और ये तो नॉवल में बताए गए सीन से भी ज्यादा पावरफुल था, और इसका मतलब था कि आर्चर अब स्पिरिचुअल आर्चरी के लेवल तक पहुंच चुका है। उसने इतनी भारी माना बाहर निकाली कि प्रोटैगनिस्ट ये सोचकर शॉक्ड रह गया कि क्या वो सच में हवा में उड़ रहा है। क्या यही वो फ्लोटिंग समाधि है जिसके बारे में वो सुनता था? उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नॉवेल में फैंटम आर्चर ने जागने के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भी हो, प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसका मास्टर ये सब देख पाता, क्योंकि उसने फैंटम को सिर्फ एक फ्यूचर स्लेव नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड वॉरियर बना दिया था, और वो चाहता था कि बी क्रेन ये सब खुद देखता। तभी अचानक यू चुपके से सब देखता हुआ सामने आ गया और बोला कि हमेशा की तरह वो चिन्ही को समझ नहीं पा रहा। प्रोटैगनिस्ट चौंक गया
और तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि यू उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने सोचा कि क्या वो इतनी देर से यहाँ खड़ा था, फिर भी प्रोटैगनिस्ट यू की प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। यू ने कहा कि जिस इंसान के बारे में उसे लगा था कि वो इंटरनल एनर्जी खोने के बाद जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड हो जाएगा, वो अब एनलाइटनमेंट हासिल करने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसके फ्लोटिंग समाधि को देखकर लगता है कि वो अब अपने करंट लेवल से कई स्टेजेस ऊपर पहुंच जाएगा। उसने चिन्ही से कहा कि वो वाकई इनक्रेडिबल है, पहले सुन्योंग अब फैंटम ना कि किवांग। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि यू की बातें सच में कॉम्प्लीमेंट्स थीं और दिल से कही गई थीं, लेकिन फिर भी उसे अंदर से अजीब सा डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा कि यू यहाँ सिर्फ बधाई देने नहीं आया है। यू ने भी माना कि वो ऐसा ही कुछ सोच रहा था जब वो सब देख रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि वो क्या सोच रहा है। तभी यू ने कहा कि क्या उसे मार देना चाहिए। यू ने उसे घूर कर देखा और प्रोटैगनिस्ट को लगा जैसे वो सच में सोच रहा हो कि क्या उसे जान से मार दे। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। उसने महसूस किया कि जो खून जमा देने वाली ब्लड लस्ट थी वो झूठ नहीं थी, यू वाकई सीरियस था। यू ने साफ किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मास्टर अपनी जान खोते खोते बचा है और जब तक प्रोटैगनिस्ट जिंदा रहेगा उसका मास्टर खुद को ऐसे ही ओवर एक्सर्ट करता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो एक दिन सच में मर नहीं जाएगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि शुरू से ही जब एक टर्मिनली इल पेशेंट किसी डिसाइपल को अपनाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी जिंदगी धीरे धीरे खुद ही खत्म करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मास्टर ने एक ऐसे पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया जिसे वो नॉर्मली कभी नहीं करते और उसकी वजह से अपनी जान तक गंवा बैठते। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि अगर यू उसे मार देगा तो मास्टर कभी उसे माफ नहीं करेगा। यू ने भी माना कि वो सही कह रहा है क्योंकि उसका मास्टर शायद उसे सबसे भयानक तरीके से मार डाले। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो नहीं जानता कि मास्टर इतना दूर जाएगा या नहीं, लेकिन उसे तो लगता है कि वो उसका एक ही स्ट्राइक में उसका सिर काट देगा। यू को लगा कि चिन्ही अपने मास्टर के बारे में बहुत नरम सोचता है क्योंकि वो कह रहा है कि मास्टर उसे एक ही बार में मार देगा। यू जानता था कि उनका मास्टर वैसा नहीं है, बल्कि वो तो उसे ऐसे मारेगा कि डेमोनिक क्लैन भी घिन से सिर हिला दे। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हुआ कि उनका इतना जेंटल मास्टर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यू अपने मास्टर को बहुत ही हल्के में ले रहा है और वो उसकी लॉयल्टी पर शक करने लगा। यू ने साफ किया कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मरेगा, अगर मास्टर लंबे समय तक जिंदा रह सके तो वही उसकी ड्यूटी पूरी मानी जाएगी। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा और वो सारे पल याद किए जो उसने अपने मास्टर के साथ बिताए थे, जिससे वो खुश हुआ और अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। चिन्ही सोचने लगा कि क्या इसका मतलब है कि यू अब उसे मारने नहीं वाला, और यू ने भी कंफर्म किया कि इसका मतलब है वो अब उसे ऑब्जर्व करेगा। जाते जाते उसने कहा कि वो नाराज भी है और शुक्रगुजार भी, खुश भी है और चिन के खून के लिए प्यासा भी, और पूछा कि वो जानता है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रेस। फैंटम आर्चर की एनलाइटनमेंट उस घटना के 3 घंटे बाद पूरी हुई। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया जब उसने देखा कि फैंटम आर्चर के सफेद होते बाल फिर से अपनी असली रंगत में लौट आए हैं, और सिर्फ बाल ही नहीं, उसकी बूढ़ी होती त्वचा भी फिर से जवान और लोचदार हो गई है। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो बूढ़ा आदमी अभी तक बमुश्किल चल पा रहा था वो अचानक फिर से जवान हो गया है। शायद इसका कारण ये है कि उसका इनेट ट्रू काई फिर से भर गया है और साथ ही उसका सामान्य काई भी अब सामान्य स्थिति में लौट चुका है। ये सब देखकर चिन्ही को लगा जैसे वो सचमुच एक कॉकरोच है जो किसी भी हालत में बच निकलता है, और उसने उसे बधाई दी। बीक वैंग ने कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है कि वो अब ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंच सका है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट और भी हैरान रह गया क्योंकि ट्रांसेंडेंट रेल्म वही स्तर है जिसे पाने का सपना हर मार्शल आर्टिस्ट इस कहानी में देखता है, लेकिन पूरे क्षेत्र में अब तक सिर्फ 30 मार्शल आर्टिस्ट ही इस स्तर तक पहुंच पाए। इसलिए चुन्ही को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आदमी जिसे ठीक से चलने तक में परेशानी हो रही थी वो इस उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। उसे तो ये भी काफ़ी लगता अगर उसकी पुरानी चोटें बस ठीक हो जाती। बीक वांग अब उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला कि वह कभी नहीं भूल पाएगा कि उसके सबसे कठिन समय में चिन्ही ने उसका साथ दिया। उसने उसकी बेटी की जान बचाकर ऐसा उपकार किया है जिसे वह कभी चुका नहीं सकता, और अब वो उस स्थिति तक पहुंच चुका है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसे पता है कि वो चाहे कुछ भी करे, वो चिन्ही के इस उपकार का पूरा बदला नहीं चुका सकता। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और मुस्कुरा देता है क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि उसने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन उसी वक्त उसे ये सोचकर थोड़ा झटका भी लगता है कि सारी चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल गईं। अब जब बी वांग ने इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था वह अंदर से पूरी तरह बदल चुका था
और अब वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक ग्रेटफुल इंसान भी था। इसलिए वह चाहता था कि वो जागे और तुरंत चिन्ही को कोई जवाब दे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके मन में बस एक ही बात थी कि ये लड़का उसका सेवियर है। उसने पूरी ईमानदारी से उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। वो चाहे जितना भी वक्त लगे, वह अपना यह कर्ज चुकाना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर थोड़ा चौंक गया और उसने स्पष्ट किया कि इलाज का खर्च पहले ही चुका दिया गया है और वह बस उसकी कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स देखना चाहता है। लेकिन फैंटम आर्चर उसे सेवियर कहने से मना नहीं करता। वह बस जानना चाहता है कि चिन्ही को वास्तव में क्या चाहिए, मगर चिन्ही फिर से साफ करता है कि उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। बीक वांग यह सुनकर सोचता है कि ये बात सही है। भले ही चिन्ही ने चमत्कार करके उसकी बेटी को बचाया और उसे रेल्म ऑफ इनलाइटनमेंट तक पहुंचाया, लेकिन अंत में वो अभी भी एक छोटा बच्चा ही तो है। फिर भी वह कहता है कि हो सकता है कि वह बहुत योग्य न हो, पर वह अपनी पूरी निष्ठा, लॉयल्टी उसे समर्पित करना चाहता है और चाहता है कि चिन्ही उसे अपने साथ रखने की अनुमति दे ताकि वह अपने उस कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा भी चुका सके जो उस पर है। यह सुनकर चिन्ही फिर चौंक जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन वह सोचता है कि वह उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में कर चुका है, जो एक बहुत अच्छी बात है। वापस लौटते वक्त प्रोटैगनिस्ट चाहता था कि वह उससे पूरी ईमानदारी से बात करे, इसलिए उसने कहा कि वह तो बस यह सुझाव देने वाला था कि वह उसे अपने मास्टर के क्लिनिक में काम करने के लिए नियुक्त कर ले। यह सुनकर बी वांग थोड़ा हैरान हो गया। तब प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि अगर वह क्लिनिक में रहेगा तो उसकी मार्शल आर्ट्स की चिंताएं भी धीरे धीरे हल हो जाएंगी और दवा पहुंचाने जैसे काम करना भी बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी सुरक्षित होगा। इसके अलावा क्लिनिक की वेजेस भी काफ़ी अच्छी थीं और फैंटम आर्चर को लगा शायद इसी वजह से चिन्ही ने उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स देखने की बात की थी और उससे जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। बी वांग अब तक नहीं जानता था कि चिन्ही इतना इनोसेंट और थॉटफुल लड़का है। उसने साफ कहा कि वह सच में उसकी सेवा करना चाहता है। ये सिर्फ किसी कर्ज को चुकाने के लिए नहीं है, बल्कि वो सच में उसकी ग्रेटनेस से प्रभावित है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वह ऐसा कह रहा है तो वह भी इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। और दूसरी तरफ बीक वांग के मन में भी यही विचार चल रहा था। चिन्ही बहुत खुश था कि अब वह अपने मास्टर को जाकर प्राउडली बता सकेगा कि उसने अभी अभी इनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके फैंटम आर्चर को अपने क्लिनिक में स्काउट कर लिया है। और ये तो जैसे बाय वन गेट वन फ्री जैसा सौदा है, क्योंकि उसकी बेटी गैकियान की सभी फाइन वेन्स भी अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। उसे अब समझ आ गया कि डीमन किंग को उससे हारने में इतनी मुश्किल क्यों हुई थी, क्योंकि उसकी ईवल वैंक्विशिंग मार्शल आर्ट्स सीधा डेमोनिक आर्ट्स को काउंटर करती हैं और इसी वजह से इसे ईवल वैंक्विशिंग कहा जाता है। जल्द ही उनका छोटा डीमन किंग हरायुन एक बड़ा सेक्ट लीडर बनने वाला है और वह बाकी सेक्ट लीडर्स की हत्या कर देगा। इस लड़ाई में न्याय और अन्याय दोनों ही पक्षों के मार्शल आर्टिस्ट्स और अनगिनत डॉक्टर्स भी इसमें फंस जाएंगे। इसलिए चिन्ही चाहता था कि उस आने वाले युद्ध से अपने क्लिनिक और अपने लोगों को बचा सके, और इसी तैयारी में अब वह पूरी तरह जुट गया था। कुछ देर बाद बीक वांग और बीक रेन आपस में बात कर रहे थे और यो उनके लिए डिनर लेकर आता है। जब प्रोटैगनिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, उसे पता था कि 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स के तीसरे लेवल तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लगना चाहिए। लेकिन अब जबकि उसने एक ही बार में लेवल जंप कर लिया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होना तय है। इसलिए अब उसे और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उन नुकसानों की भरपाई हो सके। उसे ये भी एहसास हुआ कि ये 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब वो चीज़ें भी बहुत साफ साफ याद रख पा रहा है जो अगर पहले सुनी होती तो शायद तुरंत भूल गया होता। वो ट्रेनिंग करते हुए अब दूसरे विषयों के बारे में भी सोच सकता है। लेकिन उसे ये भी याद आया कि उसके मास्टर ने कहा था कि यूओ इन 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स को सीखने में सक्षम नहीं है। उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि क्या इसका मतलब है कि वो कोई अलग मार्शल आर्ट्स सीख रहा है। अब प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि ऐसी कौन सी मार्शल आर्ट्स होगी जो इंसानी खून और शरीर के फ्लूइड्स को मैनिपुलेट कर सकती है। ये कुछ जस्टिसफैक्शन जैसी टेक्निक लगती है, लेकिन असल में ये ज़्यादा डेमोनिक आर्ट जैसी लगती है। अब जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि यूओ का दिमाग खून देखने के बाद भी बिल्कुल शांत और क्लियर रहता है, जबकि सर्जरी जैसी चीज़ें तो सामान्य हालातों में भी मानसिक रूप से मुश्किल होती हैं। फिर भी यूओ ने इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान उसकी मदद बहुत अच्छे से की।
और वो हर वो चीज़ भी तुरंत बना देता है जो वो मांगे। अगले ही दिन तक सब कुछ तैयार होता है। जितना ज़्यादा प्रोटैगनिस्ट उसके बारे में सोचता है उतना ही वो अजनबी सा लगता है। क्लिनिक में 30 लौट आया जब फैंटम आर्चर ने ऑफिशियली क्लिनिक को ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन बाद यूओ अचानक दीवार पर जोर से मुक्का मारता है और प्रोटैगनिस्ट से गुस्से में पूछता है कि क्या वो सच में मरना चाहता है, क्योंकि उसकी ये बोल्डनेस अब उसे थोड़ी एडमायर करने जैसी लग रही है। वो सोचने लगा कि आखिर चिन्ही ने मास्टर से ऐसा क्यों कहा। कुछ समय पहले ही प्रोटैगनिस्ट ने अपने मास्टर से कहा था कि यूओ ने मेडिसिन सीखने की इच्छा जताई है। उसने कहा कि वो बेहतर सर्जरी करना चाहता है और ज़्यादा मरीजों को बचाना चाहता है। यूओ ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया और मास्टर ने भी उससे पूछा कि क्या ये सच है। बी क्रेन को हमेशा लगता था कि यूओ को चिन्ही बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब उसे पता चला कि यूओ अंदर से मेडिसिन को लेकर इतना पैशनेट है। यूओ ने चिन्ही की तरफ देखा और सोचा कि अब ये क्या नई चाल चल रहा है। उसने सोचा कि वो मास्टर को सच्चाई बता देगा और चाहे उसका सिर ही क्यों ना काट दिया जाए, लेकिन चिन्ही से मेडिसिन नहीं सीखेगा। प्रोटैगनिस्ट ने और आगे जोड़ते हुए कहा कि यूओ ने यह भी कहा था कि वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि वो दोनों मिलकर मास्टर की हालत को बेहतर कर सके। ये सुनकर बीन उत्साहित हो गए और पूछा कि क्या सच में यूओ ने ऐसा कहा था। यूओ बिल्कुल स्टंट था क्योंकि उसे अपने मास्टर को कभी ऐसी एक्सप्रेशन में नहीं देखा था और उसे ये भी समझ में आया कि चिन्ही की एक लाइन ही मास्टर के चेहरे पर वो खुशी ला सकती है जो यूओ ने अपने पूरे जीवन में कोशिश करके भी नहीं देखी। फिलहाल यूओ ने चिन्ही की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा कि वो उसे एक उंगली के इशारे में ख़त्म कर सकता है। उसने पूछा कि क्या वो पागल हो गया है जो ऐसा सुझाव दे रहा है। उसे यकीन था कि चिन्ही इतना मूर्ख नहीं है कि किसी मजाक में ऐसी बात कह दे, तो ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये उसकी इन्फ्लुएंस को क्लिनिक में कम करने की कोई चाल है। ऐसे पॉलिटिकल पावर मूव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आम होते हैं, लेकिन उसे लगा कि शायद इस बार बात कुछ और ही है। यूओ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना डरते हुए भी ऐसी बात कह दी। इसका मतलब था कि इसके पीछे ज़रूर कोई और वजह है। प्रोटैगनिस्ट ने माना और कहा कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। यूओ ने पूछा कि फिर वो क्या चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो चाहता है कि जनरल यूओ उनके मास्टर के लिए एक वॉरियर बने। ये सुनकर यूओ चौंक गया। उसने पूछा कि वो क्या कह रहा है और उसे क्यों लगता है कि उसे क्लिनिक का वॉरियर बनना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसे एक नर्स की ज़रूरत है जो सर्जरी में उसकी मदद कर सके। ये सुनकर यूओ पूरी तरह हैरान रह गया। प्रोटैगनिस्ट को अब एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं है वो है नर्स। यहाँ आमतौर पर जो डिसाइपल्स होते हैं वही डॉक्टर की मदद करते हैं, यानी एक डॉक्टर इन ट्रेनिंग ही नर्स का काम करता है। लेकिन अब उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे सर्जरी के दौरान पूरी तरह सपोर्ट करे ताकि वो अपना पूरा ध्यान केवल सर्जरी पर लगा सके। यूओ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसे चुना है, जबकि वो तो उसका दुश्मन था। उसने पूछा कि वो अपने दुश्मन को अपने पास क्यों रखना चाहेगा। तब प्रोटैगनिस्ट ने साफ कहा कि इस काम के लिए उससे बेहतर कोई हो ही न हो सकता। पहली बात तो ये कि उसकी स्टैमिना बहुत अच्छी है और वो पूरे दिन पेशेंट और डॉक्टर के चारों ओर घूमता रहता है, सारा काम भी वही करता है। दूसरी बात, यो का दिमाग बहुत कूल हेडेड है और पेशेंट की हालत के हिसाब से जल्दी फैसला लेना ज़रूरी होता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। और आखिर में एक नर्स को मेडिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ये तो इतनी बेसिक सी बात है कि इस पर चर्चा करना भी ज़रूरी नहीं। तो अब इस काम के लिए यो हो से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। और प्रोटैगनिस्ट को पता था कि उसके पास वो सारी स्किल्स है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या डेमोनिक आर्ट्स। यो ने पूछा कि क्या बस यही एक वजह है, तो प्रोटैगनिस्ट ने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपने मास्टर को बचाना ही है। उसने जितना भी सोचा उससे बेहतर कोई विकल्प उसे नहीं मिला, इसीलिए वो उसके साथ काम करना चाहता है। यो को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने तो उसे मारने की कोशिश की थी और अब तक उसने खुद तय भी नहीं किया था कि वो उसके साथ है या नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पता था कि मास्टर के लिए वो कुछ भी करेगा और ठीक वैसे ही उसके लिए भी वो अपनी जान दांव पर लगा सकता है। यो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लड़का उसे अपने वश में कर रहा हो। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि फिलहाल तो वो नर्स बन जाए और मास्टर की जान बचने तक उसे जिंदा रखे। अगर वो इसमें नाकाम रहा तो यो उसे मार सकता है। यो ये सुनकर चौंक गया कि ये कैसी अजीब लॉजिक है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मुस्कुरा दिया
क्योंकि उसे पता था कि अगर यो अब तक उसे मार नहीं पाया तो शायद आगे कभी कर भी नहीं पाए। आखिरकार फैंटम आर्चर, जिसने उसकी वफादारी की कसम खाई है, अब ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंच चुका है। यो कुछ कह नहीं पाया और प्रोटैगनिस्ट ने सीधा कहा, या तो वो उसका नर्स बने या फिर अभी और यहीं उसे मार डाले। यो को ये अजीब लग रहा था कि ये लड़का किसी एक पेशेंट की जान को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करता है, और ये सिर्फ जुनून नहीं बल्कि कुछ और ही है, जैसे कोई पागलपन। साथ ही इस बच्चे की सिंसेरिटी इतनी गहरी है कि वो डराने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी की जिंदगी को अपने हाथों में पकड़कर हिला रहा हो। यो ने लंबी सांस ली और कहा कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो उसे मानना ही पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि क्या ये सच में काम कर गया, जबकि यो को ये अजीब लग रहा था कि कोई अपने कातिल को ही अपने क्लिनिक का वॉरियर बनने को कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि ये ना दया है, न माफ़ी और न ही कोई भावना, ये तो बस एक सबसे ऑप्टिमल डिसीजन है। यो को ये और भी डरावना लगने लगा। चिन्ही ने वादा किया कि वो उसके साथ लोगों के सामने अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि क्लिनिक में उससे क्यूट चिन्ही बने रहना अच्छा लगता है। यो हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या इसका मतलब है कि जब वे अकेले होंगे तब वो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने याद दिलाया कि मारने की बात तो खुद यो ही कर रहा था, तो फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई वजह नहीं है। वो चाहता था कि यो को वो काम का बोझ दिखाए जो कोरिया की नर्सों से भी ज्यादा हो, क्योंकि अगर उसे यूओ को बार बार बचाते रहना है तो उसे उसके साथ रहकर बहुत कुछ सीखना होगा। जब वो जाने लगा तो यो ने चुपचाप उसे जाते हुए देखा और प्रोटैगनिस्ट ने पलटकर कहा कि अगर कोई शिकायत है तो अभी उसे मार दे, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। यो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि आखिर फैंटम आर्चर ने उसके सामने वफादारी की कसम क्यों खाई थी। पहले उसे लगा था कि शायद वो किसी चाल में फंस गया है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि ऐसा नहीं था। चिन्ही ने डरते हुए भी उसे अपनाया और यहाँ तक कि अपने दुश्मन को भी साथ मिला।